ये रहस्यमयी पांगू महाद्वीप है जहां बाकी सब अभी भी सेफ जोन में छुप कर बैठे हैं। वहीं मैं भगवान को भी पीछे छोड़कर 500 साल पहले ही यहां आ गया हूं। यहां ना सिर्फ मुझे दुनिया भर के खजाने मनमर्जी से लूटने को मिल रहे हैं, बल्कि मेरी आंखों में सब कुछ देख लेने वाली टाइटेनियम जैसी गजब की शक्ति भी आ गई है। इस वक्त मैं अकेला आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा हूं, कोई तो मुझे गर्लफ्रेंड दिला दो यार। सुबह की हल्की हल्की धूप सोने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। भाई सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं अपनी नई मिली सुपर पावर के साथ खेलने लगा। ये एक स्पेस था, एक ऐसा स्पेस जहां सिर्फ मैं जा सकता था। अंदर से मैं बाहर की दुनिया देख सकता था, लेकिन ये सिर्फ 2-3 घंटे ही टिकता था। इससे ज्यादा किया तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा। सुनने में तो ये स्पेस वाली पावर बहुत धांसू लगती है, लेकिन असल में मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है। अचानक एक आवाज आई, ईथर नेटवर्क सफलतापूर्वक बन चुका है। कुल मिलाकर 7,81,23,796 बुद्धिमान सभ्यताओं को सेलेक्ट किया गया है। मैंने चौंक कर कहा, कौन कौन बोल रहा है? मैंने चारों तरफ देखा। मुझे लगा जैसे मेरे कानों का भ्रम है। वो आवाज फिर आई, ये टाइचू इंटरस्टेलर अलायंस का 9th एरा सिविलाइजेशन स्क्रीनिंग है। पांगू कॉन्टिनेंट बन रहा है। पृथ्वी के इंसानों के 17 शहर, जो इंसानों की 17 अलग अलग सभ्यताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें पांगू के सेफ जोन में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। क्या बकवास है! टाइचू इंटरस्टेलर अलायंस का सिविलाइजेशन स्क्रीनिंग! मैं अपने स्पेस में खड़ा एकदम सन्न रह गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन अचानक गायब हो गई, पृथ्वी भी गायब हो गई और मैं सीधा अंतरिक्ष में तैर रहा था। मेरे दिमाग में अचानक एक फेमस लाइन आई, ये मेरे लिए एक छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। क्या मैं शरीर के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला इंसान हूँ? जवाब था, पृथ्वी ही गायब हो गई थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर ही रह गया। रुको, वो क्या है? साबुन के बुलबुले जैसी चीजों में लिपटे हुए पूरे 17 शहर बहुत ही तेज स्पीड से किसी दिशा में उड़ रहे थे। ये शहर सेफ जोन की तरफ जा रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे मुझे भी ले चलो, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। न जाने कितना वक्त बीता, तभी वो ठंडी सिस्टम वाली आवाज फिर से गूंजी, कृपया ध्यान दें, सभी सभ्यताओं की ब्रांचेस सेफ जोन में पहुंच चुकी हैं। सेफ जोन के अंदर समय की स्पीड पांगू महाद्वीप की तुलना में सिर्फ 1% है। सभी सभ्यताएं आजादी से वोटिंग करके सेफ जोन को खत्म कर सकती हैं। पांगू महाद्वीप की खोज और 9th एरा सिविलाइजेशन स्क्रीनिंग अब ऑफिशियली शुरू होता है। इस निराशा के बीच मैंने इंटरस्टेलर अलायंस के मकसद को समझने की कोशिश की। उनका मकसद सबसे मजबूत सभ्यता को चुनना था। हर शहर एक सभ्यता था। हर सभ्यता अपने अंदरूनी मसले सुलझाकर वोटिंग के जरिए सेफ जोन को हटा सकती थी और पांगू महाद्वीप की तरफ बढ़ सकती थी। हाँ, वो चाहे तो हमेशा के लिए सेफ जोन में भी छुप कर रह सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि जब बाकी सभ्यताएं 100 साल आगे बढ़ चुकी होंगी, तब तुम सेफ जोन में सिर्फ 1 साल ही आगे बढ़ पाओगे। ये तो अपने ही हाथों अपनी मौत बुलाने जैसा है। लेकिन इन सब से मेरा क्या लेना देना? क्या मैं अकेला ही एक पूरी सभ्यता हूँ? इसके बाद अंतरिक्ष में वो पैंगू महाद्वीप धीरे धीरे सामने आने लगा। ये महाद्वीप बहुत ही विशाल था, एकदम पृथ्वी के किसी इनफाइनाइट वर्जन जैसा। मैंने अचानक देखा कि मैं जमीन से सिर्फ कुछ हजार मीटर की ऊंचाई पर हूँ। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, क्या मैं अभी भी बच सकता हूँ? मैंने अपने स्पेस से एक उंगली बाहर निकाली। ग्रेविटी की वजह से मेरा स्पेस वाला बुलबुला धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। न जाने कितनी देर बाद धड़ाम की आवाज आई। आखिरकार पैरों के नीचे जमीन महसूस करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पैंगू महाद्वीप कुछ अलग लग रहा था। यहाँ के पेड़ 300 से 500 मीटर ऊंचे थे और दूर से किसी खूंखार जानवर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। मैं यहाँ जिंदा कैसे बचूंगा? मेरे पास एक छोटा सा चाकू तक नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल फोन है। तभी वो ठंडी सिस्टम वाली आवाज फिर से गूंजी, सिविलाइजेशन माइलस्टोन बन रहा है। सिस्टम वार्निंग, एक छूटी हुई इंसानियत की ब्रांच मिली है। इंसानी सभ्यता की 18वीं ब्रांच को जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में कुल जनसंख्या है 1 इंसान। सिविलाइजेशन आईडी है 7812HK18। कृपया अपनी सिविलाइजेशन आईडी को याद रखें। बधाई हो, आपकी सभ्यता को एक यूनिक माइलस्टोन मिला है, 9th एरा फर्स्ट पायोनियर। शर्त पूरी हुई, आप सभी सभ्यताओं में सेफ जोन से बाहर निकलने वाले सबसे पहले इंसान हैं। मुझे ये समझने में काफी देर लगी कि इंटरस्टेलर अलायंस ने सच में मुझे अकेले को एक पूरी सभ्यता मान लिया है। ये कैसा डार्क ह्यूमर है भाई! इंसान तो हर 10 साल में आपस में लड़ते रहते हैं, वो कभी एक फैसले पर नहीं पहुंच सकते। अगर मैं बहुत हिम्मत करके भी सोचूं तो 20 साल के अंदर सेफ जोन को हटाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सेफ जोन का 1 साल और मेरे लिए यहाँ 100 साल बीत जाएंगे। मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तभी उस ठंडी सिस्टम वाली आवाज ने बताया कि मेरी सभ्यता को माइलस्टोन का रिवॉर्ड मिला है, पायोनियर आय। ये तुरंत ज्यादातर चीजों की इंफॉर्मेशन दिखा सकती है। रैंडमली एक इंसान को ये रिवॉर्ड मिल रहा है। टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। अरे भाई, 18वीं ब्रांच में सिर्फ मैं अकेला ही तो हूँ, इसमें रैंडम क्या है? अचानक रोशनी की एक तेज किरण मेरी दाईं आंख से टकराई। जब मैं पसीने से लथपथ होकर जागा तो मैंने देखा कि मेरे पास पायोनियर आय नाम की एक नई सुपर पावर आ गई है। मैंने बिना सोचे समझे जमीन पर देखा। जानकारी आई, एक बोरिंग घास, इसमें जहर नहीं है, लेकिन तुम्हारा पेट इसे हजम नहीं कर पाएगा। अगर तुम कब्ज का मजा लेना चाहते हो तो इसे खा सकते हो। इस बोरिंग
घास की जड़ों में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। इसे पानी में भिगोकर पिया जा सकता है। इससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी और ये जहर और सूजन कम करने के काम भी आती है। मेरी दाईं आंख से आ रही इतनी सारी जानकारी ने मुझे चक्कर में डाल दिया। फिर मैंने अपने दाएं हाथ को देखा। जानकारी आई, एक बोरिंग इंसान का दायां हाथ। सालों तक इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसमें हल्का सा दर्द है। मुझे मानना पड़ेगा कि ये सुपर पावर सच में बहुत धांसू है। क्या इसका मतलब है कि मैं अब यहाँ जिंदा रह सकता हूँ? कम से कम खाना ढूंढना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे चेहरे पर एक पक्का इरादा आ गया। अगर मैं काफी सारे माइलस्टोन ढूंढ लूं तो मैं खुद को एकदम सुपरमैन बना सकता हूं। फिर मैं मीलों का सफर तय करके सेफ जोन ढूंढ निकालूंगा और इंसानों को टॉप पर ले जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल पानी के ड्रम जितना मोटा एक विशाल अजगर नदी से बाहर निकल आया। इस ताकतवर सांप का इरादा मुझे खाकर अपना पेट भरना लग रहा था। अभी मेरी जो हालत थी, मैं किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मौत को सामने देखकर मैंने तुरंत अपनी सुपर पावर इस्तेमाल की। स्पेस एक्टिवेट हो गया। अजगर ने सीधा मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन वो हवा में ही रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका इतना टेस्टी खाना अचानक कहाँ गायब हो गया। वो 1 घंटे से ज्यादा वहीं रुका रहा और फिर आखिरकार हार मानकर वहां से चला गया। मैंने अपना स्पेस हटाया। मेरे कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। शुक्र है वो वहीं बैठकर मेरा इंतजार नहीं करता रहा, वरना मेरा मरना तय था। मैंने जमीन से एक भूरे रंग का सांप का छिलका उठाया। ये मेरी हथेली के आकार का था और लोहे जैसा सख्त था। ये एक बहुत बढ़िया वेपन बन सकता है। काफी मेहनत के बाद मैंने उससे एक सिंपल सी कुल्हाड़ी बना ली। पायोनियर आय ने जानकारी दी, ये कुल्हाड़ी जैसा दिखने वाला टूल इस बात का सबूत है कि इसे इस्तेमाल करने वाला अब पत्थर के युग में आ गया है। मैं छुपते छुपाते नदी के पास गया और पानी को चेक किया। जानकारी आई, ये एक बहुत ही नॉर्मल पहाड़ी झरने का पानी है। इसे सीधा पीने से बीमार होने का चांस कम है, लेकिन इसे उबाल कर पीना सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने अपने हाथों में पानी लिया और एक घूंट पिया। इसमें एकदम नेचुरल सा मीठापन था। मैंने दिल ही दिल में चिल्लाकर कहा, इंटरस्टेलर अलायंस, जल्दी से मुझे मेरा माइलस्टोन दो। पंगु महाद्वीप की नदी का पानी पीने वाला मैं पहला इंसान हूँ। लेकिन अफसोस, सिस्टम की कोई आवाज नहीं आई। मैंने निराश होकर नदी में अपनी परछाई देखी। जानकारी आई, एक हारा हुआ और थका हुआ इंसान जिसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन है। अपनी ही आंख के इस अजीब ताने पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। चलो पहले आज की रात काटते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। मैंने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और खाने लायक कुछ जंगली पौधे उखाड़े। जंगल में कीड़े भी बहुत सारे थे। जानकारी के हिसाब से खाने लायक कीड़ों में बहुत सारा प्रोटीन होता है और भूनने के बाद उनका टेस्ट एकदम चिकन जैसा लगता है। मैं आगे बढ़ता गया, तभी अचानक दूर से रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो क्या चीज है? मैंने अपनी सांस रोकी और अपनी वो सांप वाली कुल्हाड़ी लेकर बहुत ही संभल कर कुछ मीटर आगे गया। पत्थरों के एक ढेर पर एक खटारा सी वैन खड़ी थी जिसके टायर गायब थे। यहाँ एक गाड़ी कैसे हो सकती है? जानकारी आई, ये शायद 8th एरा की किसी सभ्यता की बची हुई निशानी है। तुम्हारी सभ्यता अब तरक्की कर रही है। इतनी जल्दी तुम्हें सभ्यता के अवशेष मिल गए? अरे खाक तरक्की कर रही है। मेरी सभ्यता में सिर्फ एक ही इंसान है, इसमें कैसी तरक्की? मैंने कार के अंदर झांक कर देखा। वहां एक टूटा फूटा कंकाल पड़ा था। ये लगभग 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर लंबा था और इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरा मन किया कि मैं तुरंत वहां से भाग जाऊं, लेकिन मुझे अपनी पहली रात काटने के लिए इस कार की बहुत जरूरत थी। मैंने हिम्मत करके उस कंकाल को एक छोटे से गड्ढे में दफना दिया और उसे इज्जत देकर प्रणाम किया। मैं जैसे ही कार के अंदर घुसा, सिस्टम की वो ठंडी आवाज फिर से आई, तुम्हारी इंसानी सभ्यता ने 8th एरा की सभ्यता के अवशेष खोज लिए हैं। बधाई हो, तुम्हें एक यूनिक माइलस्टोन मिला है। 9th एरा फर्स्ट एक्सप्लोरर। माइलस्टोन का रिवॉर्ड है एक्सप्लोरर आई। ये सभ्यता के अवशेषों और छुपे हुए खजानों को देख सकती है। रैंडमली एक इंसान को रिवॉर्ड मिल रहा है। टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। एक सफेद रोशनी ने फिर से एकदम सटीक निशाने के साथ मेरी बाईं आंख पर हिट किया। जब मुझे होश आया तब तक शाम हो चुकी थी। आजकल के यूनिक माइलस्टोन एक्टिवेट करना सच में बहुत आसान है, बस ये आपको सीधा बेहोश कर देते हैं। शुक्र है कि मैं कार के अंदर था। अगर किसी जंगली जानवर ने मुझे बेहोश पड़ा देख लिया होता तो खेल वहीं खत्म था। अब मेरी दोनों आंखें एकदम गजब की टाइटेनियम आंखें बन चुकी थीं। मैंने एक्सप्लोरर आई का इस्तेमाल किया और अचानक मेरे सामने कई रंगों की रोशनियां चमकने लगीं। लाल रंग का मतलब था खतरा, हरे रंग का मतलब था सभ्यता के अवशेष और सुनहरे रंग का मतलब था खजाना। मुझे ये देखकर जोर का झटका लगा कि पूरी जमीन पर हरे रंग की रोशनी फैली हुई थी। यहाँ जमीन के नीचे कम से कम एक पूरे शहर के बराबर के अवशेष दबे हुए थे। बीच बीच में सुनहरा और लाल रंग भी चमक रहा था। ये छोटी सी कार तो इस खजाने के पहाड़ का एक छोटा सा कंकड़ भर थी। मैं एक पल के लिए बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर निराश होकर मैंने सोचा, इन सब से मेरा क्या लेना देना? क्या मैं अपने नंगे हाथों से इस पूरे शहर को खोद कर निकालूंगा? अगर इस वक्त मेरे सामने एक खुशबूदार बीफ रेमन का बाउल रखा होता तो मैं पक्का रेमन को ही चुनता। उसके बारे में सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। बस अब और नहीं सोचना है। मैंने अपने थके हुए शरीर को घसीटा और आग जलाने की तैयारी करने लगा।
पानी, आग, छुपने की जगह और खाना। जिंदा रहने के लिए ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं। लकड़ियां रगड़कर आग जलाना बहुत भारी काम था, इसीलिए मुझे आखिरकार अपने मोबाइल फोन की बलि देनी पड़ी। बम! एक जोरदार धमाके के साथ रोशनी देने वाली आग जल उठी। मैंने कार में से लोहे का एक टुकड़ा निकाला, उसे मोड़कर और घिसकर एक बर्तन जैसा बना लिया। मैं नदी किनारे गया, कुछ पानी, घास की जड़ें और जंगली पौधे इकट्ठे किए और उन्हें उस लोहे के बर्तन में उबाल लिया। इसका टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, इसमें एक अजीब सी कड़वाहट थी जिसे मैं समझा नहीं सकता। सूरज ढल रहा था, मैं जंगल में अकेला बैठा था और अकेलेपन का एहसास धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रहा था। खैर, आज के लिए गुड नाइट। जब मेरी आंख खुली तो सूरज पूरब से निकल चुका था। मैंने मुझे काट रहे एक मच्छर को जोर से थप्पड़ मारकर मार दिया। अरे यार, तो ये सब कोई सपना नहीं था। मैं थोड़ा बड़बड़ाया और फिर घाटी के किनारे किनारे धीरे धीरे चलने लगा। मुझे एक मेटल का खाली कैन मिला। पानी पीने के लिए ये एक बढ़िया ग्लास बन सकता है। फिर मुझे एक और कार मिली, लेकिन वो बुरी तरह खराब थी। क्या किस्मत है, तभी मुझे एक खतरनाक जानवर दिखा। ये एक तेंदुए जैसा लग रहा था और उसके गले से डरावनी आवाजें आ रही थी। मैंने तुरंत वो खाली कैन उसकी तरफ जोर से फेंका। खटाक! तेंदुआ बुरी तरह डर गया और दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि आज मैं तेंदुए का गोश्त खाऊंगा। सच कहूं तो मेरी अंदर से हालत खराब थी। मैं बस अपना स्पेस इस्तेमाल करके छुपने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना डरपोक निकलेगा। फिर मुझे एक बहुत ही बड़ा इंसानों को खाने वाला फूल दिखा। इसकी शाखाएं और पत्ते आसमान में 1000 मीटर तक फैले हुए थे और इसका तना कम से कम 100 मीटर ऊंचा था। जानकारी आई, जादुई ताकतों वाले इस आदमखोर फूल के फलों में वो सारा न्यूट्रिशन है जो एक इंसान के शरीर को चाहिए। लेकिन अफसोस, तुम इसके आसपास भी नहीं भटक सकते। अगर तुम इसके करीब गए तो तुम सीधा इसकी खाद बन जाओगे। अब समझ आया कि यहाँ इतना सारा सुनहरा और लाल रंग क्यों चमक रहा था। ये तो एक आदमखोर फूल है। उसके फल एक फुटबॉल जितने बड़े थे और उनकी खुशबू बहुत ही लाजवाब थी। मेरे प्यारे इंटरस्टेलर अलायंस, अगर तुम बस इसका एक फल नीचे गिरा दो तो मैं तुम्हारे सामने कई बार सिर झुकाकर तुम्हें प्रणाम करूंगा। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फल नीचे नहीं गिरा। मूड ही खराब हो गया। ये मुझे इतनी सी चीज भी नहीं लेने दे रहे। फिर मुझे 42 छोटे लाल जंगली फल मिले जो मूंगफली के दाने जितने बड़े थे। पायनियर आई ने बताया, इनमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है, इनमें जहर नहीं है, इनका टेस्ट बहुत फीका है, इन्हें कोई नहीं खाता। कोई नहीं खाता? मैं खाऊंगा। मैं सच में बहुत भूखा था। अब टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उन्हें खा लिया। अगर मुझे जल्दी ही कुछ और खाने को नहीं मिला तो मुझे वापस जाकर वही घास की जड़ें और कीड़े खाने पड़ेंगे। घाटी के बिल्कुल अंदर टूटे फूटे घरों का एक बहुत बड़ा इलाका हरे और सुनहरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। मैंने शहर के अवशेष खोज लिए थे। मैंने बस यूं ही जमीन खोदी और सीधा सोने का एक हार बाहर निकल आया। ये कम से कम आधा किलो का था। मैं इसे बाद में आकर ले जाऊंगा। अभी मैं आधा किलो का एक्स्ट्रा वजन लेकर नहीं घूम सकता। पता नहीं ये टूटी फूटी दीवारें कितने 100 साल पुरानी हैं। यहाँ वैक्यूम पैक डिब्बे वाला खाना भी सड़ चुका था। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद मैंने सबसे बड़ी और सही सलामत दिखने वाली बिल्डिंग को चुना। मुझे लग रहा था कि ये एक बंकर है, क्या पता अंदर कुछ खाने को मिल जाए। वहां एक बहुत भारी मैकेनिकल दरवाजा था जो बिना बिजली के भी खुल सकता था। मेरी आंखों ने जानकारी दी, इसका पासवर्ड 20260606 है। अरे बाप रे, क्या मेरी ये आंखें इतनी ज्यादा धांसू है? मैंने वो नंबर डाले और खटाक की आवाज के साथ वो मेटल का भारी दरवाजा खुल गया। सड़ी हुई हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर लगा और तभी बिजली की तरह एक काली परछाई सीधा मेरे सिर की तरफ लपकी। अरे मेरी माँ! मैंने तुरंत अपना स्पेस एक्टिवेट किया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक बास्केटबॉल के साइज की मकड़ी थी। जानकारी आई, उम्र लगभग 2.5 साल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला करो। वैसे मकड़ी भी तो एक कीड़ा ही है। ये बड़ी भी है और बहुत टेस्टी भी होगी। मैं खुशी से पागल होकर अपने स्पेस से बाहर निकला और अपनी सांप वाली कुल्हाड़ी से उस पर जोरदार हमला कर दिया। एक कुल्हाड़ी, दूसरी कुल्हाड़ी, तीसरी कुल्हाड़ी। आखिरकार वो मकड़ी जमीन पर गिर पड़ी और एकदम शांत हो गई। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मैंने उसे भूना और सोचा, इसमें जहर तो नहीं होना चाहिए ना। उसका बाहरी खोल और अंदर का कचरा निकालने के बाद मेरे पास करीब 2.5 किलो मीट था। क्या ये सच में एक मकड़ी है? ये तो मुझे पूरा का पूरा चिकन लेग पीस लग रहा है। और इसके तुरंत बाद सिस्टम का वो डार्क ह्यूमर फिर से शुरू हो गया। तुम्हारी इंसानी सभ्यता ने सबसे पहले एक हाई लेवल जादुई जीव पर्गेटरी डीमन स्पाइडर को मार गिराया है। बधाई हो, तुम्हें एक यूनिक माइलस्टोन मिला है, 9th एरा फर्स्ट हंटर। माइलस्टोन का रिवॉर्ड है स्टोरेज स्पेस। ये एक पोर्टेबल स्टोरेज बना सकता है जिसके अंदर समय बिल्कुल रुक जाता है और तुम इसमें अपना सारा खजाना और शिकार एकदम फ्रेश रख सकते हो। टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। क्या बकवास है? ये मकड़ी एक हाई लेवल जीव है? हाँ, अगर ये 100 साल और जिंदा रहती तब शायद ये हाई लेवल बनती। मुझे पक्का यकीन है कि मैंने चीटिंग की है। मैंने दूसरे ही दिन इस खंडहर में घुसकर इसे मार दिया। अब मुझे एक और धांसू पावर मिल रही है। एक जानी पहचानी रोशनी ने फिर से सीधा मेरे दिमाग पर सटीक निशाना लगाया और मुझे पूरी तरह से होश में आने में 2 घंटे लग गए। ये स्टोरेज स्पेस मेरी उस स्पेस वाली पावर से बिल्कुल अलग था। मैं इसके अंदर किसी भी जिंदा इंसान या जानवर को नहीं लग सकता था। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मैं लगभग 1 क्यूबिक मीटर की जगह बना सकता
रहा था, जो काफी बढ़िया था। मैंने अपनी मकड़ी उठाई और अंदर चला गया। ये जगह तो सच में एक डेटा सेंटर निकली। सर्वर रूम में सुपर कंप्यूटर जैसी मशीनें पूरी तरह से भरी पड़ी थी। मैं सबसे नीचे वाले आर्काइव रूम में गया। वहां एसिड फ्री कागज से बने हुए ढेरों डॉक्यूमेंट्स रखे थे। पायनियर आई ने जानकारी दी कि वो इस सभ्यता की भाषा को डिकोड कर रही है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं और आगे गया तो शीशे के कई दरवाजों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने उन्हें खटखटाया। वो बहुत मोटे थे। मैंने आवाज दी, क्या यहाँ कोई है? कोई है क्या? वहां कोई जिंदा नहीं बचा था, लेकिन ये डेटा सेंटर एक बहुत अच्छी जगह थी। कम से कम बाहर खुले में सोने से तो ये बहुत ज्यादा सेफ था। मैंने खुद को तसल्ली दी और अपनी कल वाली कैंप की जगह पर वापस गया ताकि मैं वहां से आग ला सकूं, लेकिन ये आने जाने में ही दोपहर हो चुकी थी। चलो सबसे पहले मकड़ी का शानदार बीबीक्यू बनाते हैं। पायनियर आई ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। बेचारी पर्गेटरी डीमन स्पाइडर, जो अभी सिर्फ एक दिन पहले ही पैदा हुई थी, उसे तुमने बिना किसी इज्जत के पीछे से वार करके मार डाला। अगर ये कुछ साल और बड़ी होती तो शायद ये एक बहुत ही शानदार जादुई बीज बन सकती थी। इसके जहर की थैली और अंदर के कचरे को छोड़कर इसके शरीर का बाकी हर हिस्सा खाने के लिए एकदम सेफ है। इसकी पीठ पर जो आंख जैसा डिजाइन है वो दुश्मनों के दिमाग पर हल्का सा डरावना असर डाल सकता है। मैंने ध्यान से देखा, लाल रंग से चमकने वाली वो छोटी सी थैली पक्का जहर की थैली होगी। मैंने बहुत ही संभल कर उसे एक लोहे के डिब्बे में रख दिया। जानकारी आई, पर्गेटरी डीमन स्पाइडर की इस जहर की थैली में एक बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बर्दाश्त कर सको, इसलिए इससे दूर रहना। मैंने मकड़ी की कुछ बड़ी और लंबी टांगे तोड़ी और उन्हें भुनना शुरू किया। आग में से चर-चर की आवाजें आने लगीं और एक अजीब सी महक के साथ कच्चे गोश्त की तेज खुशबू मिल गई। मैंने हिम्मत करके एक बाइट लिया। अरे, इसका टेस्ट इतना बीफ जैसा क्यों लग रहा है? पलक झपकते ही मेरे पेट में गर्म सी एनर्जी दौड़ने लगी। जादुई जीवों के शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये एक मकड़ी मेरे लिए कम से कम 3 दिन के खाने के लिए काफी थी। मैंने कहा, मान गए इंटरस्टेलर अलायंस को, आज मुझे भरपेट खाना मिला है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें कोई गाली नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे एक खूबसूरत बीवी भी दे दो तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन बन जाऊंगा। और जब मैंने मांग ही ली है तो थोड़ा और लालची बन जाता हूँ। मेरी वो बीवी एकदम अप्सरा जैसी होनी चाहिए, उसकी ताकत की कोई लिमिट ना हो और वो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल होनी चाहिए। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और काले बादल छा गए। एक सुनहरी बिजली ने एक बड़े से पेड़ को चीरकर 2 टुकड़े कर दिया और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे हवा और बारिश से बचने के लिए ये बंकर मिल गया था। आग की हल्की रोशनी में बैठकर मैं अपने आगे के कामों की प्लानिंग करने लगा। जहर की थैली से मैं जहर बना सकता हूँ, मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। मकड़ी के पैरों के कांटों को मैं टूथपिक की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और इनसे मैं कपड़े भी सिल सकता हूँ, और उसका अंदर का जो कचरा है उसे मैं मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तभी अचानक सिस्टम की वो ठंडी आवाज फिर से गूंजी। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सभी जीवों का एट्रीब्यूट सिस्टम शुरू हो गया है। जिनके पास जानकारी देखने की पावर है वो अब हाई लेवल जीवों से लेकर लो लेवल जीवों तक सबके एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। मैंने खुद को होश में लाया और अपने खुद के स्टैट्स चेक किए। जानकारी आई, एक बोरिंग इंसान जो पेट भरकर खाना खाने के बाद अपनी पायोनियर आई का इस्तेमाल कर रहा है। बॉडी 5.4, एनर्जी 4.5, स्पिरिट 5.2, जादुई लेवल 1, जन्म से मिली शक्तियां, स्पेस, पायोनियर आई, एक्सप्लोरर आई और स्टोरेज स्पेस। स्टेटस एकदम मरा हुआ, बेकार। इसने अभी तक जादुई दुनिया में अपना पहला कदम भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी इसके पास जन्म से मिली 4 गजब की पावर्स हैं। ऐसा चमत्कार दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने अपने सिर को सहलाया और मन ही मन सोचा, मेरी अभी की ताकत बहुत ही कम है। शुक्र है कि मेरे पैरों के नीचे एक पूरी सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। चलो पहले थोड़ी नींद ले लेते हैं। अगली सुबह मैंने मकड़ी की एक और टांग नाश्ते में खाई और फिर इस जंगली दुनिया में कबाड़ बीनने का अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सुनहरी रोशनी का पीछा करते हुए मुझे एक स्टोरेज बॉक्स मिला। ये लगभग 1 क्यूबिक मीटर का था। ये चीजें रखने के लिए काफी बढ़िया रहेगा। फिर मुझे 10 मीटर लंबी एक बेल मिली जो बहुत मजबूत थी और इसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। ये भी सही है। इसके बाद मुझे एक कुल्हाड़ी मिली जो कम से कम 5-6 किलो भारी थी। भले ही इस पर जंग लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये मेरी उस सांप वाली कुल्हाड़ी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये कम से कम S2 लेवल का वेपन तो पक्का था। टूटे हुए घरों के बीच मुझे एक टूल बॉक्स भी मिला। इसे थोड़ा घिसकर और साफ करके इसके अंदर की कैंची और बाकी औजार इस्तेमाल किए जा सकते थे। और आखिर में मेरा सामना एक कानी जंगली भेड़िए से हुआ जो मेरी तरफ देखकर अपने दांत दिखा रहा था और गुर्रा रहा था। लेकिन पायोनियर आई ने तुरंत मुझे उसकी पूरी सच्चाई बता दी। ये एक पैंगू ग्रे वुल्फ था, एक ऐसा जंगली जानवर जो यहाँ बहुत आम पाया जाता है। ये एक बूढ़ा भेड़िया था जिसे उसके झुंड ने बुढ़ापे की वजह से निकाल दिया था। बीमारी और भूख की वजह से ये अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। बॉडी 4.2, एनर्जी 6.8, स्पिरिट 1.2, जादुई लेवल 0, एबिलिटीज 5। मैंने कहा, तुम मुझे खाना तो नहीं चाहते ना? मैंने थूक गटका और अपनी वो भारी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। तुम्हारे तीनों स्टैट्स भी कुछ खास नहीं है, मैं तुम्हें इसी कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। आऊ! इतना बड़ा भेड़िया मेरे सामने हल्का हल्का कांप रहा था। उसे मौत से डर लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर थोड़ी सी
सी दया आ गई। मैंने पल भर के लिए सोचा और फिर उस मकड़ी के कचरे का एक हिस्सा उसकी तरफ फेंक दिया। एक जादुई जीव का गोश्त तुम्हारा पेट भरने के लिए काफी होना चाहिए। अगर तुम इसके बाद भी मेरे पीछे आए तो फिर मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें भी खा सकता हूँ। मैं वहां से चला गया और नदी के किनारे पहुंचा। मैंने जो स्टोरेज बॉक्स उठाया था उसे मैंने मछली पकड़ने के जाल में बदल दिया। मैंने उसमें मकड़ी का थोड़ा सा कचरा डाला, उसे बेल से बांधा और पानी के अंदर डुबो दिया। मुझे उम्मीद थी कि कल मुझे काफी सारी मछलियां मिलेंगी और इसी के साथ मेरा तीसरा दिन भी खत्म हुआ। मेरी जिंदगी इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे फालतू की बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिला और मैं गहरी नींद में सो गया। एक नए दिन की शुरुआत हुई। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अभी सुबह का हल्का सा उजाला ही हुआ था कि मैं सीधा नदी की तरफ निकल पड़ा। अगर मेरा मछलियां पकड़ने वाला जाल काम कर गया तो मेरी खाने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रास्ते में मैंने फिर से अपना कबाड़ बीनने वाला टैलेंट दिखाया। मैंने कुछ खाली डिब्बे, बोतलें, खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एक स्कूल बैग उठाया और सबको अपने स्टोरेज स्पेस में ठूस लिया। और फिर मेरी किस्मत चमक उठी। मुझे झाड़ियों के बीच से एक हल्का सा सुनहरा रंग चमकता हुआ दिखा। ये क्या चीज है? वहां एक लोहे के डिब्बे में भूरे रंग की कांच की बोतल रखी थी जिसके अंदर दर्जनों छोटी छोटी लाल गोलियां थी। पायनियर आई ने जानकारी दी, ये गोलियां हैं जिनमें बहुत ही कम मात्रा में जादुई तत्व हैं। ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती हैं और ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर सकती हैं। हालांकि ये बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन इनकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद ये अब भी काम कर जाएं। हा, आखिरकार मुझे कुछ तो मिला। ये कम से कम लेवल 2 का खजाना तो पक्का है। क्या कल उस बूढ़े भेड़िए को खाना खिलाने की वजह से मेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं? एक साथ इतनी सारी गुड लक। मैं नदी किनारे अपने जाल के पास पहुंचा। छप छप वो बड़ा सा डब्बा हल्का हल्का हिल रहा था, जिससे पक्का हो गया कि अंदर मछलियां हैं। बस ये नहीं पता था कि कितनी हैं। मैंने संभल कर चारों तरफ देखा ताकि कोई मुझे नदी किनारे खींचकर पानी में न ले जाए। मैंने इधर उधर देखा और तभी मेरी नजर पड़ी। अरे बूढ़े भेड़िए, कहीं तुम घास में छुपकर मुझ पर पीछे से हमला करने की तो नहीं सोच रहे? तुम सच में बड़े एहसान फरामोश हो। उस बूढ़े भेड़िए को शायद समझ आ गया था कि मैंने उसे देख लिया है, इसलिए वो धीरे से घास से बाहर निकला और अपनी गंदी सी बड़ी पूंछ हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और अपना जाल वाला डब्बा खोला। अरे वाह मेरे शेर, छोटी बड़ी मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा मछलियां अंदर उछल कूद कर रही थीं। सबसे बड़ी मछली कम से कम 2-2.5 किलो की थी। मेरा मूड एकदम मस्त हो गया। मैंने यूं ही एक मछली उठाई और उस भेड़िए की तरफ उछाल दी, जो लगातार अपनी पूंछ चबा रहा था। मैंने बाकी सारी मछलियां अपने स्टोरेज स्पेस में रख लीं। फिर मैंने एक बड़ी मछली का पेट चीरा, उसका अंदर का कचरा निकाला और उसे वापस जाल में डाल दिया। मुझे उम्मीद थी कि कल भी मुझे ऐसी ही बम्पर लॉटरी मिलेगी। एक सच्चा मछुआरा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने मुड़कर देखा तो वो गंदा सा भेड़िया फिर से अपनी पूंछ हिला रहा था। क्या तुमने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है? मेरे मन में उसके लिए अपने आप एक ख्याल आया, एक हल्का सा बेवकूफ लेकिन थोड़ा सा चालाक भेड़िया जो बस जिंदा रहना चाहता है। मुझे इस जानवर की हरकतों पर हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, मेरे पास ये लाल गोलियों की बोतल है, मुझे नहीं पता कि ये काम करती है या नहीं। चलो पहले तुम्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाता हूँ। अगर तुम मर गए तो मेरी गलती नहीं है और अगर बच गए तो तुम्हारी किस्मत। मैंने तुरंत एक गोली निकाली और उसे मछली के कचरे में मिला दिया। उस बूढ़े भेड़िए ने उसे ऐसे देखा जैसे वो सदियों से भूखा हो और आऊं आऊं करके उसे बस 2 ही बाइट में सफा चट कर गया। ये सब करने के बाद मैं भी अपनी पकड़ी हुई बड़ी मछलियों को पकाने के लिए वापस जाने की तैयारी करने लगा। वो बूढ़ा भेड़िया एक सेफ दूरी बनाकर धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने काफी सोचा और उसे वहां से नहीं भगाया। मैं पिछले 2 दिनों से खुद से ही बातें कर रहा था। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इस अकेलेपन का क्या इलाज है? काश यहाँ कोई लड़की होती। मैं अपने बंकर में वापस पहुंचा, आग जलाई और मछली भूनना शुरू कर दिया। वो भेड़िया दरवाजे के बाहर ही मंडराता रहा। उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम सच में एक पालतू कुत्ता बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मछली का गोश्त सच में बहुत टेस्टी था, एकदम प्योर जंगली स्वाद। बस इसमें थोड़े मसालों की कमी थी। कल मैं इन खंडारों में जाकर कुछ मसाले ढूंढूंगा। इतनी बड़ी जगह में कहीं ना कहीं तो नमक पक्का मिल ही जाएगा। अपना शानदार खाना खत्म करने के बाद मैंने बचा हुआ खाना एक टूटे हुए डब्बे में डाला और उसे उस बूढ़े भेड़िए के सामने रख दिया, जिसके मुंह से लगातार पानी टपक रहा था। उसने पहले उसे हल्का सा चाटा, जैसे सोच रहा हो क्या ये खाना सच में मेरे जैसे भेड़िए के लिए है, और फिर उसने भूखे राक्षसों की तरह सारा खाना झटपट उड़ा दिया। मैंने अपना हाथ बहुत ही धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया और बड़बड़ाया, मुझे काटना मत। अगर तुमने मुझे काटा तो मैं तुम्हारा गोश्त बनाकर खा जाऊंगा। और आखिरकार मैं उसके बालों वाले सिर को सहलाने में कामयाब हो गया। बस वो थोड़ी बदबू मार रहा था। उस बूढ़े भेड़िए की वो अकेली आंख हैरानी से बड़ी हो गई। उसे भी मेरे हाथ फेरने से बहुत मजा आ रहा था और फिर वो इसका और भी ज्यादा मजा लेने लगा। अब वो सच में एक भेड़िए से ज्यादा एक कुत्ता बन चुका था। जानवरों को पालतू बनाने पर कोई माइलस्टोन क्यों नहीं है? जमीन पर लोटपोट हो रहे उस बूढ़े भेड़िए को देखकर मुझे समझ आया, जिसका जादुई लेवल 0 है। लगता है कि कोई माइलस्टोन पाने के लिए मुझे किसी जादुई जीव को पालतू बनाना पड़ेगा। मुझे उस भेड़िए से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि अगले दिन मैंने उसे घसीटते हुए नदी में ले जाकर नहलाया। इंसान कपड़ों से पहचाना जाता है और
भेड़िया अपने बालों से। मैं साफ देख सकता था कि उसकी सेहत बहुत तेजी से सुधर रही थी। शायद उन लाल गोलियों ने सच में अपना कमाल दिखा दिया। जानकारी आई, एक बूढ़े पंगू ग्रे वुल्फ ने तुम्हारे साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया है। तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल से शायद ये कुछ साल और जिंदा रह पाएगा। भाव भाव। अचानक वो भेड़िया पागलों की तरह भौंकने लगा और हवा की स्पीड से वहां से भाग गया। मैंने ध्यान से देखा तो करीब 10 मीटर लंबा एक बहुत बड़ा मगरमच्छ चुपचाप मेरी तरफ आ रहा था। ये भेड़िया सच में एक डरपोक जानवर निकला, लेकिन शुक्र है कि उसने भागने से पहले मुझे वार्निंग दे दी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी। मगरमच्छ के जाने के 1 घंटे बाद ही मैं अपने स्पेस से बाहर निकला। मैंने घास में जाकर उस बूढ़े भेड़िए को ढूंढा जो बड़े मजे से बैठा था। मैंने उससे कहा, हमारे बीच की डील अच्छी रही मेरे दोस्त। उस भेड़िए के साथ मिलकर 1 हफ्ते की छानबीन के बाद मैंने अपने आसपास के 50 किलोमीटर के इलाके के सभी जानवरों और उनकी ताकतों के बारे में काफी कुछ जान लिया था। यहाँ का सबसे ताकतवर बॉस वो विशाल आदमखोर फूल ही था, जो यहाँ की फूड चेन में सबसे ऊपर था। मैंने जब उसके स्टैट्स देखे तो वहां सिर्फ ढेरों क्वेश्चन मार्क्स ही दिखाई दिए। इसके अलावा इस 10 किलोमीटर के इलाके में 5 छोटे बॉस भी थे। किंग स्नेक, स्काई स्कॉर्पियन, डोंकी हेड मॉन्स्टर, फायर लिजर्ड और पॉइजनस क्वीन बी। यार, मैंने इस इलाके की सबसे खतरनाक पगेटरी डीमन स्पाइडर को मार गिराया, लेकिन फिर भी ये छोटे मोटे गुंडे मुझे डरा रहे हैं। इस जादुई दुनिया के सबसे निचले लेवल पर जिंदा रहना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन इस 1 हफ्ते में मैंने अपना असली काम नहीं छोड़ा। मैं पूरी लगन से कबाड़ भी बीनता रहा। सबसे पहले मुझे जो सबसे बड़ा खजाना मिला वो था आलू और बाकी फसलों का एक बहुत बड़ा खेत। जानकारी आई, इन पौधों की जड़ों में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है और ये रोजाना खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे एक ब्रेड ट्री जैसा पौधा भी मिला जिसके फलों के अंदर एकदम रेडीमेड आटा भरा हुआ था। अब मेरी लंबे समय की खाने की प्रॉब्लम लगभग पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी थी। कभी कभी मैं उन ऊंचे खंडहरों पर खड़े होकर सोचता था कि 100 साल बाद मैं कहाँ हूंगा। भले ही अब मेरे साथ ये बूढ़ा भेड़िया था, लेकिन मैं अंदर से और भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने पागलों की तरह एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सच में बहुत अकेला था। जब से मुझे बिना टेंशन के खाना मिलने लगा था, मेरे दिमाग में फालतू के ख्याल और भी ज्यादा आने लगे थे। खुद को एक्सरसाइज करके एक सुपरमैन बनाना ही मेरे इस अकेलेपन को शांत करने का इकलौता तरीका था। 1 हफ्ते बाद मेरे घुटनों में दर्द होने लगा और मेरा वो सुपरमैन बनने का प्लान वहीं रुक दिया। तभी अचानक मुझे बाहर से आऊं की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर निकला तो मैं एकदम सन्न रह गया। उस बूढ़े भेड़िए ने अपने लिए एक फीमेल भेड़िया ढूंढ ली है। भाई, क्या ये सच में तेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने नीचे बैठकर ध्यान से देखा। वो सच में एक फीमेल भेड़िया थी और दिखने में काफी सुंदर और शांत लग रही थी। मैंने कहा, इधर आओ, मुझे भी तुम्हारे सिर पर हाथ फेरने दो। तभी एक आवाज आई, कृपया ध्यान दें, महान पायनियर आई ने मेइदा सभ्यता की भाषा को डीकोड कर लिया है। अब तुम इस सभ्यता के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़कर डेटा सेंटर गया और एसिड फ्री कागज पर छपी उन फाइल्स को पढ़ने लगा। ये फाइल सरकार की एक रिपोर्ट थी। मेइदा सभ्यता का गोअर शहर सेफ जोन में पहुंचने के बाद संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा था और बहुत सी जरूरी चीजों का मिलना मुश्किल हो गया था। अगली रिपोर्ट थी, हम कब सेफ जोन को हटा पाएंगे। हमारी मेइदा सभ्यता को सेफ जोन में रहते हुए 50 साल हो चुके हैं और बाहर की दुनिया में 5000 साल बीत चुके हैं। अगली रिपोर्ट, हमारी मेइदा सभ्यता को सेफ जोन में पूरे 70 साल हो गए हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। जब मैंने उनके 300वें साल की रिपोर्ट पढ़ी, तब भी मेइदा सभ्यता ने सेफ जोन से बाहर कदम नहीं रखा था। पांगू महाद्वीप में बाहर 30,000 साल बीत चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पांगू महाद्वीप की हालत और भी खराब हो रही थी और वहां भयंकर तबाही मच रही थी। रिपोर्ट में लिखा था, हमने आसमान में तैरते हुए शहरों को नीचे गिरते और तबाह होते देखा है। बाहर की इतनी एडवांस सभ्यताओं का भी एक दिन अंत हो गया। सेफ जोन में इन आपदाओं का कोई असर नहीं होता, लेकिन हमारे इंतजार का आखिरी अंजाम क्या होगा? मैंने एक गहरी सांस ली। क्या इंटरस्टेलर अलायंस उन सभ्यताओं को हमेशा जिंदा रहने देगा जो बिना कुछ किए बस सेफ जोन में छुपकर बैठी हैं? अभी इस बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पांगू महाद्वीप में आए लगभग 15 दिन हो चुके थे, जो सेफ जोन के हिसाब से सिर्फ 3.6 घंटे के बराबर था। मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मुझे एक और बहुत काम की रिपोर्ट मिली, बॉडी, एनर्जी और स्पिरिट। आखिर इन तीनों स्टैट्स का क्या मतलब है? रिपोर्ट के डेटा के हिसाब से मेइदा सभ्यता में जन्म से जादुई शक्तियां मिलने का चांस 10 में से 1 था, लेकिन किसी चीज की डिटेल देखने वाली शक्तियां मिलने का चांस 1 लाख में से सिर्फ 1 था। मेरी पायनियर आई 1 लाख में से 1। मेरी ये सुपर पावर सच में बहुत धांसू है। इसमें कोई शक नहीं कि ये खुद को महान शक्ति कहती है। वापस मुद्दे पर आते हैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी का मतलब था आपकी फिजिकल ताकत और फिटनेस, एनर्जी का मतलब था आपके आसपास की दुनिया को महसूस करने की ताकत, और स्पिरिट सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे आसान भाषा में इंसान की आत्मा कहा जा सकता है। अब समझ आया कि उस बूढ़े भेड़िए की खतरे को महसूस करने वाली ताकत मुझसे ज्यादा क्यों थी। ये तो एकदम सही बात है। वो बूढ़ा भेड़िया भरपेट खाना खाने के बाद खुशी से कूदता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने कहा,
जाओ जाकर अपना काम करो। मैं इन फाइल्स को पढ़ने में इतना मगन था कि मेरे पास उस भेड़िए पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं था। मैदा सभ्यता की छठी ब्रांच ने सेफ जोन में 300 साल तक तरक्की की थी और उनकी आर्मी में सबसे ताकतवर इंसान जादुई लेवल 3 का था। उसकी बॉडी, एनर्जी और स्पिरिट तीनों स्टैट्स लगभग 18 पॉइंट्स के आसपास थे। मुझे नहीं पता था कि जादुई लेवल 3 कितना ताकतवर होता है, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि मुझे जल्द से जल्द इस जादुई रास्ते पर कदम रखना होगा। अभी ये दुनिया की शुरुआत का सबसे कीमती समय है, चाहे वो यूनिक माइलस्टोन हो या अभी तक पूरी तरह से ताकतवर ना हुए जादुई जीव हो या फिर दुनिया भर के खजाने। अभी इन सबको बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। एक और हफ्ता बीत गया। मैं बेचैन भी था और बहुत बिजी भी। मैं एकदम पढ़ाई करने वाला टॉपर बच्चा बन गया था और उन सारी रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। सच बताऊं तो मैंने अपने कॉलेज के एग्जाम्स में भी इतनी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मुझसे अलग वो पढ़ाई में एकदम जीरो बूढ़ा भेड़िया हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदल रहा था। वो सुंदर सुंदर फीमेल भेड़िया आ रही थी, फ्री का खाना खा रही थी और फिर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज वो बूढ़ा भेड़िया एक जंगली मुर्गा पकड़ कर लाया। मैंने फुर्ती से उस मुर्गे का खून निकाला और उसका एक शानदार जंगली बेगर्स चिकन बनाया। आहा, क्या खुशबू है। कितने दिन हो गए मुझे KFC खाए हुए और आज आखिरकार मुझे वो चीज मिल ही गई जो मैं ढूंढ रहा था। जादुई ताकतों की शुरुआत। वर्तमान में गांव और शहर में लगभग 10,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्म से जादुई शक्तियां मिली हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग अपनी पावर्स को और बढ़ा सकते हैं। बाकी सभी लोगों को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क की जरूरत पड़ेगी। अफसोस, हमें यह बहुत देर से पता चला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क? मेरे दिल में जैसे एक ठंडक सी दौड़ गई। मेरे पास भी ये नहीं है। मैं आगे पढ़ता गया। बाद ये पता चला कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क्स जंगली जादुई राक्षसों के अंदर भी मिल सकते हैं और ये राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैं कुछ देर के लिए सुन रह गया। कितनी अफसोस की बात है कि वो पर्गेटरी डीमन स्पाइडर अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क नहीं बना था। अगर ऊपर वाला मुझे एक और मौका दे तो भी मैं उसे पक्का मार ही डालूंगा। अब मुझे किसी ऐसे राक्षस का शिकार करना होगा जिसके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क हो, ताकि मैं उसकी मदद से अपनी पावर्स को बढ़ा सकूं। उस बड़े बॉस आदमखोर फूल को चुनना तो पक्का बेवकूफी होगी। वो चीज बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। काफी सोचने के बाद मैंने अपना निशाना फायर लिजर्ड पर लगा दिया। ये राक्षस अकेला रहता है, इसलिए मुझे उसके चेले चपाटों से लड़ने की टेंशन नहीं होगी। कहावत भी है ना, बॉस से लड़ना आसान है लेकिन उसके गुंडों से निपटना मुश्किल होता है। लेकिन एक आम इंसान के शरीर के साथ एक जादुई राक्षस से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। अगर मुझे बंदूकें या गोला बारूद जैसे हथियार मिल भी जाएं तो भी इतने सालों बाद वो पक्का खराब हो चुके होंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका एक जाल बिछाना ही था। ये जाल इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें कम से कम एक हाथी पूरा आ सके। मैंने खंडरों से लोहे की छड़ें निकाली और उन्हें घिसकर नुकीला बना दिया। फिर मैंने वो चीज निकाली जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था, उस मकड़ी के जहर की थैली। ये एक हाई लेवल खंडर के रक्षक पर्गेटरी डीमन स्पाइडर का जहर है। मुझे उम्मीद थी कि ये उस छिपकली को सीधा जहर देकर मार डालेगा। तैयारी करने के इन 2 महीनों का वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे यहाँ आए पूरे 100 दिन हो चुके हैं। लगता है कि मैं धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी में ढल गया हूँ। पृथ्वी के इंसानों, तुम्हारे एक दिन में क्या क्या हुआ होगा। महान इंटरस्टेलर अलायंस, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आज मैं हार गया तो मैं बस उस छिपकली के पेट का खाना बनकर रह जाऊंगा। हथियारों से भरा बैग अपनी पीठ पर लाद कर और अपनी पकड़ी हुई 25 किलो की भारी मछली को घसीटते हुए मैं उस छिपकली की तरफ निकल पड़ा। लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद मैं उस घाटी में पहुंच गया जहां वो फायर लिजर्ड रहती थी। वो बूढ़ा भेड़िया और उसकी फीमेल भेड़िए डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनके बाल खड़े हो गए थे। ये एक हाई लेवल जानवर का छोटे जानवरों पर पड़ने वाला खौफ था। मैंने उस मछली को हवा की दिशा में रख दिया ताकि वो छिपकली पक्का उसकी बदबू सूंघ सके। मैं जानता था कि वो मकड़ी का जहर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। तो चलो एक भयंकर आरी पार की लड़ाई लड़ते हैं। वो फायर लिजर्ड शायद सो रही थी। मुझे 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। तब जाकर वो अपने गुफा से धीरे धीरे बाहर निकली। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मुझे ऐसे भयंकर राक्षस से लड़ना होगा, वो भी अकेले। आखिरकार फायर लिजर्ड के पास इंसानों जैसा दिमाग नहीं था। उसने सीधा आकर अपना मुंह खोला और बिना कुछ सोचे उस पूरी मछली को निगल लिया और फिर हिलती डुलती वापस अपनी गुफा में चली गई। मैं इंतजार करते हुए सोचने लगा कहीं वो अंदर ही तो नहीं मर गई, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क वाला कोई जीव मर जाता है तो समय के साथ उसका स्पार्क भी गायब हो जाता है। अचानक एक दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी। वो 10 टन का विशाल राक्षस अपनी गुफा के अंदर पागलों की तरह तड़प रहा था। मेरी धड़कनें तुरंत तेज हो गईं और मेरी आंखें फटी रह गईं। पायनियर आई ने जानकारी दी, ये एक बहुत ही ताकतवर जादुई छिपकली है। ऐसा लग रहा है कि इस पर किसी बहुत ही खतरनाक जहर का असर हुआ है, लेकिन ये पक्का है कि ये जहर इसे मार नहीं सकता। क्या तुम सच में इससे लड़ना चाहते हो? हो सकता है कि कल तक तुम्हारा इस दुनिया से नामो निशान मिट जाए, लेकिन मुझे इससे लड़ना ही होगा। मेरे अंदर का जोश हर दिन कम होता जा रहा है। मुझे इंसानों वाली उस बहादुरी को वापस जगाना होगा। और फिर मैंने गुफा के मुंह की तरफ देखते हुए जोर से दहाड़ कर कहा, आ जाओ, बाहर आओ और अपने बाप को खाने की कोशिश करो। उस छिपकली के पेट में पहले से ही भयानक
भयानक दर्द हो रहा था और मेरी आवाज सुनकर वो गुस्से से पागल हो गई और उसका पूरा गुस्सा मुझ पर आ गया। वो अपने हर कदम से 10-10 मीटर की दूरी पार कर रही थी और उसके अंदर से सिर्फ खून की प्यास और भयंकर तबाही का खौफ महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे एक झटके में खड़े हो गए। सच कहूं तो मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैं तुरंत मुड़ा और अपनी जिंदगी की सबसे तेज स्पीड से भागने लगा, लेकिन मेरी स्पीड उस फायर लिजर्ड के सामने कुछ भी नहीं थी। मैं जानबूझकर पत्थरों के बीच से सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा था। बम! मेरे पीछे आ रहा वो विशाल राक्षस उन भारी पत्थरों को ऐसे उड़ा रहा था जैसे वो कोई फोम के टुकड़े हों। मुझे दूर से उस बूढ़े भेड़िए के भौंकने की आवाज आ रही थी। अपने मालिक को ऐसे मौत के मुंह में भागता देख वो बुरी तरह डर गया था। लगातार इतनी तेज भागने से मेरी सारी ताकत खत्म होने लगी थी। क्या मैं मरने वाला हूं? क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? मेरा जाल अभी भी कुछ दूरी पर था और ऐसा लग रहा था कि वो छिपकली बस अगले ही पल मुझे कुचल कर रख देगी। ठीक उसी वक्त मुझे एक भेड़िए के भौंकने की आवाज आई। वो बूढ़ा भेड़िया था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा ही ली और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। फीमेल भेड़िए भी पीछे छुपकर पागलों की तरह गुर्रा रही थी। ये सीधा सीधा पंगा लेना था। वो बूढ़ा भेड़िया बहुत चालाक था। उसे पता था कि जाल कहाँ बिछा है, इसलिए वो अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ आखिरी रास्ते तक मुझे कवर देने की कोशिश कर रहा था। तुम मर मत जाना भाई, मैं तो छुप रहा हूँ। मेरा दिल भर आया और मैंने उस बूढ़े भेड़िए की इस मदद को अपना लिया। मैंने तुरंत अपना स्पेस एक्टिवेट किया। फायर लिजर्ड ने देखा कि उसके सामने खड़ा वो नफरत के लायक इंसान अचानक गायब हो गया है, तो उसका सारा गुस्सा अपने आप उस बूढ़े भेड़िए पर चला गया। वो बूढ़ा भेड़िया भी बुरी तरह डर गया था। भागते भागते उसकी हवा टाइट हो गई थी। सच कहूं तो डर के मारे उसकी पैंट ही गीली हो गई थी। शुक्र है कि दूरी ज्यादा नहीं थी। वो बस जाल के किनारे तक पहुंच ही गया था कि फायर लिजर्ड किसी तेज रफ्तार डंपर ट्रक की तरह तूफान मचाती हुई वहां आ पहुंची। एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो बूढ़ा भेड़िया टक्कर खाकर 10 मीटर दूर जा गिरा और तभी भड़ाम! फायर लिजर्ड सीधा उस जाल के अंदर गिर पड़ी। जाल के ऊपर बंधी हुए भारी पत्थर धाड़ धाड़ करके नीचे गिरे और छिपकली को इतनी जोर से लगे कि उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। अब तो आर पार की लड़ाई है। मैंने तुरंत अपना स्पेस हटाया और लोहे के उस भाले को लेकर सीधा उस पर टूट पड़ा। एक्सप्लोरर आई ने जानकारी दी, ये छिपकली प्रजाति का एक घायल और जहरीला जादुई जीव है, लेकिन ध्यान रहे इसकी जान अभी भी बहुत मजबूत है और इसके घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। अगले ही पल मैंने अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए उस लोहे के भाले को देखा। मेरी जिंदगी के 30 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई, अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीधा फायर लिजर्ड के उस विशाल शरीर पर कूद पड़ा। मैंने अपना भाला सीधा उसकी आंख में गाड़ दिया। वो फायर लिजर्ड पागलों की तरह तड़पने लगी। अगले ही पल किसी बम धमाके जैसी भयंकर आग की लपटें आसमान की तरफ उठी। ये फायर लिजर्ड का आग उगलने वाला स्किल था। उस दहकती हुई आग ने पत्थरों को भी पिघलाकर लावा बना दिया। आग उगलना फायर लिजर्ड का सबसे खतरनाक हमला है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए वो इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। शुक्र है कि उस आग ने मुझे नहीं छुआ। ये बहुत ही खतरनाक था। मैंने तुरंत अपने स्पेस में छुपकर अपनी जान बचा ली। मुझे कोई खास चोट नहीं आई, बस मेरी बाईं बांह उस खौलते हुए तेल से हल्की सी जल गई थी। उसकी बाईं आंख घायल हो चुकी थी और मेरे भाले पर जहर लगा हुआ था। आंख दिमाग के बहुत करीब होती है, इसलिए जहर बहुत तेजी से फैल रहा था। गुस्से में पागल हो चुकी उस फायर लिजर्ड ने अपना सारा तेल जलाकर राख कर दिया था। अचानक मैंने देखा कि उसका विशाल शरीर सीधा मेरी तरफ गिर रहा है। ये उसका डेथ रोल था। फायर लिजर्ड अपने शरीर के भारी वजन से मुझे कुचलकर मार डालना चाहती थी। मैंने अपना स्पेस इस्तेमाल किया और उस विशाल राक्षस का शरीर सीधा मेरे स्पेस के ऊपर आ गिरा। लेकिन मेरी स्पेस वाली पावर की भी एक लिमिट है। थोड़े से टाइम में से बार बार इस्तेमाल करने से मेरा बहुत सारा स्पिरिट खर्च हो रहा था। ऐसे ही कई बार अंदर बाहर होने के बाद जब मैं छुपकर पीछे से वार करने के लिए अपने स्पेस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो रुक गई है। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। फायर लिजर्ड के इतनी देर तक तड़पने की वजह से मकड़ी का वो जहर उसके नर्वस सिस्टम में पूरी तरह घुस चुका था और उस विशाल राक्षस की जान निकल गई। और बार बार अपना स्पेस इस्तेमाल करने की वजह से मैं भी अपनी लिमिट पार कर चुका था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कहां कहां चोट लगी है। बेहोशी की हालत में मैंने दूर से उस बूढ़े भेड़िए को देखा। वो अपने दोनों अगले पैरों से जमीन को खरोचता हुआ झाड़ियों से धीरे धीरे रेंग कर बाहर आ रहा था। मेरे पुराने दोस्त, जब तुम अभी तक जिंदा हो तो मैं कैसे मर सकता हूं? वापस चलकर मैं पक्का तुम्हें एक शानदार दावत दूंगा। मैंने अपनी जेब से बचा हुआ मकड़ी का गोश्त निकाला और उसे सुबह होने तक चबाता रहा। वो विशाल राक्षस जमीन पर पड़ा था और बिल्कुल नहीं हिल रहा था। क्या मजा आ गया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। भले ही मेरे अंदर जरा भी ताकत नहीं बची थी, फिर भी मैंने सूरज की पहली किरण का स्वागत करने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए।
तभी मेरे कानों में सिस्टम की वो जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, बधाई हो, आपको एक यूनिक माइलस्टोन मिला है, क्रॉस रेल्म हंटर। आप 9th एरा के पहले ऐसे बुद्धिमान जीव हैं जिसने अपने से 5 जादुई लेवल के जीव का अकेले शिकार किया है। इसका रिवॉर्ड है इटर्नल बॉडी। मैं इस वक्त इतना ज्यादा थका हुआ था कि मुझे रिवॉर्ड की डिटेल भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बस धीरे धीरे फायर लिजर्ड के शरीर से निकल रहे उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क की तरफ बढ़ रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो फीमेल भेड़िए मुझे अपनी जीभ से चाट रही थीं। शुक्र है उन्होंने अपने मालिक को खाया नहीं। तुम सब यहाँ मेरी रखवाली कर रही थीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आऊं! वो बूढ़ा भेड़िया लंगड़ाता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बूढ़े पैंगू ग्रे वुल्फ की 2 पसलियां टूट चुकी थीं। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद मैं उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे चेक किया। इस जानवर का स्पिरिट एकदम मस्त है। ये मरने वाला नहीं है। मेरे पुराने दोस्त, आज से मेरी जिंदगी तुम पर उधार है। और उसकी वो बीवियां एकदम हैरान होकर उस फायर लिजर्ड की लाश को देख रही थीं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि मैं अपने दिमाग में धड़कते हुए उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क को महसूस कर सकता था। और साथ ही मुझे माइलस्टोन का रिवॉर्ड इटर्नल बॉडी भी मिल चुका था। मेरी तो लॉटरी लग गई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस करने की एक ताकत है। इससे मेरे तीनों स्टैट्स इंसानों की लिमिट को भी पार कर सकते हैं। और जहां तक इटर्नल बॉडी की बात है, ये तो और भी धांसू है। ये इंसान की उम्र को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, कटे हुए अंगों को वापस उगाने की थोड़ी बहुत ताकत देती है, और जब तक मौत ना आ जाए तब तक इंसान बूढ़ा नहीं होता। मैं बस ऐसे ही आराम कर रहा था कि तभी मेरी एक्सप्लोरर आई ने गुफा के अंदर एक बहुत ही गहरी सुनहरी चमक देखी। क्या इस फायर लिजर्ड के अड्डे पर कोई खजाना छुपा है? उधर पैंगू महाद्वीप के सेफ जोन में इंसानों के 17 शहरों में सिर्फ एक ही दिन बीता था, लेकिन इतने में ही पूरे समाज में हाहाकार मच गया था। इंटरनेट बंद, बिजली बंद, यहाँ तक कि पानी की सप्लाई भी कट चुकी थी। कुछ लोग अपने घरों में छुपकर बैठे थे तो कुछ लोग सुपरमार्केट लूटने में लगे थे। इस तबाही के सामने हर इंसान का फैसला अलग था। यहाँ तक कि कुछ यंग कपल तो पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे थे। मैरिज ऑफिस के बाहर अचानक से शादी रजिस्टर करने वालों की लंबी लाइन लग गई थी। यूनहाई शहर की सरकार लोगों की हकों की पूरी हिफाजत करेगी और हर तरह के जुर्म के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। शहर के कोने कोने में लाउडस्पीकर बज रहे थे। ये इंसानियत की अच्छाई और बुराई के बीच की जंग थी। बहुत सी सभ्यताओं की ब्रांचेस अचानक से टूटकर बिखर गई थी और लोग दुनिया के अंत का जश्न मनाने लगे थे। यूनहाई शहर पंगू महाद्वीप के एक कोने में एक बहुत बड़ी झील के किनारे बसा हुआ था। मीटिंग रूम में एक के बाद एक खबरें आ रही थी। पावर ग्रिड अभी भी ठीक किया जा रहा है। पावर प्लांट में कोयला ज्यादा नहीं बचा है। मुश्किल से 10 दिन और चलेगा। थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करो। फैक्ट्रियां बंद होने के बाद वैसे भी बिजली का ज्यादा काम नहीं है। अनाज के गोदामों और बड़े लॉजिस्टिक सेंटर्स को कब्जे में ले लिया गया है। अगर हिसाब से खाएं तो 1 करोड़ लोगों का खाना लगभग 1 साल तक चल सकता है। सबसे बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन नेटवर्क फिर से चालू हो गया है। इस इमरजेंसी मीटिंग का नाम था यूनहाई शहर सर्वाइवल मीटिंग। शहर के सबसे बड़े लीडर ली चुनहोंग टेंशन से पागल हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुपरनैचुरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आने का टाइम निकाल ही लिया। मिस्टर ली, ये वही उल्कापिंड है जो आसमान से गिरा था। ये हमारे रिसर्च सेंटर में पूरे 10 साल से रखा है। 10 साल पहले आसमान से उल्कापिंड गिरने की वजह से बहुत सारे सुपर पावर्स वाले लोग पैदा हुए थे। तब दुनिया की सभी सरकारों ने एक साथ मिलकर इस सच को छुपाने का फैसला किया था। यहाँ के हेड जांग हुई ने रिपोर्ट देते हुए कहा, ये गोल उल्कापिंड लगभग 2 मीटर चौड़ा और 2 टन भारी है। इसके ऊपर 20 स्क्रीन लगी है और कुछ बटन जैसी चीजें भी हैं। आसमान से कुल मिलाकर 300 से ज्यादा उल्कापिंड गिरे थे जो पूरी दुनिया में फैल गए थे, लेकिन यहाँ पंगू में टेलीपोर्ट होने वाले सिर्फ 17 शहर ही हैं। जांग हुई ने उस बड़े लोहे के गोले के कुछ बटन दबाए और अचानक से वहां वीडियो कॉल की स्क्रीन चालू हो गई। इंसानी सभ्यता की पहली ब्रांच कॉल करने की रिक्वेस्ट कर रही है। इंसानी सभ्यता की छठी ब्रांच के साथ पहला कनेक्शन सक्सेसफुल। ओ माय गॉड, प्रोफेसर जैंग, हे भगवान, आप लोगों को भी यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया गया है। स्क्रीन पर देश के बहुत ही फेमस सुपरनैचुरल प्रोफेसर एडवर्ड दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, आप लोगों की तरफ क्या हालात हैं? क्या वहां हाहाकार मचा गया है? एडवर्ड ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, हमारे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। शुक्र है कि हमारे पास आर्मी की सिक्योरिटी है, वरना लुटेरे तो सीधा मेरे घर में ही घुसाते। पास खड़े ली चुनहोंग की हंसी छूटते छूटते बची। उन्हें अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। आज की सबसे अच्छी खबर ये थी कि उनके साथी इंसानों की हालत उनसे भी ज्यादा खराब थी। मेरे दोस्त, अपना अपना ख्याल रखना। हर शहर की बीच की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हम एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते, बस कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड ने आगे कहा, सेफ जोन के सभी शहरों के किनारों पर और ऊपर 50,000 मीटर की ऊंचाई पर एक पतली सी रोशनी की दीवार दिखाई दे रही है जो हमें सेफ रखे हुए है।
प्रोफेसर जैंग हुई ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। असल में बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेफ जोन के आर पार जा सकती हैं, जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। और पंगु महाद्वीप के समय की स्पीड सेफ जोन से 100 गुना ज्यादा है। जब तक सारे लोग वोट देकर सेफ जोन को नहीं हटाते, तब तक ये रोशनी की दीवार गायब नहीं होगी। मेयर ली चुन होंग को बात समझ में आ गई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। पंगु महाद्वीप में क्या चल रहा है? क्या कोई ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है? धीरे धीरे कई और सभ्यताओं की ब्रांचेस भी इस डिस्कशन में जुड़ गईं। 100 गुना तेज टाइम स्पीड की वजह से सेफ जोन से बाहर की दुनिया को देखना ऐसा था जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड की हुई फिल्म देख रहे हो। हमने देखा है कि पंगु महाद्वीप पर बहुत सारे नॉर्मल पेड़ पौधे और जानवर हैं, लेकिन हमने कुछ थोड़े से जादुई जीवों को भी देखा है। हमने आसमान को ढकने वाले काले बादलों की एक फुटेज रिकॉर्ड की है, जो किसी काले कंकाल की तरह सेफ जोन को घूर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई शहर अपने साथ न्यूक्लियर बम लाया है? इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। क्या हम लाए हैं? ली चुन होंग ने धीरे से पूछा। एक आर्मी ऑफिसर ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास सिर्फ कुछ नॉर्मल हथियार ही हैं। अगर हम पंगु महाद्वीप से यूरेनियम ढूंढ लें तो क्या हम उसे बना सकते हैं? ली चुन होंग ने पूछा। जवाब मिला, हमारी अभी की इंडस्ट्रियल ताकत के हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर सच में कोई शहर वोटिंग करके अपना सेफ जोन हटा लेता है तो प्लीज उसकी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करना। हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या बाहर घूमने वाले राक्षस हम पर हमला करेंगे या नहीं। ठीक उसी वक्त रिसर्च सेंटर के अंदर रखे उस गोल उल्कापिंड की एक स्क्रीन अचानक चमक उठी और उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी। सिविलाइजेशन सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। हम अभी पंगु महाद्वीप के 9th एरा में है। हम उन सिविलाइजेशन माइलस्टोन्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें दिखाया जा सकता है। नंबर 1, तबाही को खत्म करके एक स्टेबल सभ्यता बनना। नंबर 2, तभी चर चर की आवाज के साथ करंट दौड़ने लगा। नंबर 3, सेफ जोन को हटाकर पंगु महाद्वीप की तरफ बढ़ना। किसी अनजान वजह से डेटाबेस खराब हो गया है, इसे चेक नहीं किया जा सकता। वहां मौजूद सभी लोग एकदम सन्न रह गए। ये सिविलाइजेशन माइलस्टोन क्या चीज है? क्या पहले के 8वां एरा पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जैंग हुई ने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे भी नहीं पता। इस स्क्रीन पर कुछ और सपोर्ट फीचर्स भी हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। इंसानी सभ्यता की पहली ब्रांच को स्कैन किया जा रहा है। कुल जनसंख्या 1,08,91,271। जन्म से शक्तियां पाने वालों की गिनती 8,46,300। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क की गिनती 3। खुशहाली का लेवल 132। टेक्नोलॉजी का लेवल अननोन। सेफ जोन को हटाने के पक्ष में वोट करने वालों का परसेंट 9.78%। सभ्यता का लेवल 1। कमरे में मौजूद सभी लीडर्स के पसीने छूट गए। यूनहाई शहर के 9.78% बेवकूफों ने चुपचाप अपना वोट भी दे दिया था। अगर और कोई काम नहीं है तो हम लोग चलते हैं। जैसे ही सब लोग मीटिंग खत्म करके जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि 8th एरा की सभ्यता मेडा सभ्यता ने इंसानी सभ्यता को कांटेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजी है। 8th एरा की सभ्यता? प्रोफेसर जैंग के चेहरे पर गहरा शॉक और कंफ्यूजन था। एलियन सभ्यता ने हमें कांटेक्ट किया है। और फिर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। स्क्रीन पर मेरी ही शक्ल दिखाई देने लगी। मैं खुद से ही बड़बड़ा रहा था, ये क्या चीज है? सिविलाइजेशन मैनेजर? क्या ये इंसानों को कांटेक्ट कर सकता है? इंसानों को लगाओ, जल्दी मेरी बात करवाओ। मैं किसी अंधेरे बंकर के अंदर खड़ा था। ये स्क्रीन चालू क्यों नहीं हो रही? छी, कितनी गंदी बदबू है। इस गंदी फायर लिजर्ड ने अपने ही घर में टट्टी कर रखी है। इसे साफ सफाई की कोई अकल ही नहीं है। प्रोफेसर जैंग हुई की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आखिर है कौन? मेदा सभ्यता का नागरिक हमारी भाषा कैसे बोल सकता है? ली चुन होंग का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। प्रोफेसर जैंग, क्या कोई मजाक कर रहा है? क्या किसी ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है? प्रोफेसर जैंग हुई पसीने से लथपथ थे। मैं चेक करता हूँ, लेकिन ये तो एलियन टेक्नोलॉजी है। क्या सच में कोई इसे हैक कर सकता है? स्क्रीन के अंदर मैं अभी भी खुद से ही बातें कर रहा था। ये स्क्रीन चालू नहीं हो रही। मुझे लगा ये कोई बहुत तगड़ा खजाना होगा, लेकिन ये तो एकदम कबाड़ निकला। क्या यहाँ समय दिखाई दे रहा है? चलो, ये थोड़ा बहुत काम का तो है। कम से कम मुझे रोज रोज दिन नहीं गिनने पड़ेंगे। थोड़ी ही देर में मैंने जमीन के नीचे से एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल खोद कर निकाला। फायर लिजर्ड इतनी ताकतवर थी, मुझे पता था कि यहाँ पक्का कोई खजाना होगा। हा हा, इस बार तो मेरी लॉटरी लग गई। इसके साथ मैं अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क की प्रैक्टिस और भी तेजी से कर सकूंगा। ली चुन होंग ने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा खाई। इस बात को अभी बाहर मत जाने देना, इसे टॉप सीक्रेट रखो। प्रोफेसर जैंग, क्या आप उससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मेदा सभ्यता वाले सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जैंग हुई काफी देर तक आवाज लगाते रहे। फिर उन्हें एक बात समझ में आई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके वहां की स्क्रीन खराब हो? वो लगातार खुद से ही बातें किए जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन के अंदर मैं उस बड़े से लोहे के गोले को हिलाते हुए बड़बड़ा रहा था। लगता है इसमें सिर्फ मैसेज भेजने का ही फीचर है, रिसीव करने का नहीं। खैर, ये सोलर पावर से चलता है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब इसे फिर से ट्राई करूंगा।
खटाक, मैंने स्क्रीन बंद कर दी। अरे नहीं, बंद मत करो, हमें और देखना है, जैंग हुई ने बहुत ही बेकरारी में चिल्लाकर कहा। वहां खड़े सारे लोग बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। पंगु महाद्वीप की उसी गुफा के बाहर खड़े होकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये जगह कोई नेचुरल गुफा नहीं लग रही। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी पायनियर आई से इसे स्कैन किया। अगले ही पल वहां एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। जानकारी आई, ये शायद मैदा सभ्यता का बंकर है, जिस पर बाद में जादुई जीवों ने कब्जा कर लिया था। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर मेरी आंखें चमक उठीं। बंकर, सभ्यता के अवशेष, तो फिर इंतजार किस बात का? चलो इसे लूटते हैं। मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ अंदर घुसा। जमीन पर एक बहुत भारी टूटा हुआ मेटल का दरवाजा पड़ा था। मैंने उसे अपने हाथों से खिसकाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मान गए भाई, काफी मजबूत और भारी है। मैंने उस दरवाजे को थपथपाया और कहा, इसे मेरे खाते में लिख लो। जब तुम्हारे इस राजा के पास टाइम होगा तब मैं इसे लेने आऊंगा। और अंदर जाने पर कोने में बदबूदार कपड़ों के 100 से ज्यादा बंडल पड़े थे। मैंने अपनी नाक बंद कर ली। बदबू तो बहुत आ रही है, लेकिन इन्हें धोकर कपड़े बनाए जा सकते हैं या फिर मच्छरदानी भी बन सकती है। मैं थोड़ा और आगे गया और अचानक मेरे कदम रुक गए। वहां सुनहरी रोशनी एकदम से फूट पड़ी। जमीन पर चारों तरफ सिर्फ मेटल ही मेटल पड़ा था, सोना, चांदी और न जाने कौन कौन से पत्थर। और सबसे खास बात, वहां सोने की ईंटें एक की ऊपर एक रखी थी, बिल्कुल किसी छोटे पहाड़ की तरह। मैंने नीचे झुककर एक ईंट उठाई, वो लगभग 10 किलो की थी। जमीन पर फैली उन सोने की ईंटों को देखकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। ये कम से कम 10 टन सोना था। अगर मैं पृथ्वी के हिसाब से सोचूं तो इसकी कीमत अरबों में होगी। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहा और फिर मैंने एक कड़वी सी हंसी हंसी। अगर इसका थोड़ा भी इस्तेमाल होता तो ये एकदम बेकार तो नहीं कहलाता। यहाँ इस सोने से ना दवाई खरीदी जा सकती है, ना खाना और ना ही अपनी जान, लेकिन इसे देखकर मजा तो बहुत आ रहा है। मैंने अपने पैर से एक सोने की ईंट को ठोकर मारी। कोई बात नहीं, इन्हें यहीं रहने दो। आगे चलकर जब तुम्हारा ये राजा अपनी खुद की सभ्यता बनाएगा तब तुम सब मेरे खजाने में जाओगे। मेरी पाइनियर आई ने बाकी चीजों को स्कैन करना चालू रखा। जानकारी आई, सिल्वर स्टोन, इससे फ्लोरीन निकाला जा सकता है। मैंने अपनी भौएं उठाई। क्या इससे टूथपेस्ट बन सकता है? एपेटाइट, गर्म होने पर यह एनर्जी छोड़ता है और चमकता है। यार ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। जिसे उठाना है वो उठाएं। मैं और गहराई में गया और जल्द ही मेरे सामने एक बड़ा सा लोहे का गोला आ गया। इस गोले के ऊपर गोल गोल क्रिस्टल की स्क्रीनें लगी हुई थीं। इसे देखकर ही लग रहा था कि ये कोई आम चीज नहीं है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे छुआ। पाइनियर आई ने जानकारी दी, ये शायद किसी हाई लेवल सभ्यता का सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सभ्यता के इंसानों का डेटा चेक कर सकता है और इसमें दूर बैठे लोगों से कांटेक्ट करने का फीचर भी है। फायर लिजर्ड के इतने लंबे समय तक इसे खेलने की वजह से इसके कुछ फीचर्स खराब हो चुके हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर बैठे लोगों से कांटेक्ट, क्या ये इंसानों को कांटेक्ट कर सकता है? मैं तुरंत उस पर झपटा और उसके बटन दबाने लगा। एक लाइट 2 बार चमकी और उसके स्पीकर से चर चर की आवाज आने लगी। मैंने अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए उस बड़े गोले के सामने चिल्लाकर कहा, हेलो इंसानी सभ्यता, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं चैन फान हूं, जल्दी मुझे इंसानों से कांटेक्ट करवाओ। मैंने कुछ सोचा और जल्दी से अपना आईडी 7812HK18 टाइप कर दिया। हाँ, यही होना चाहिए। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, आधा दिन। स्क्रीन चालू नहीं हुई। मेरे चेहरे की सारी खुशी धीरे धीरे गायब हो गई और मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। सच ही कहा है किसी ने, जहां उम्मीद नहीं होती वहां निराशा भी नहीं होती। लेकिन कुछ पल बाद मैं फिर से खड़ा हो गया। नहीं, अगर अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। आज से ये लोहे का गोला तुम्हारे राजा का हुआ। अगले ही पल मैं एक्सप्लोरर आई की सुनहरी रोशनी का पीछा करते हुए गुफा के बिल्कुल आखिरी सिरे पर पहुंच गया। यहाँ सुनहरी रोशनी सबसे ज्यादा तेज थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जमीन खोदने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, खटाक, एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल बाहर निकल आया। ये मेरी हथेली के आकार का था, एकदम किसी जमी हुई आग की तरह। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जानकारी आई, फायरी स्पिरिट क्रिस्टल, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और धीरे धीरे स्पिरिट को रिलीज करता है। इसका इस्तेमाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क को मजबूत करने और आपकी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। क्वालिटी A+। मैंने उस क्रिस्टल को घूरा और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैंने कहा था ना, सुनहरी रोशनी इतनी तेज है तो पक्का यहाँ कोई भयंकर चीज मिलेगी। मैंने उस क्रिस्टल को अपनी आंखों के सामने किया। तुम्हारे इस राजा ने अभी अभी अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क जलाया है और तुमने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्स भी दे दिया। मान गए पंगु महाद्वीप, तुम काफी समझदार हो। मैंने उस फायरी स्पिरिट क्रिस्टल को संभाल कर रख लिया। मैंने फिर से चारों तरफ देखा। सुनहरी रोशनी गायब हो चुकी थी। मतलब मैंने सारा खजाना लूट लिया है। मैं मुड़ा और गुफा के बाहर जाने लगा। दूर जमीन पर फायर लिजर्ड की लाश पड़ी थी। उसके भारी पैरों से अभी भी हल्की हल्की भाप निकल रही थी। पाइनियर आई ने जानकारी दी, जादुई जीव की मौत हो चुकी है। न्यूरोटॉक्सिन के असर की वजह से इसकी लाश सड़ रही है। अंदाजा है कि 1 दिन के अंदर इसका ज्यादातर गोश्त एकदम बेकार हो जाएगा। मेरा चेहरा लटक गया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे इसे तुरंत काटना होगा। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ा।
इसके छिलके, इसका कवच, इसका गोश्त, मुझे सब कुछ अपने साथ ले जाना है। वो बूढ़ा भेड़िया वहीं पास में लेटा था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके मुझे देख रहा था। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और कहा, मुझे मत देखो मेरे पुराने दोस्त, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुम नहीं मरोगे। उस बूढ़े भेड़िए ने हल्की सी आवाज निकाली। मैंने अपना काम जारी रखा और जल्द ही मैंने पत्थर जैसी दिखने वाली ढेरों चीजें बाहर निकाल ली। जानकारी आई, फ्यूल क्रिस्टल, फायर लिजर्ड के पुराने तेल का जमा हुआ हिस्सा। इसे जलाने पर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मूंगफली के दाने जितना एक टुकड़ा पूरे दिन तक जल सकता है। मेरी आंखें चमक उठी। ये बहुत काम की चीज है। आग जलाना, मेटल पिघलाना, वेपन बनाना, ये सब में काम आएगा। मैंने 300 से ज्यादा फ्यूल क्रिस्टल्स को एक प्लास्टिक के डिब्बे में भर लिया। इसके बाद मैंने उसके शरीर से 2 मेटल जैसी पसलियां और पैरों की 4 हड्डियां भी निकाल लीं। वापस जाकर मैं इनसे तीर कमान और मजबूत हथियार बनाऊंगा। फिर देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत है जो तुम्हारे राजा के कैंप में घुसने की कोशिश करे। इसके बाद मैंने उसकी पीठ को काटा। वहां का गोश्त एकदम साफ था, उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ था। वहां से गोश्त का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बाहर निकल आया। मेरे मुंह में पानी आ गया। असली माल तो यही है। मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा काटा और सबसे पहले उस बूढ़े भेड़िए की तरफ फेंक दी। पहला पीस तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी वजह से ही हम जीत पाए हैं। उस बूढ़े भेड़िए की आंखें भर आईं। उसने अपना मुंह खोला और उस गोश्त को बिना चबाए सीधा निकल गया। मैंने उसकी तरफ इशारा करके हंसते हुए कहा, तुम्हारा राजा जिसने सबसे बड़ा काम किया वो 99% लेगा, और तुम जिसने दूसरा सबसे बड़ा काम किया तुम्हें 1% मिलेगा। इसे कम मत समझना, उसूल तो उसूल होता है। उस बूढ़े भेड़िए को मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपनी पूंछ जरूर हिलाई। वो फीमेल भेड़िए भी पास आ गईं और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कुछ और गोश्त काटा और उन सबको दे दिया। किसी को कम नहीं मिलेगा। उन फीमेल भेड़ियों ने इतना खा लिया कि उनके पेट एकदम गोल हो गए थे। मैंने अपने लिए भी 2 पीस काटे और उन्हें कच्चा ही निगल लिया। इसका टेस्ट कुछ खास नहीं था, बल्कि थोड़ी अजीब सी बदबू भी आ रही थी। लेकिन अगले ही पल मेरे पेट में एक भयंकर एनर्जी का धमाका हुआ। मेरा पूरा शरीर एक झटके से कांप गया। ये उस मकड़ी के गोश्त से कहीं ज्यादा धांसू है, कम से कम 2 गुना। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। जादुई जीवों का गोश्त सच में सबसे बड़ा खजाना है। खाने के बाद मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। मेरी कुल्हाड़ी टूट गई, मेरे हाथों में छाले पड़ गए और मेरे कंधे दर्द से फटने लगे थे। लेकिन मेरी रुकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये लाश सड़ जाएगी, क्योंकि जंगली जानवर इसे खराब कर देंगे। ये खजाना मैंने अपनी जान पर खेल कर कमाया है। शाम होने तक जब मेरा स्टोरेज स्पेस पूरी तरह से भर गया, तब जाकर मैं चैन की सांस लेते हुए अपने घर वापस लौटा। भले ही मैं बहुत थक गया था, लेकिन मेरे चेहरे की वो स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम जीत गए, हम जिंदा बच गए। उन फीमेल भेड़ियों ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और जोर से भौंकने लगी। मैंने भी उनके साथ मिलकर एक जोरदार चीख मारी और मेरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरकार मैं अपने कैंप में पहुंच गया। वो मेटल का दरवाजा खुला और वो बूढ़ा भेड़िया कोने में सूखी घास पर निढाल होकर गिर पड़ा, लेकिन वो लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था। मैंने चैन की सांस ली। चलो ठीक है, अगर तुम्हें पूंछ हिलाना याद है तो तुम मरने वाले नहीं हो। अगले ही पल मैं भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर जमीन पर पड़ा था और मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मेरा सारा एड्रेनलिन खत्म हो चुका था और मेरी पूरी ताकत निचोड़ ली गई थी। कुछ मिनट बाद मैंने दांत पीसते हुए खुद को उठाया। नहीं, मैं ऐसे नहीं लेट सकता। मेरे पूरे शरीर पर उस फायर लेजर्ड का गंदा खून और पसीना लगा हुआ है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने शरीर को घसीटते हुए बाहर जाकर स्नान करने का फैसला किया। ठंडे पानी के गिरते ही मेरे शरीर में एक सहरन दौड़ गई। नहाकर वापस आने पर मेरा माथा जलने लगा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं यार, क्या मुझे अभी बीमार पड़ना था? मैंने उन फीमेल भेड़ियों को छिपकली के गोश्त के कुछ टुकड़े खिलाए और दरवाजे के बाहर इशारा करते हुए कहा, आज रात तुम लोग पहरा दोगी। अगर कोई आवाज आए तो मुझे उठा देना। उन फीमेल भेड़ियों ने अपनी पूंछ हिलाई। मैंने धीरे से कहा, शुक्र है तुम लोग मेरे साथ हो। भले ही तुम बोल नहीं सकती और ज्यादा समझदार भी नहीं हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम सच में बहुत काम आती हो। मैंने वो मेटल का दरवाजा बंद किया, एक छोटी लाल गोली खाई और घास से बने अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। बस एक अच्छी सी नींद चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और सीधा बेहोश हो गया। मेरी ये नींद इतनी गहरी थी जैसे मैं दुनिया के शुरू होने से लेकर दुनिया के खत्म होने तक सोया रहा हूं। जब मेरी आंख खुली तो बाहर सूरज बिल्कुल सिर पर आ चुका था। मेरी सबसे पहली नजर उस बूढ़े भेड़िए पर गई। वो बूढ़ा भेड़िया अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें एकदम नॉर्मल चल रही थी। मैंने चैन की सांस ली। चलो ठीक है, तुम एकदम ठीक हो। इसके बाद मैंने अपने माथे को छुआ, वो अभी भी गर्म था। मेरे गले में दर्द था और पूरा शरीर टूट रहा था। मैंने तुरंत अपनी बीमारी को चेक किया। जानकारी आई, फ्लू की शुरुआत। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर मैंने अपनी छाती थपथपाई। शुक्र है कि ये सिर्फ नॉर्मल फ्लू है। लेकिन अगले ही पल मैं झटके से उठ बैठा। रुको, इस जगह पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही बुखार की कोई दवाई है। मेरा चेहरा काला पड़ गया। इस मनहूस जगह पर अगर मैंने इसका सही से इलाज नहीं किया तो सच में मेरी जान जा सकती है। मैंने अपना स्टैट्स पैनल खोला। बॉडी, एनर्जी, स्पिरिट, जादुई लेवल 1, पावर्स, स्पेस, पाइनियर आई, एक्सप्लोरर आई, स्टोरेज स्पेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क, एटर्नल बॉडी, स्टेटस। पता नहीं कैसे, लेकिन इस निडर इंसान के पास 6 धांसू शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये अभी भी एक नौसिखिया ही है। मैंने एक ठंडे
ठंडी सी हंसी हंसी। तुम्हारे ताने अभी भी कम नहीं हुए हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मानते हो या नहीं। लेकिन अभी इस सिस्टम से बहस करने का टाइम नहीं था। मैंने वो छोटी लाल गोलियां निकाली और एक और गोली खा ली। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है, इसलिए ये थोड़ा बहुत काम तो करेगी, लेकिन ये काफी नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग की गहराई में एक छोटी सी लाल आग की लपट नाच रही थी। वो मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क था, एकदम गर्म और हल्का सा। मैंने तुरंत उसे कंट्रोल किया और सांस लेने वाली नली के जरिए उस स्पार्क की ताकत को अंदर भेजा, ताकि मैं उस वायरस और खराब सेल्स को जला सकूं। मैं खुद ही अपना इलाज कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन मेरे सिर का दर्द लगभग गायब हो गया था और मेरी सांसें भी नॉर्मल हो गई थीं। मैं बिस्तर पर बैठा और हंसने लगा। मान गए यार, सच में मान गए। आधे दिन से भी कम टाइम में मैंने उस फ्लू को जड़ से उखाड़ फेंका। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। अब समझ आया कि सिर्फ वही सभ्यताएं पेंगू महाद्वीप को एक्सप्लोर करने की हिम्मत क्यों करती हैं जिन्होंने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क जला लिया हो। अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो एक छोटी सी बीमारी ही तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी नई पावर एटर्नल बॉडी पर ध्यान लगाया। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली और बाह को देखा। ये एक पैसिव एबिलिटी थी जिसे मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठीक है, तो बेहतर होगा कि तुम सच में मेरे काम आओ। पायनियर आई ने जानकारी दी। ये इंसान की उम्र को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, कटे हुए अंगों को वापस उगाने की ताकत देती है। आपके स्टैट्स हमेशा पीक पर रहते हैं और जब तक मौत ना आ जाए तब तक इंसान बूढ़ा नहीं होता। मैं एकदम सुन्न रह गया। कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा फुल फॉर्म में रहता है। इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम चीजें बहुत धीरे सीखते हैं लेकिन भूलते बहुत जल्दी हैं। अगर 1 दिन प्रैक्टिस ना करो तो शरीर सुस्त हो जाता है। अगर 2 दिन प्रैक्टिस ना करो तो सारा लेवल गिर जाता है। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं जो भी लेवल हासिल करूंगा वो हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। मैंने अपनी मुट्ठी कसी। मेरी आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह चमक रही थीं। इसका मतलब है कि अगर मैं मेहनत करने से पीछे ना हटूं तो एक ना एक दिन मैं पक्का सुपरमैन बन जाऊंगा। मैं खड़ा हुआ और मैंने अपने कंधों को घुमाया। मेरा शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मैं धीरे धीरे अपने फुल फॉर्म में वापस आ रहा हूं। मैंने अपने चेहरे को छुआ। क्या मेरा ये हैंडसम चेहरा भी लॉक हो गया है? मैं अभी 24 साल का हूं और मैं दिखने में काफी डैशिंग हूं। मैंने एक मेटल के टुकड़े में अपनी शक्ल देखी। हाँ, बुरा नहीं है। अब अगर मैं 1000 साल भी जिंदा रहूं तो भी मेरी स्किन किसी बूढ़े पेड़ की छाल जैसी नहीं होगी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ये पावर सच में गजब है। लेकिन अगले ही पल मुझे एक बहुत ही भयानक सच याद आया। ये पेंगू महाद्वीप है। यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ कोई लड़की नहीं है, कोई शहर नहीं है, यहाँ तक कि कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिससे मैं बैठकर 2 बातें कर सकूं। मैंने बिस्तर के पास पड़े उस बूढ़े भेड़िए को देखा। उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। मैं चुप था और वो बूढ़ा भेड़िया भी चुप था। मैंने एक गहरी सांस ली। छोड़ो, तुमसे ये सब कहना बेकार है। अरे बस कर भाई, मुझे काटना बंद कर। तुम्हें एक जवान लड़के का दर्द कभी समझ नहीं आएगा। मैंने गुस्से में हवा में ही 2-4 गालियां बकी और अपनी सारी भड़ास निकाल दी। कुछ पल बाद मैंने अपना ध्यान वापस काम पर लगाया। दिमाग भी तो शरीर का ही एक हिस्सा है, तो क्या मैं जो कुछ भी सीखूंगा उसे भूलने की स्पीड भी कम हो जाएगी? मैंने अपनी आंखें छोटी की। अगर ये सच है तो ये पावर सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए नहीं है, ये मुझे हमेशा के लिए ताकतवर बना सकती है। मैंने अपनी छाती थपथपाई। इंटरस्टेलर अलायंस ने इस बार सच में कुछ अच्छा दिया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करने वाली पावर्स ही क्यों देते हो? कोई अटैक करने वाली पावर क्यों नहीं देते? मैंने छत की तरफ इशारा किया और मेरी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क मैंने खुद छीन कर लिया है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उस बूढ़े भेड़िए ने फिर से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं उस ऊपर वाले से हिसाब कर रहा हूँ। भले ही वो मेरी बात नहीं सुनेगा। कुछ दिनों तक मैं बस खाना खाता, पानी पीता, टॉयलेट जाता और फिर आकर लेट जाता, क्योंकि फायर लिजर्ड के साथ हुई उस लड़ाई में मुझे मजा तो बहुत आया था, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। मेरी सारी ताकत निचोड़ ली गई थी। मेरा खून पसीना सूख गया था और मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई बम फट गया हो। मैं सोकर उठता, फायर लिजर्ड का 2 टुकड़ा गोश्त खाता, अपने शरीर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क से हील करता और फिर से सो जाता। वो फीमेल भेड़िए बाहर पहरा दे रही थी और वो बूढ़ा भेड़िया कमरे में लेटकर अपनी चोटें ठीक कर रहा था। मैं हर दिन उसे देखने जाता और उसके मुंह में गोश्त डालकर उसे खिलाता। मैंने उससे कहा, तुम जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब भी तुम तुम्हारे इस राजा के सबसे बड़े फाइटर बनोगे। उस बूढ़े भेड़िए ने वो गोश्त खा लिया। मैंने उसे देखकर सिर हिलाया। बढ़िया, तुम्हारे अंदर अभी भी आग बाकी है। इन कुछ दिनों में मैं पूरी तरह से खाली नहीं बैठा था। मैं मीदा सभ्यता के उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था, खास तौर पर उस दुनिया की प्रैक्टिस के बारे में। बहुत ज्यादा फालतू की बातें पढ़ने का कोई फायदा नहीं था। मेरा मेन फोकस सिर्फ 2 चीजों पर था, मुझे ताकतवर कैसे बनना है और मुझे जिंदा कैसे रहना है। 7वें दिन तक आखिरकार मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने एक झटके में अपनी चटाई हटाई और खड़ा हो गया। आज
से मेरी असली प्रैक्टिस शुरू होगी। सब ध्यान से सुनो, तुम्हारा राजा अब और भी खतरनाक होने वाला है। मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपना सारा ध्यान इकट्ठा की। जल्द ही वो छोटी सी आग की लपट नाचने लगी, जैसे वो मेरी बात का जवाब दे रही हो। मीडा सभ्यता के डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ एकदम क्लियर लिखा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क का मेन काम सिर्फ एक ही है, आपके तीनों स्टैट्स को बढ़ाना, बॉडी, एनर्जी और स्पिरिट। जब ये स्पार्क मजबूत हो जाता है तो आप इससे साइकिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जिसे आप अलग अलग अटैक स्किल्स में बदल सकते हैं। इसीलिए मीडा सभ्यता ने इसे सभ्यता की नंबर 1 शक्ति कहा था। इसलिए नहीं कि ये सबसे ताकतवर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता था। ये एक ऐसी पावर थी जो पूरी सभ्यता को एक साथ मजबूत बना सकती थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बस हाथ मलकर रह गया। क्या किस्मत है, इंसानों की इस 18th ब्रांच में अभी सिर्फ मैं अकेला हूं। ये पावर सबको मिलेगी या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे बस खुद को ताकतवर बनाने पर ध्यान देना है। इस वक्त मेरा मूड काफी अच्छा था। भले ही मुझे पंगु महाद्वीप में एकदम अकेला फेंक दिया गया था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। मुझे एक सभ्यता के खंडहरों के पास फेंका गया था, जहां मेरे पास बीनने के लिए कबाड़ था, काम कराने के लिए भेड़िए थे, मारने के लिए फायर लिजर्ड थी, और ऊपर से मुझे ढेरों माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे। ये सब सोचने के बाद मैंने वो फायरी स्पिरिट क्रिस्टल बाहर निकाला। जैसे ही वो क्रिस्टल मेरे हाथ में आया, मेरे दिमाग के अंदर का वो स्पार्क तुरंत चमक उठा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, अब मजा आएगा। उस क्रिस्टल की एनर्जी किसी न दिखने वाली हवा की तरह मेरे शरीर के अंदर घुसने लगी और सीधा मेरे दिमाग की तरफ जाने लगी। मेरी तो खुशी के मारे हंसी छूटने वाली थी। क्या ये वही एनर्जी क्रिस्टल नहीं है जिसे मीडा सभ्यता पीछे छोड़ गई थी? अमीर लोगों की प्रैक्टिस करने का तरीका सच में बहुत ही सिंपल होता है। बिना फायरी स्पिरिट क्रिस्टल के प्रैक्टिस करने का मतलब है कछुए की चाल चलना। मीडा सभ्यता ने इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स भी बनाई थी, जैसे इंटरस्टेलर एनर्जी रेजोनेंस मेथड और इंटरस्टेलर एनर्जी गाइडिंग मेथड। सुनने में तो ये सब बहुत प्रोफेशनल लगता है, लेकिन अब मुझे ये सब धीरे धीरे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये फायरी स्पिरिट क्रिस्टल तो सीधा मेरे मुंह पर जवाब मार रहा है। माना कि टेक्निक्स काम की होती हैं, लेकिन असली बाप तो रिसोर्सेज ही होते हैं। 2 घंटे बाद मुझे अचानक लगा कि मेरा पेट भर गया है। मेरा असली पेट नहीं, बल्कि वो स्पार्क पूरा भर चुका था। मैंने तुरंत अपनी प्रैक्टिस रोक दी। मुझे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, इसे पचाने के लिए भी तो टाइम चाहिए। मैंने अपनी आंखें खोली और अपने स्टैट्स चेक किए। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मेरे सारे स्टैट्स में 0.1 का इजाफा हुआ था, और उस फायरी स्पिरिट क्रिस्टल की एनर्जी अभी भी बहुत सारी बची थी। वो आधी भी खत्म नहीं हुई थी। मेरे चेहरे पर एक पागलपन वाली स्माइल आ गई। ये सिर्फ बोलने वाली ताकत नहीं है, मेरा स्टैट्स पैनल सच में बढ़ रहा है। मैं उठकर अपने हाथों को घुमाया। कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर सकता था। मेरा शरीर ज्यादा स्टेबल था, मेरी सांसें एकदम स्मूथ चल रही थीं, और मेरा दिमाग बहुत हल्का महसूस हो रहा था। मैंने उस बूढ़े भेड़िए की तरफ देखा तुमने, तुम्हारा राजा अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। उस बूढ़े भेड़िए ने अपनी पूंछ हिलाई। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। तुम्हें भी लगता है कि मैं बजब हूं? सूरज ढल रहा था। मैं जमीन पर बैठकर एक लकड़ी से दिन गिनने के लिए निशान बना रहा था। एक लाइन, दूसरी लाइन, पूरी जमीन पर सही के निशान बने हुए थे। आज कौन सा दिन था? 105 या 106? मुझे अब दिन भी याद नहीं रह रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक इंसान के लिए किसी जंगल में अकेले रहना सबसे बड़ा डर नहीं है। सबसे बड़ा डर है समय की धुंध में खो जाना। आज, कल, परसों सब एक जैसा ही तो है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इंसान अंदर से टूटकर बिखर जाता है। नहीं, मेरे पास एकदम सही टाइम होना चाहिए। मैं ये नहीं भूल सकता कि मेरी उम्र कितनी है। ये सोचते ही मुझे तुरंत उस बड़े से लोहे के गोले की याद आई। वो सिविलाइजेशन सपोर्ट सिस्टम। भले ही उसका कुछ हिस्सा खराब हो चुका है, लेकिन उसका टाइमर अभी भी काम कर रहा है। बस मुझे वही चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपने स्टोरेज स्पेस में थोड़ी जगह बनानी होगी। मैंने उस बूढ़े भेड़िए को ऑर्डर दिया, घर का ध्यान रखना और यहाँ से हिलना मत। मैं उस बड़े लोहे के गोले को लाने जा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं वापस आकर तुम्हारे खाने में से गोश्त काट लूंगा। वो बूढ़ा भेड़िया तुरंत जमीन पर बैठ गया। बहुत अच्छे। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पीठ पर बांधी, अपने औजार लिए और निकल पड़ा। मैं फिर से उस फायर लिजर्ड वाली घाटी में पहुंचा। उस विशाल राक्षस की लाश जो पहले वहीं पड़ी थी, अब उसका सिर्फ कंकाल बचा था और उस पर भिन-भिनाती हुई वखियां उड़ रही थी। मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा। जिंदा थे तो राजा थे, और मरने के बाद सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा। पंगु महाद्वीप सच में किसी की कोई इज्जत नहीं करता। मैं सीधा गुफा के अंदर गया, उस बड़े लोहे के गोले को ढूंढा और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में डाल लिया। मेरा काम एकदम परफेक्ट था। वापस आते समय मैंने सोचा कि कुछ मेडिकल का सामान भी ढूंढ लूं, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मुझे दवाई या बैंडेज जैसी किसी चीज का नामो निशान तक नहीं मिला। मेदा सभ्यता ओ मेदा सभ्यता, तुम लोग इतनी हाई लेवल सभ्यता हो, फिर भी तुमने मेरे लिए एक गोली तक नहीं छोड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, दवाइयां नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। रास्ते भर मैं मशरूम और जड़ी बूटियां बीनता रहा, और मुझे मिर्ची जैसा दिखने वाला एक पौधा भी मिला। पायनियर आई ने स्कैन किया। जानकारी आई, हैरी घोस्ट अम्ब्रेला। ये एक ऐसा मशरूम है जिसमें शायद कोई जहर नहीं है, और इसका टेस्ट चिकन लेग जैसा लगता है।
मैंने सिर हिलाया। चलो चिकन लेग मशरूम भी चलेगा। डैंशन रूट, इसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। मैंने तुरंत उसकी जड़ें खोद ली। ये उस बूढ़े भेड़िए के काम आएगा। वो मिर्ची जैसा दिखने वाला पौधा एकदम सेफ था। जानकारी आई, इसका तीखापन लगभग 4000 स्कोविल है। मेरी आंखें चमक उठी। क्या बात है, अब छिपकली के गोश्त को फ्राई करने के लिए मेरे पास मसाले आ गए हैं। मैंने वो सारी चीजें अपने बैग में ठूस ली। मैंने सिर उठा के अपने कैंप की तरफ देखा। घर वापस जाकर मैं फिर से उस लोहे के गोले से इंसानों को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बस यही एक आखिरी उम्मीद है। ठीक उसी वक्त सेफ जोन में इंसानी सभ्यता की पहली ब्रांच यूनहाई शहर के सुपरनैचुरल रिसर्च सेंटर में माहौल बहुत ही टेंशन वाला था। उनका जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सेशन 1 घंटे का था, उसे मजबूरी में आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद एक रिसर्चर ने बोलना शुरू किया, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो सच में एक इंसान है। किसी वजह से वो अकेला ही सेफ जोन से बाहर चला गया और फिर उसे मीडा सभ्यता का वो सिविलाइजेशन सपोर्ट सिस्टम मिल गया और उसने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक दूसरे रिसर्चर ने तुरंत बात काटते हुए कहा, लेकिन क्योंकि उसका सिस्टम खराब है इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसका हमसे कांटेक्ट हो चुका है। पूरे मीटिंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या ये थ्योरी सही लग रही है? हाँ, लग तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बात एकदम मजाक लग रही है। सेफ जोन से अकेले बाहर निकलना, और वो भी पंगु महाद्वीप में जिंदा रहना। बाहर की दुनिया और सेफ जोन के समय की स्पीड का रेशो 100:1 है। सेफ जोन का एक दिन बाहर के 100 दिन के बराबर है। अगर कोई टॉप लेवल का स्पेशल फोर्स कमांडो भी होता तो उसके लिए भी वहां मजे से जिंदा रहना नामुमकिन था। और ऊपर से पंगु महाद्वीप में जादुई जीव हैं, अनजान वायरस हैं, खंडहर हैं और भयंकर राक्षस हैं। किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि बाहर की सभ्यता के लोग भी इंसानों जैसे ही दिखते हो और उनकी भाषा भी हमारी पृथ्वी की भाषा जैसी ही हो। हम बस गलती से एक ऐसी बाहरी सभ्यता से टकरा गए हैं जो हमारी भाषा बोलना जानती है। ऐसा होने का चांस बहुत कम है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। यूनहाई शहर के सबसे बड़े लीडर ली चुंग-होंग ने अपने सिर को सहलाया। आज उन्होंने एक ही दिन में इतने सारे अजीबोगरीब जादुई और टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम देख लिए थे कि उनका दिमाग सुन्न हो गया था। बाहर की दुनिया में वो इंसान एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही थी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और कहा, आखिरी फैसला यह है कि संपर्क करने की हर पॉसिबल कोशिश जारी रखो। कोई भी छोटी सी छोटी जानकारी इंसानों की जान बचाने में काम आ सकती है। सभी ने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बाकी शहरों के लीडर्स ने भी इस बात पर सहमति जताई कि कोई भी नई जानकारी मिलने पर उसे सबके साथ शेयर किया जाएगा। जल्द ही मीटिंग खत्म हो गई। ऊपर से तो सब लोग एक दूसरे से इज्जत से बात कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में लालच आ चुका था। जानकारी का मतलब है ताकत, और कोई भी अपनी ताकत हमेशा के लिए फ्री में नहीं बांटता। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रोफेसर ज़ैंग हुई तेजी से एक छोटे मीटिंग रूम में गए। उनका चेहरा बहुत सीरियस था। उन्होंने कहा, लीडर्स, फेस रिकग्निशन का रिजल्ट आ गया है। ली चुंग-होंग ने सिर उठाकर देखा। प्रोफेसर ज़ैंग हुई ने वो फाइल मेज पर रख दी और कहा, यह कंफर्म हो चुका है कि वीडियो में दिखने वाला वो लड़का यूनहाई शहर का ही नागरिक है। उसका नाम चैन फैन है। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों के चेहरे एकदम से बदल गए। हमारा ही आदमी, वो सच में यूनहाई शहर का है और वो अभी भी जिंदा है? प्रोफेसर ज़ैंग हुई ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन फेस रिकग्निशन का रिजल्ट एकदम सटीक है। 60 साल के एक सीनियर लीडर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या हमें ये बात बाकी शहरों को बतानी चाहिए? दूसरे लीडर ने तुरंत सवाल किया, बतानी चाहिए? क्या ये हमारे लिए खतरा नहीं होगा? यूनहाई शहर का एक आदमी बाहर की दुनिया में है और उसके पास मेइदा सभ्यता का वो सिस्टम भी है। अगर हमने ये बात बता दी तो बाकी शहर क्या सोचेंगे? ली चुंग-होंग ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम नहीं बताएंगे तब भी वो लोग अंदाजा लगा ही लेंगे। आखिरकार वो लड़का हमारी ही भाषा बोल रहा है। सीनियर लीडर ने उनकी तरफ देखा और पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि हमें खुद ही सबको बता देना चाहिए? ली चुंग-होंग ने सिर हिलाया। ये हमारे लिए एक हुक्म का इक्का है, और वो भी बहुत बड़ा। अभी हम 17 शहर ऊपर से साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी जानकारी हमेशा फ्री में नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है और मेरे पास नहीं, तो तुम मुझे वो फ्री में नहीं दोगे। आगे चलकर ये सब एक बिजनेस बन जाएगा, और चैन फैन बाहर की दुनिया से जुड़ने का हमारा इकलौता जरिया है। जब तक वो जिंदा है तब तक यूनहाई शहर के पास एक रहस्यमयी ताकत रहेगी। जब हम बाकी शहरों से डील करेंगे तो वो लोग 100 बार सोचेंगे, और 100 बार सोचने का मतलब है कि वो हमें ज्यादा अहमियत देंगे। कुछ देर बाद ली चुंग-होंग ने अचानक पूछा, चैन फैन के घर वालों का क्या हुआ? क्या उनके बारे में पता चला? एक ऑफिसर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, पता चल गया है। उसके पिता लू चियांग हुआ यूनहाई के 3rd हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट हैं और उसकी माँ भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उसकी बहन चेन शियावी यूनहाई एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल में 12th की स्टूडेंट है। उसके दादा दादी और नाना नानी शायद पृथ्वी पर ही रह गए हैं। वो लोग यहाँ टेलीपोर्ट नहीं हुए हैं। ली चुंग-होंग ने सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकाला। मैं खुद उन्हें कॉल करता हूँ। कॉल उठी और दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज है, हेलो, 3rd हॉस्पिटल, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, आप किससे बात करना चाहते हैं? ली चुंग-होंग ने बहुत आराम से कहा, मैं यूनहाई सिटी गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या आप डॉक्टर लू चियांग हुआ है? क्या चन फैन आपका बेटा है? दूसरी तरफ से आ रही सांसों की आवाज अचानक से तेज हो गई। हाँ,
वो कल घर नहीं आया था। क्या आप लोगों को वो मिल गया है या फिर वो पृथ्वी पर ही रह गया है? ली चुनहोंग ने सीधा जवाब नहीं दिया। हम आपको एक फोटो भेज रहे हैं, कृपया उसे देखकर बताइए कि क्या ये चनफैन ही है। कुछ सेकंड बाद फोटो भेज दी गई। फोन पर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर दूसरी तरफ से आ रही सांसों की आवाज और तेज हो गई। हाँ, शायद ये वही है। वो बहुत पतला हो गया है। वो कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? ली चुनहोंग ने भारी आवाज में कहा। डॉक्टर लू, प्लीज घबराइए मत। हमें आपसे एक और सवाल पूछना है। क्या चनफैन के पास कोई सुपर पावर है? सुपर पावर? लू चियोंग हुआ एकदम सन्न रह गए। मुझे नहीं पता, उसने मुझे कभी नहीं बताया। मीटिंग रूम में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें भी लगा कि यह नॉर्मल है। सुपर पावर्स के बारे में जब तक कोई खुद न बताए या फिर उसे इस्तेमाल न करे, तब तक दूसरों को पता चलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद उन्होंने चनफैन की मां को कॉल किया। उनका भी यही जवाब था। फिर उन्होंने चनफैन की बहन को कॉल किया। चेन शियाओई की आवाज से ही पता चल रहा था कि वो बहुत छोटी है और घबराई हुई है। हेलो, हम यूनहाई सिटी गवर्नमेंट से बोल रहे हैं। क्या तुम चेन शियाओई हो? हाँ, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे भाई चनफैन ने कभी तुमसे किसी सुपर पावर के बारे में बात की थी? फोन पर 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर उस लड़की ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हाँ, उसने बताया था। ली चुनहोंग की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सी पावर? उसने कहा था कि ये शायद स्पेस एबिलिटी है। उसे ये पावर बस कुछ ही दिन पहले मिली थी, इसलिए वो इसके बारे में किसी को बता नहीं पाया। लड़की की आवाज कांपने लगी। सर, मेरा भाई कहाँ है? क्या उसे कुछ हो गया है? ली चुनहोंग ने फोन पकड़े हुए कुछ देर सोचा। अब उसे कैसे समझाएं? तुम्हारा भाई पृथ्वी पर नहीं है, वो सेफ जोन में भी नहीं है। वो शायद मेडा सभ्यता के खंडहरों में घूम रहा है। ये बात कौन मानेगा? आखिरकार ली चुनहोंग ने बस इतना ही कहा। चेन शियाओई, प्लीज तुम शांत हो जाओ। हम तुम्हारे परिवार से बात करने के लिए अपने एक ऑफिसर को भेजेंगे। हम तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देंगे। कॉल कटते ही मीटिंग रूम में जैसे धमाका हो गया। वहां मौजूद यंग एक्सपर्ट्स अपनी खुशी नहीं छुपा पा रहे थे। स्पेस एबिलिटी? ये पावर तो बहुत ही रेयर है। उसकी बहन के हिसाब से चनफैन एक अलग स्पेस बना सकता है और उसके अंदर छुप सकता है। बाहर से न तो कोई उसे देख सकता है, नहीं छू सकता है। क्या ये स्पेस एबिलिटी नहीं है? एक ने तुरंत कहा। पृथ्वी के खुले डेटा के हिसाब से स्पेस एबिलिटी वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक जो छोटी दूरी तक टेलीपोर्ट हो सकता है और दूसरा जो दीवारों के आर पार जा सकता है। लेकिन चनफैन की ये पावर तो उन दोनों से कहीं ज्यादा धांसू लग रही है। ली चुनहोंग फाइल्स को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गए। तो फिर वो बाहर कैसे गया? एक रिसर्चर ने अपना सिर पीटा। मेरे पास एक थ्योरी है। शायद उस वक्त चनफैन अपने स्पेस के अंदर था। जब सिविलाइजेशन स्क्रीनिंग शुरू हुई और पृथ्वी गायब हो गई, तब चनफैन नॉर्मल स्पेस में नहीं था, इसलिए वो इस स्क्रीनिंग से बच गया। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर झैंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत एक पेन लेकर मेज पर गोले बनाने शुरू कर दिए। पृथ्वी एक बहुत बड़ा स्पेस है और चनफैन का वो छोटा स्पेस एक दूसरा छोटा स्पेस है। सेफ जोन सिर्फ नॉर्मल स्पेस के जीवों को स्कैन करता है, लेकिन क्योंकि वो उस छोटे स्पेस में छुपा हुआ था, इसलिए वो इस सिस्टम की नजरों से बच गया। ली चुनहोंग का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। क्या इंटरस्टेलर अलायंस से इतनी बड़ी गलती हो सकती है? प्रोफेसर झैंग ने सिर हिलाया। ये जरूरी नहीं कि ये कोई गलती हो। अगर वो एक प्रोग्राम की तरह काम करता है तो ये उस सिस्टम का एक लूप होल है। ऐसा नहीं है कि वो चनफैन को ढूंढ नहीं पाया, बल्कि चनफैन उसकी स्कैन करने की रेंज में ही नहीं था। सभी लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, यार, ये लड़का तो बहुत ही पनौती है। अभी तो उसे पावर मिली ही थी, वो बस उसे ट्राई कर रहा था और खेलते खेलते पृथ्वी ही गायब हो गई। मीटिंग रूम का सीरियस माहौल अचानक हल्का हो गया और ली चुनहोंग भी हंस पड़े। सच में बहुत पनौती है। जब ये सब हुआ, मैं कल्चर फेस्टिवल का उद्घाटन कर रहा था। मैंने अभी माइक नीचे भी नहीं रखा था कि पूरा शहर ही हवा में उड़ने लगा। एक आर्मी ऑफिसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा हाल तो इससे भी डरावना था। हमारी टुकड़ी ग्रेनेड फेंकने की प्रैक्टिस कर रही थी। एक ग्रेनेड बस हवा में ही था कि शहर हवा में उड़ने लगा। एक नए जवान का तो डर के मारे चेहरा ही सफेद पड़ गया था। उसे लगा कि उसने ग्रेनेड फेंककर पूरी पृथ्वी को ही उड़ा दिया है। मीटिंग रूम में सब जोर जोर से हंसने लगे। प्रोफेसर झैंग ने हल्का सा खांसते हुए सबको वापस मुद्दे पर लाया। लीडर्स, चनफैन इस वक्त बहुत खतरे में है। हम 1 करोड़ लोग सेफ जोन के अंदर होने के बाद भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और वो पंगु महाद्वीप में बिल्कुल अकेला है और बाहर का समय भी हमसे 100 गुना तेज चल रहा है। हमें उसकी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ली चुनहोंग ने मेज पर हाथ मारा। पहला फैसला, चनफैन की पहचान अब कोई राज नहीं है। हम सभी शहरों को बता देंगे कि वो यूनहाई शहर का नागरिक है, ताकि कोई और उसे अपना आदमी ना बता सके और ना ही कोई उसका गलत फायदा उठा सके। सभी ने सिर हिलाया। सच छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इसे सबको बता देना ही ठीक रहेगा। ली चुनहोंग ने आगे कहा, दूसरा फैसला, हमें उससे कांटेक्ट करने के नए तरीके ढूंढने होंगे। उसकी मशीन खराब लग रही है। वो हमें वीडियो भेज पा रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं सुन पा रहा। हमें कुछ भी करके उसे ये बताना होगा कि हम उसे देख सकते हैं। किसी ने तुरंत पूछा, क्या हमारे पास कोई टेलीपैथी वाला इंसान है? टेलीपैथी ज्यादातर जुड़वा बच्चों में होती है। चनफैन की एक बहन है, लेकिन वो दोनों जुड़वा नहीं है और उसकी बहन के पास कोई पावर भी नहीं है। तो फिर क्या बाकी शहरों के पास कोई ऐसा इंसान है? अभी कुछ पता नहीं।
नहीं। सब लोग एक साथ बोलने लगे, लेकिन कोई भी किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। यूनहाई शहर उसे एक मैसेज तक नहीं भेज सकता था। वो बस स्क्रीन के इस पार बैठकर परेशान हो रहे थे। कुछ पुराने लीडर्स की हालत खराब हो रही थी। वो एक दिन और एक रात से नहीं सोए थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। ली चुनहोंग खड़े हुए और बोले, आप सब जाकर आराम कीजिए, हम चेनफान पर नजर रखेंगे, लेकिन जुनहाई शहर को भी तो चलाना है। 1 करोड़ लोगों को खाना देना है, पानी देना है और शहर का माहौल भी शांत रखना है। उन्होंने ज़ैंग हुई की तरफ देखा। प्रोफेसर ज़ैंग, आपने बहुत काम किया है, आप अपनी ड्यूटी जारी रखिए और बाकी देशों से बातचीत पर भी नजर बनाए रखिए। ज़ैंग हुई ने सिर हिलाया। आप बेफिक्र रहिए, मेरे यहाँ बहुत सारे यंग लोग हैं, वो सब इतने एक्साइटेड हैं कि उन्हें वैसे भी नींद नहीं आने वाली। ली चुनहोंग मुस्कुराए। इस नई दुनिया को आप जैसे यंग लोगों की ही जरूरत है। लीडर्स के जाते ही ज़ैंग हुई ने भी एक जम्हाई ली। वो मेज पर सिर रखकर कुछ देर के लिए आंखें बंद करना चाहते थे, लेकिन उनका दिमाग इतना थका हुआ था कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। यहाँ इतनी सारी जादुई चीजें हो रही थीं और उनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाने की। यूनहाई शहर 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 1 करोड़ लोगों का पेट भरना कोई मजाक नहीं था। खेती की जमीन कम थी और अनाज का स्टॉक भी लिमिटेड था। अगर उन्हें जल्दी ही ज्यादा फसल देने वाले पौधे नहीं मिले तो आगे चलकर लोग भूख से मरने लगेंगे। ज़ैंग हुई ने अपना सिर सहलाते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, हमारे पास अभी 1 साल का अनाज बचा है, जो काफी है। शायद बाकी शहरों के पास इतना भी ना हो। उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि फोन बज उठा। ज़ैंग हुई ने फोन उठाया। क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज डर के मारे कांप रही थी। प्रोफेसर ज़ैंग, कम्युनिकेशन स्क्रीन फिर से चालू हो गई है। चेनफान ने कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजी है। ज़ैंग हुई झटके से खड़े हो गए। जल्दी चलो। पंगु महाद्वीप के उस मेदा सभ्यता वाले पुराने डेटा सेंटर में मैं बड़े मजे से गोश्त खा रहा था। मैंने फायर लिजर्ड के गोश्त के पतले पतले टुकड़े काटे और उन्हें लोहे की प्लेट पर रख दिया। उसकी चर्बी पिघलकर चरचर की आवाज करने लगी। मैंने ऊपर से थोड़ा नमक और मशरूम डाले और साथ में कुछ ताजी हरी मिर्चें भी डाल दी। उसकी खुशबू सीधा मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। मैंने गोश्त का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। मेरा पूरा शरीर खुशी से झूम उठा। आहा, इसे कहते हैं असली खाना। पास ही रखा वो बड़ा सा लोहे का गोला काफी देर से धूप सेंक रहा था। मैंने खाते खाते उसका एक बटन दबाया। मेरे पुराने दोस्त, अब तक तो तुम फुल चार्ज हो गए होगे, अब मरे होने का नाटक मत करो, जल्दी से इंसानों को लगाओ। मैंने अपना आईडी डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे थे। क्या पता सच में कांटेक्ट हो जाए। मुझे बस एक मौका चाहिए। अगर मैं उनसे कांटेक्ट कर पाया तो मैं पूरी इंसानी सभ्यता को हिला कर रख दूंगा। मैंने उस लोहे के गोले को थपथपाया। स्क्रीन अभी भी काली थी। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हेलो इंसानों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं चेनफान हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने गोश्त का एक और बड़ा सा टुकड़ा मुंह में ठूस लिया और साथ ही ये भी कहा, वैसे ये फायर लिजर्ड का गोश्त बहुत टेस्टी है। सेफ जोन के यूनहाई शहर के कम्युनिकेशन रूम में ये पूरा नजारा बाकी बड़े शहरों के सिविलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर भी लाइव चल रहा था। रिसर्चर्स मुझे गोश्त खाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक यंग पीएचडी स्टूडेंट ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या वो उस बड़ी सी फायर लिजर्ड को खा रहा है? पास खड़ी एक फीमेल रिसर्चर का चेहरा सफेद पड़ गया। जादुई जीव का गोश्त, वो उसे ऐसे ही फ्राई करके खा रहा है? वो तो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। उससे हम अंगों को उगाने के एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, सुपर एंटीबायोटिक्स बना सकते थे, यहाँ तक कि जादुई पौधों के बीज भी उगा सकते थे। उस फीमेल रिसर्चर ने एक पल के लिए रुककर कहा, उसकी उस एक बाइट की कीमत शायद 10 मिलियन के रिसर्च फंड के बराबर होगी। एक दूसरे रिसर्चर ने याद दिलाते हुए कहा, अब पैसों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उस फीमेल रिसर्चर ने उसे घूर कर देखा। तो क्या हुआ? ये 10 मिलियन के लेवल का रिसर्च रिसोर्स है। ये बर्बादी नहीं है, ये तो सीधा हम रिसर्चर्स के दिलों को उस गर्म लोहे की प्लेट पर रखकर फ्राई करने जैसा है। और तभी मैंने स्क्रीन के सामने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यार रोज रोज यही सब खाकर बोर हो गया हूं। बहुत दिनों से असली सफेद चावल खाने का मन कर रहा है। कम्युनिकेशन रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अब मुझे इस लड़के पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। क्या ये जानबूझकर हमें जला रहा है? वो फीमेल रिसर्चर अपना सीना पकड़े खड़ी थी। ये तो एकदम टॉप लेवल का दिखावा है। हम लोग यहाँ एक एक चीज के लिए रो रहे हैं और वो वहाँ जादुई गोश्त खा खाकर बोर हो रहा है। क्या ये मजाक है? ज़ैंग हुई ने स्क्रीन की तरफ देखा और उनका चेहरा अजीब सा हो गया। छोड़ो, इतना दिल मत जलाओ। कम से कम इससे एक बात तो साबित हो गई कि उसके पास खाना है और वो भी टॉप क्वालिटी का। ये सुनकर सबको थोड़ी तसल्ली हुई। हाँ, वो जिंदा है, वो गोश्त खा रहा है और उसे चावल खाने की याद आ रही है। ये सब एक अच्छी खबर ही तो है। ठीक उसी वक्त एक और कम्युनिकेशन डिवाइस बज उठा। इंसानी सभ्यता की छठी ब्रांच ने कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजी है। ज़ैंग हुई ने तुरंत कहा,
उठाओ। स्क्रीन चालू हुई और उस पर प्रोफेसर एडवर्ड दिखाई दिए। उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। प्रोफेसर जैंग, क्या वो लड़का आप लोगों के यूनहाई शहर का है? क्या वो किसी तरह पैंगू महाद्वीप में पहुंच गया है? उसका ये तरीका पूरी इंसानियत के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। जैंग हुई ने आधा सेकंड सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ आपके एक ही सवाल का जवाब दूंगा। वो लड़का जो गलती से पैंगू महाद्वीप में पहुंच गया है, वो सच में हमारे यूनहाई शहर का ही है। बाकी सब टॉप सीक्रेट है। प्रोफेसर एडवर्ड ने अपनी आंखें छोटी की। तो क्या आपके पास उससे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता है? जैंग हुई ने उल्टा सवाल किया, क्या आपके शहर में कोई टेलीपैथी वाला इंसान है? प्रोफेसर एडवर्ड तुरंत समझ गए, तो आप लोग भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अफसोस, हमारे पास भी अभी कोई ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद जरूर कर सकते हैं। जैंग हुई सीधे होकर बैठ गए। बताइए, एडवर्ड ने कहा। चेन फैन के पास जो कम्युनिकेशन मशीन है, उसकी सिर्फ स्क्रीन और आवाज खराब लग रहे हैं। उसका मेन सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, वरना वो हमें वीडियो नहीं भेज पाता। इसलिए हम स्क्रीन और आवाज को छोड़कर उसके किसी और फीचर से उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैंग हुई की आंखें सिकुड़ गई। जैसे कि वाइब्रेशन? एडवर्ड ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। अगले ही पल यूनहाई शहर के कम्युनिकेशन रूम में रखा वो बड़ा सा लोहे का गोला अचानक से वाइब्रेट होने लगा और उसमें से एक छोटी सी अलार्म की आवाज भी आई। सभी लोग चौंक कर उस लोहे के गोले की तरफ देखने लगे। जांग हुई की आंखें चमक उठीं। क्या इसमें ऐसा भी कोई फीचर है? एडवर्ड ने सिर हिलाया। ये एक बैकअप चैनल है। स्क्रीन खराब है, स्पीकर खराब है, लेकिन शायद हार्डवेयर का वाइब्रेशन अभी भी काम कर रहा हो। हम आपको ये तरीका बताने के लिए तैयार हैं। इस बार आप लोग खुद उसे ये वाइब्रेशन भेजिएगा। जांग हुई चुप रहे। एडवर्ड ने आगे कहा, उसका समय हमसे 100 गुना तेज चल रहा है। अगर आप लोग कुछ मिनट भी सोचेंगे तो उसके वहां बहुत सारा समय बीत चुका होगा। प्रोफेसर जांग, सबसे पहले उसे ये बताना जरूरी है कि इंसानों ने उसकी आवाज सुन ली है। इस बात ने सीधा जांग हुई के दिल पर वार किया। उन्होंने बिना किसी देरी के कहा, ठीक है, हम आपकी ये मदद हमेशा याद रखेंगे। एडवर्ड मुस्कुराए। आगे चलकर जब हम आपस में डील करेंगे तो एक दूसरे पर शक करने से अच्छा है कि हम मिलकर काम करें। जांग हुई ने सिर हिलाया। कम से कम अभी के लिए तो हम ऐसा ही करेंगे। उधर पंगु महाद्वीप में मैं उस लोहे के गोले के सामने बैठे बैठे पक चुका था। स्क्रीन अभी भी काली थी, ना कोई आवाज ना कोई जवाब। मैंने उसे एक लात मारी। मुझे पता था कि जितनी उम्मीद लगाऊंगा उतना ही दुखी होऊंगा। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था और मैंने उस लोहे के गोले को 2-4 गालियां दे डाली। हेलो इंसानों, क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? कुछ तो जवाब दो। मेरी आवाज सुनकर भड़भड़ करते हुए भेड़िए वहां आ गए। वो मेरे चारों तरफ घूमकर अपनी पूंछ हिलाने लगे। उनकी बड़ी बड़ी पूंछ मेरे शरीर पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई छोटी झाड़ू फेर रहा हो। मेरी भौहें तन गई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं इंसानों को बुला रहा हूं, तुम्हें नहीं। तभी भेड़ियों के छोटे बच्चे भी वहां आ गए। हाँ, जब मैं 1 हफ्ते तक बीमार पड़ा था तब इन फीमेल भेड़ियों ने एक के बाद एक बच्चे पैदा कर दिए थे। अब मेरे कैंप में 10 से ज्यादा छोटे भेड़िए हो गए थे। छोटे पैर, गोल गोल पेट, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। एक छोटा भेड़िया मेरे पैर के पास आकर गिरा और बहुत ही प्यारी सी आवाज में भौंकने लगा। उसकी वो गोल गोल आंखें सीधा मेरे दिल पर वार कर रही थी। मेरा चेहरा सख्त हो गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। तुम लोग भेड़िए हो, तुम्हें खुद शिकार करना सीखना होगा। वो छोटा भेड़िया मेरे पैर को पकड़कर लगातार भौंक रहा था। मैंने 3 सेकंड तक खुद को कंट्रोल किया और फिर एक छोटी सी मछली निकालकर उसे दे दी। लो, खा लो। उस छोटे भेड़िए ने उसे एक ही बाइट में निगल लिया और अपनी पूंछ तेजी से हिलाने लगा। मैंने अपना माथा पीटा। यार, मैंने फिर से इन्हें खिला दिया। मैंने उस बूढ़े भेड़िए की तरफ उंगली उठाई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस बूढ़े भेड़िए के पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। वो लंगड़ाता हुआ आया और बहुत ही मासूमियत से एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, भेड़िए का झुंड तो फीमेल चलाती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उसे धीरे से एक लात मारी। ज्यादा नौटंकी मत करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम इन सबको शिकार करना सिखाओगे। अगर गोश्त खाना है तो खुद मार कर लाओ। मैं तुम सबको ऐसे मुफ्त में नहीं खिलाने वाला। 3 सेकंड बाद मैंने फिर से मुट्ठी भर छोटी मछलियां निकालकर उनकी तरफ फेंक दी। मैं एकदम सन्न रह गया। यार, मैं इन्हें फिर से क्यों खिला रहा हूं? मेरा मन इतना कमजोर क्यों है? और तभी बज़, वो बड़ा सा लोहे का गोला अचानक 2 बार वाइब्रेट हुआ। मैं झटके से मुड़ा। ये हिला। मैं दौड़कर उसके पास गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सीधा उस मेटल के गोले पर अपना हाथ रख दिया। क्या इंसानों ने सच में मुझे कांटेक्ट कर लिया है? लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे की खुशी गायब हो गई। स्क्रीन अभी भी काली थी, बस वो ठंडा लोहे का गोला गर्म हो रहा था। और तभी पी 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 एक तेज अलार्म बजने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। अरे नहीं यार, कहीं ये फटने तो नहीं वाला है। मैंने उसे 2 सेकंड तक घूर कर देखा और फिर बिना सोचे उसे बंद कर दिया। छोड़ो यार, जान ज्यादा जरूरी है। कहीं ये गोला मेरे कैंप को ही उड़ाकर राख ना कर दे। ठीक उसी वक्त सुपरनैचुरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्क्रीन एकदम नीली पड़ गई। कनेक्शन लॉस्ट, डू यू वांट टू रिकनेक्ट? मीटिंग रूम में हाहाकार मच गया। उसने बंद कर दिया, उसने वीडियो बंद कर दिया। जल्दी दोबारा कांटेक्ट करो। प्लीज वेट, कनेक्टिंग टू मेडा सिविलाइजेशन। आधा दिन बीत गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैंग युआई ने अपना माथा पीटा। सत्यानाश, हम तो अच्छा करने गए थे लेकिन सब उल्टा हो गया। किसी ने घबराते हुए पूछा, क्या वो ये नहीं समझ पाया कि हमने उसे बता रहे थे कि हमने उसे कांटेक्ट कर लिया है?
ज़ैंग युई ने गहरी सांस ली। प्रॉब्लम यह है कि उसे शायद मोर्स कोड नहीं आता और हमारे समय की स्पीड में भी बहुत फर्क है। हमारा 1 सेकंड उसके 100 सेकंड के बराबर है और हम ये वाइब्रेशन लगातार भी नहीं भेज सकते। वो वहाँ काफी देर तक इंतजार कर रहा होगा और उसे बस एक वाइब्रेशन और एक अलार्म सुनाई दिया। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम उसे बंद नहीं करते? सभी लोग चुप हो गए। ज़ैंग युई ने अपना सिर सहलाया। अच्छी खबर यह है कि अलार्म और वाइब्रेशन काम कर रहे हैं। बुरी खबर यह है कि हम उसे पूरी बात नहीं बता पाए और चेन फैन को गलतफहमी हो गई है। ज़ैंग युई ने तुरंत आईटी एक्सपर्ट शैंग सेनवेन को कॉल किया। शैंग सेनवेन पूरी बात सुनकर सन्न रह गए। प्रोफेसर ज़ैंग, आपकी ये डिमांड बहुत अजीब है। मशीन का अलार्म सिर्फ पीपी ही कर सकता है। ये उसकी मशीन की बनावट की वजह से है। ज़ैंग युई ने तेजी से कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उसे इतना समझ आ जाए कि हमने उसे कांटेक्ट कर लिया है और वो अपनी मशीन बंद न करे। शैंग सेनवेन 2 सेकंड तक चुप रहे। ये मोर्स कोड से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जल्द ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहां आ गए और उस लोहे के गोले पर काम करने लगे। वो स्क्वायर वेव और ट्रायंगल वेव को मिलाकर कुछ और आवाजें बनाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो, सेफ जोन के 1 घंटे का मतलब है कि उसके वहां कई दिन बीत जाएंगे। अगर हमने देर कर दी तो शायद वो मारा जाए। और तभी वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में एक आवाज गूंजी। आइटम एट्रीब्यूट सिस्टम अपडेट हो चुका है। जादुई चीजों को 8 लेवल में बांटा गया है। पुअर, नॉर्मल, फाइन, एक्सेलेंट, लेजेंडरी, एपिक, इमॉर्टल और मिथिक। जादुई चीजों को पहचानने की स्किल मिलने के बाद आप उनका लेवल और असर देख सकते हैं। ज़ैंग युई का चेहरा बदल गया। इंटरस्टेलर अलायंस ने इसी वक्त ये इक्विपमेंट सिस्टम क्यों अपडेट किया? पंगु महाद्वीप के उस बंकर के बाहर मैं एक पत्थर पर बैठकर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क की प्रैक्टिस कर रहा था, जो धीरे धीरे चमक रहा था। अचानक वो ठंडी आवाज आई, आइटम एट्रीब्यूट सिस्टम अपडेट हो चुका है। जादुई चीजों के लेवल खोल दिए गए हैं। मैंने आंखें खोली। इक्विपमेंट सिस्टम। मेरे आसपास के भेड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटे भेड़िए आपस में ही लड़ रहे थे। लगता है कि ये आवाज सिर्फ बुद्धिमान जीवों को ही सुनाई देती है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपने पास रखी 3 जादुई चीजें निकाली। मैंने उन्हें स्कैन किया। उस परगेटरी डीमन स्पाइडर के बच्चे की पीठ का डिजाइन, ये दुश्मनों के दिमाग पर असर डाल सकता है। एक्सेलेंट लेवल, फायरी स्पिरिट क्रिस्टल, फाइन लेवल, फायर लेजर्ड की खाल, नॉर्मल लेवल और वो फ्यूल क्रिस्टल्स, ये किसी लेवल में नहीं आते। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई, इनके स्टैंडर्ड काफी हाई हैं। फिर मैंने उस फायर लेजर्ड की खाल को ध्यान से देखा और मेरी आंखों की चमक बदल गई। अगर मैं जादुई चीजों से खुद कोई सामान बनाऊं तो शायद मुझे कोई नया माइलस्टोन मिल जाए। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मेरा मकसद बहुत क्लियर था, मुझे ये रिवॉर्ड लूटना है। मुझे बाकी सभी सभ्यताओं से पहले इसे लूटना है। मेरे पास सामान है, मेरे पास 100 टाइम्स टाइम स्पीड का फायदा है और मुझे पता है कि माइलस्टोन से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है और मैं इसे अभी इस्तेमाल करूंगा। मैं वापस बंकर में गया और उस बड़े लोहे के गोले को फिर से चालू कर दिया। उसकी लाइट जल उठी। इस बार कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ और न ही कोई अलार्म बजा। मैंने चैन की सांस ली। चलो ठीक है, जब तक ये फटेगा नहीं तब तक सब ठीक है। इंसानों को मेरी आवाज सुनाई दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस उन्हें वो शानदार माइलस्टोन दिखाना चाहता हूं। मैंने कभी चमड़े का काम नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था कि चमड़े को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, वरना वो खराब हो जाएगा। पहला स्टेप, इसकी गंदगी और तेल निकालना। मैंने खंडहरों से खराब हो चुके पाउडर का एक डब्बा निकाला था, जो शायद वॉशिंग पाउडर था। इसमें थोड़े बहुत केमिकल्स बचे थे जो गंदगी साफ करने के काम आ सकते थे। हालत खराब थी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैंने फायर लेजर्ड की खाल को उस पानी में पूरे 2 दिन तक भिगो कर रखा। फिर चाकू से उसकी चर्बी साफ की, उसे खींचा और सूखने के लिए रख दिया। पायनियर आई ने जानकारी दी, फायर लेजर्ड की खाल, नॉर्मल लेवल माइनस। मेरी आंख फड़क उठी। माइनस? इसका मतलब इसका लेवल गिर रहा है। मैंने दांत पीसकर अपना काम जारी रखा। ये सिर्फ एक खाल नहीं है, ये मेरे फ्यूचर के कपड़े, पैंट और जूते हैं। ये पांगु महाद्वीप में जिंदा रहने के लिए मेरा इक्विपमेंट है। सूखने के बाद जानकारी फिर से बदल गई। एक जादुई जीव की खाल जिसकी गंदगी निकाल दी गई है। इसे साफ करने वाला कोई बहुत बड़ा कंजूस लगता है, जिसने एक अच्छा क्लीनिंग लिक्विड तक इस्तेमाल नहीं किया। नॉर्मल लेवल माइनस माइनस। मेरा चेहरा काला पड़ गया। 2 बार माइनस हद होती है। पायनियर आई ने आगे बताया, इसे सॉफ्ट करने के लिए एलम की जरूरत होगी, जिससे इसकी इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और इसमें सिकुड़न नहीं आएगी। मैंने अपना सिर पीटा। एलम? मुझे याद आ रहा है कि उस केमिकल फैक्ट्री के खंडहरों में शायद ये था। मैंने जोर से आवाज लगाई, चलो बूढ़े भेड़ियों, कबाड़ बीनने का टाइम आ गया है। सेफ जोन में। मेरे वापस ऑनलाइन आते ही रिसर्च इंस्टीट्यूट में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे वाइब्रेशन भेजे। अगर कोई नया सिग्नल भेजने पर मैंने उसे फिर से बंद कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने पांगु महाद्वीप में कई दिनों तक काम किया था, लेकिन सेफ जोन में सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त ही बीता था। मुझे देखकर इंस्टीट्यूट ने तुरंत अपनी टीम में और लोग जोड़ लिए। PhD स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी
साइकोलॉजिस्ट्स, मटेरियल एक्सपर्ट्स सब काम पर लग गए। एक ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वो जानबूझकर अपना कैमरा अपने वर्किंग एरिया की तरफ कर रहा है। उसे नहीं पता कि हम उसे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन वो फिर भी सब कुछ शेयर करना चाहता है। साइकोलॉजिस्ट ने तुरंत नोट किया, चीजें शेयर करना अकेलेपन से लड़ने का एक तरीका है। एक दूसरे एक्सपर्ट ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उसके शरीर की ताकत नॉर्मल नहीं है। एक आम इंसान इतना काम करके बहुत पहले ही थक कर गिर जाता। क्या उसके पास एक से ज्यादा पावर्स हैं? इसे तुरंत नोट करो। तभी किसी ने स्क्रीन के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुको, वो शहर के खंडर हैं। वीडियो में टूटे हुए घर और जंग लगे हुए लोहे के खंभे दिखाई दे रहे थे। मीटिंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। मीडिया सभ्यता वो सच में खत्म हो चुकी है। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सबके दिमाग में एक ही सवाल था, पहले के 8 एरा का क्या हुआ? वो सारी सभ्यताएं कहाँ गईं? अब बस एक खौफनाक सन्नाटा ही बचा था। कुछ देर बाद मटेरियल एक्सपर्ट ने कहा, उसका चमड़ा साफ करने का तरीका बहुत ही रफ है, लेकिन अकेले होते हुए भी वो इतना सब कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो पक्का यहाँ लंबे समय तक जिंदा रहने की तैयारी कर रहा है। उसके इतना कहते ही वीडियो में मैं एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बंकर में वापस आता हुआ दिखा। मेरे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैंने वो प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर उठाया। लो आ गया एलम। मैंने एलम को पानी में डाला, थोड़ा इंडस्ट्रियल नमक मिलाया और उसे मिक्स करने लगा। वो खाल बहुत भारी थी, एक एक टुकड़ा 100 किलो से भी ज्यादा का था। मैं उसे मिक्स करते करते हंसते हुए खुद से बातें कर रहा था। पांगू महाद्वीप 9 तेरा सुबह के 4:15। टूटे फूटे घर में सो रहे बूढ़े चैन को भेड़ियों ने आवाज देकर उठाया। भेड़िए ने कहा आऊं, जिसका इंसानी भाषा में मतलब है उठ जा, काम पर चल। ये कहकर मैं खुद ही हंसने लगा। भले ही मैं बहुत थक गया था, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क और इटर्नल बॉडी की पावर थी। जब तक मुझे कोई बहुत गहरी चोट न लगे तब तक मेरे तीनों स्टैट्स अगले दिन तक पूरी तरह से रिकवर हो जाते थे और मैं बहुत तेजी से ताकतवर भी हो रहा था। आखिरकार मैंने फायर लिजर्ड का गोश्त जो खाया था, अब शायद मैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक हूं। मैंने अपना काम जारी रखा। मैं खाल को पलटता और सूखने के लिए रख देता। 2 दिन और बीत गए। आखिरकार फायर लिजर्ड की वो खाल लाल रंग से बदलकर गहरे भूरे रंग की हो गई थी और उसकी बदबू भी काफी कम हो गई थी। मैंने तुरंत उसे स्कैन किया। जादुई जीव की वो खाल जिसे बहुत ही बेकार तरीके से साफ किया गया है। घटिया काम की वजह से इसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। पुअर लेवल। इसकी छुपी हुई पावर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं हुई है। मेरे चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। पुअर लेवल। मैं दौड़ कर गया और मैंने सारी खालों को चेक किया। वो सब पुअर लेवल की हो चुकी थीं। मैंने इतनी मेहनत की और आखिर में उसकी क्वालिटी ही गिर गई। पृथ्वी पर मशीनों से बना हुआ सामान सस्ता होता है और हाथ से बना हुआ महंगा। इंटरस्टेलर अलायंस को क्या पता इन सब के बारे में। गालियां देने से वो खाल वापस तो ठीक नहीं होने वाली थी, इसीलिए मैंने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, पुअर लेवल भी तो जादुई चीजों की लिस्ट में आता है। अगर मैं इससे कोई इक्विपमेंट बना लूं तो शायद मुझे माइलस्टोन मिल जाए। मैं सच में बहुत बड़ा जुगाड़ू हूं। इसके बाद मैंने सुई धागे का इंतजाम किया। सुई के लिए मैंने पगट्री डीमन स्पाइडर के पैर के कांटे इस्तेमाल किए और धागे के लिए आदमखोर फूल की वो बेल। मैं बहुत खुश था। मेरे सामान का लेवल एकदम टॉप क्लास था। मुझे सिलाई करना नहीं आता था, लेकिन 2 खानों को एक साथ सिलना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं था। सबसे पहले मैंने एक स्लीपिंग बैग बनाने का फैसला किया। मेरे पास कोई रजाई नहीं थी और बिना रजाई के मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने फायर लिजर्ड के पेट की सबसे सॉफ्ट खाल चुनी, जो छूने में एकदम कारपेट जैसी लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसे डबल बेड की साइज का बनाऊंगा, बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। वो बूढ़ा भेड़िया मेरे पास आया और उस स्लीपिंग बैग पर लोटपोट होने लगा। मैंने उसे एक लात मारी, भाग यहां से, ये मेरा बिस्तर है। वो छोटे भेड़िए भी वहां आ गए और वो सब मिलकर मेरे स्लीपिंग बैग पर कब्जा करने लगे। वो आपस में लड़ रहे थे और प्यारी सी आवाजें निकाल रहे थे। उन्हें देखकर मेरा मारने का मन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, पहले तुम लोग इस लग्जरी बेड का मजा ले लो। 3 घंटे बाद मेरा स्लीपिंग बैग तैयार था। मैंने तुरंत उसे स्कैन किया। फायर लिजर्ड स्लीपिंग बैग। इसे जादुई जीव की बहुत ही घटिया खाल से सिला गया है। ये आपको गर्म रखेगा और बहुत कंफर्टेबल भी है, लेकिन इसे बनाने का तरीका इतना घटिया है कि इसे देखा भी नहीं जा सकता। तुमने इतने अच्छे सामान को बर्बाद कर दिया। आखिरी की उन 4 बातों को देखकर मेरा चेहरा लटक गया। अगर इसे जादुई चीजों की लिस्ट में नहीं रखा गया तो मेरे माइलस्टोन का क्या होगा? मैंने तुरंत मेदा सभ्यता के डॉक्यूमेंट्स पलटे और जल्द ही मुझे काम की बात मिल गई। फायर लिजर्ड की खाल में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस की पावर होती है, लेकिन उसके मरने के बाद ये पावर छुप जाती है और अपने आप एक्टिवेट नहीं होती। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल खाल है। डॉक्यूमेंट्स में इसे एक्टिवेट करने के 3 तरीके लिखे थे। पहला, फिजिकल हार्मनी। इसमें हल्के इलेक्ट्रिक करंट से नर्वस सिस्टम को जगाया जाता है। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया, मैं यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से लाऊंगा? दूसरा, कैटालिटिक हार्मनी। इसमें अलग अलग पावर्स वाले सामान को मिलाकर एक दूसरे को एक्टिवेट किया जाता है। मैंने फिर से सिर हिलाया। मेदा सभ्यता को यह तरीका सीखने में 300 साल लग गए थे, मैं इसे अभी कैसे सीख सकता हूँ? तीसरा, स्पिरिचुअल हार्मनी। इसके लिए आपको बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए, एक ऐसी पावर जो सिर्फ गजब के कारीगरों में होती है। 10 मिनट बाद मैं अपनी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई को देखकर चुप हो गया। समझ गया मैं कोई गजब का कारीगर नहीं हूँ। मैंने दूसरी चीज की तरफ देखा। पर्गेट्री डीमन स्पाइडर के बच्चे की पीठ का डिजाइन, जिससे दुश्मनों के दिमाग पर असर होता है। एक्सेलेंट लेवल नेचुरल
आर्टिफिशियल मैजिक आइटम। इस डिजाइन की पावर अपने आप एक्टिव थी। मेरी सांसें भारी हो गईं। अगर मैं इससे कोई इक्विपमेंट बनाऊं तो वो पक्का जादुई चीजों की लिस्ट में आएगा, है ना? एक्सेलेंट लेवल का सामान अगर 2 लेवल गिर भी जाए तब भी वो काम का ही रहेगा। लेकिन मैंने तुरंत उस पर काम शुरू नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ एक ही था। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे जल्दी ऐसा कोई दूसरा सामान नहीं मिलने वाला था। चलो पहले प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उस बूढ़े भेड़िए के लिए एक बिस्तर बनाया, उसे वो बहुत पसंद आया और छोटे भेड़ियों को भी। फिर मैंने लेदर की जैकेट, लेदर की पैंट बनाई, एक के बाद एक। मैं दिन में काम करता, रात में प्रैक्टिस करता, भूख लगती तो फायर लिजर्ड का गोश्त खाता और थक जाता तो सो जाता। मेरी सिलाई की स्किल धीरे धीरे अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत तेजी से और सफाई से सिलाई कर रहा था। इस बीच वो लोहे का गोला अभी भी चालू था, मैं उसे बंद करना ही भूल गया था। सिलाई करते करते मुझे अपने हाई स्कूल के एग्जाम्स की याद आ गई। उस वक्त मैं बहुत देर से सोता था और बहुत जल्दी उठता था। मैं ऐसा दिखाता था कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं ख्यालों में खोया रहता था। इसीलिए मेरे मार्क्स भी एवरेज ही आए। मैं एक नॉर्मल से कॉलेज गया और मेरी जिंदगी भी नॉर्मल ही रही। ये सब सोचकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। अगर ऊपर वाला मुझे एक और मौका दे। मेरे हाथों की सिलाई अचानक रुक गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे दिमाग और शरीर में एक साथ एक ही ख्याल आया, यार अब जब मुझे एक नई जिंदगी मिल ही गई है तो क्या मुझे किसी लड़की के साथ प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं, क्या मुझे अच्छे से पढ़ाई करके किसी टॉप कॉलेज में नहीं जाना चाहिए? मेरा दिमाग कहीं और था, लेकिन मेरे हाथ अपना काम कर रहे थे। 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया। मैंने 5 लेदर जैकेट, 5 लेदर पैंट, 10 अंडरवियर, 20 जोड़ी मोजे और 3 जोड़ी जूते बना लिए थे। मैंने अपनी उंगलियों को चटकाया और हंसने लगा। मान गया यार, अब मैं एक एक्सपर्ट दर्जी बन चुका हूं। लेकिन अफसोस, इनमें से किसी की भी पावर एक्टिवेट नहीं हुई थी। पायनियर आई ने मुझे जानकारी दी, बहुत ही मेहनत से सिले गए चमड़े के जूते। ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन इनमें कोई जादुई पावर नहीं है, इसलिए इन्हें जादुई चीजों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। लग्जरी आइटम। मैंने एक लंबी सांस ली। चलो अब इनमें कोई बड़ी कमी नहीं है, तो अब असली काम शुरू करते हैं। मैंने वो पर्गेटरी डीमन स्पाइडर का डिजाइन निकाला और फायर लिजर्ड की सबसे आखिरी खाल ली। मुझे एक लेदर की ढाल बनानी थी। फायर लिजर्ड के पीछे की खाल सबसे ज्यादा सख्त, भारी और मजबूत थी। ढाल बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट थी। हाथ जितने बड़े उस मकड़ी के डिजाइन को ढाल में फिट करना बोलने में आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही बारीक काम था। आखिरकार मेरी गोल ढाल तैयार हो गई। ये लगभग 70 सेंटीमीटर बड़ी थी। मैं इसे अपने बाएं हाथ में पकड़ सकता था या फिर अपनी बाह पर बांध भी सकता था। ढाल के एकदम बीच में वो लाल आंख जैसा डिजाइन था। मैंने ढाल अपने बाएं हाथ में पकड़ी, दाएं हाथ में एक लकड़ी ली और भेड़ियों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। चलो इसे ट्राई करते हैं। वो छोटे भेड़िए बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। 1 महीने में ही उनका वजन कई किलो बढ़ गया था। ढाल देखते ही उनकी आंखें फटी रह गईं और अगले ही पल वो पलटकर भागने लगे। वो चीख रहे थे और भाग रहे थे। सिर्फ वो बूढ़ा भेड़िया ही मेरे चारों तरफ घूम रहा था और मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। उसे पता था कि ये कोई जिंदा चीज नहीं है, इस बूढ़े भेड़िए में सच में दिमाग है। फिर मैंने अपनी धड़कनों को काबू किया और पायनियर आई से उस ढाल को चेक किया। जानकारी आई, बहुत सारे सामान को मिलाकर बनाई गई एक ढाल। इसके बीच में जो आंख का डिजाइन है वो दुश्मनों के दिमाग पर असर कर सकता है, लेकिन क्योंकि इसे बनाने का तरीका बहुत ही घटिया था, इसलिए सामान की पूरी पावर इस्तेमाल नहीं हो पाई। आर्टिफिशियल मैजिक आइटम, पुअर लेवल। मेरा चेहरा लटक गया। मैंने अपने सबसे गजब के खजाने इस्तेमाल कर लिए और फिर भी मुझे पुअर लेवल मिला, लेकिन मेरा काम तो हो गया था। अगले ही पल वो जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, बधाई हो, आपको एक यूनिक माइलस्टोन मिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन। आप सभी सभ्यताओं में वो पहले इंसान हैं जिसने कोई जादुई चीज बनाई है। आपको माइलस्टोन रिवॉर्ड मिल रहा है, क्राफ्ट्समैन्स टैलेंट और डेडलेस स्विंग टूल्स। टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने कहा था ना, एक सफेद रोशनी सीधा मेरे दिमाग पर आकर लगी, जैसे बहुत सारा ज्ञान जबरदस्ती मेरे अंदर भरा जा रहा हो। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। इतनी सारी सभ्यताओं के बीच मैंने सबसे पहले एक जादुई चीज बना ली थी। कुछ घंटों बाद मैं पसीने से लथपथ उठा और मैंने एक गिलास पानी गटागट पी लिया। मेरे सामने एक बड़ा सा तांबे का बक्सा रखा था और मुझे एक नई पैसिव एबिलिटी भी मिल चुकी थी, क्राफ्ट्समैन्स टैलेंट। इससे मेरी स्पेस की समझ बहुत बढ़ गई थी और मैं किसी भी टूल को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। और कभी कभी मेरे अंदर ऐसे आइडियाज आएंगे जिससे मैं इस जादुई दुनिया के राज समझ सकूंगा। मैंने अपनी सुई और धागा उठाया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पिछले 60 सालों से सिलाई कर रहा हूं। तुम थोड़ा लेट हो गए, मेरा सारा सामान खत्म हो चुका है, लेकिन चलो, कुछ ना होने से तो ये अच्छा ही है। अब देखते हैं कि ये डैडलेस स्विंग टूल्स क्या चीज है। मैं उस बक्से के पास गया और उसे खोला। अंदर एक लाल बक्सा था। मैंने उसे खोला तो अंदर एक नीला बक्सा था। मेरा चेहरा अजीब सा हो गया। क्या ये कोई रशियन डॉल है? मैंने 7-8 बक्से खोले, तब जाकर मुझे पेंसिल बॉक्स जितना बड़ा एक क्रिस्टल का डिब्बा मिला। उस डिब्बे के अंदर तांबे की एक कैंची, एक खंजर, स्केल जैसी कोई चीज, 12 अलग अलग साइज की सुइयां और एक छोटी सी सुनहरी किताब थी। पायनियर आई ने मुझे जानकारी दी, डैडलस स्विंग टूल्स। ये 7th एरा की क्रीट सभ्यता के सबसे बड़े दर्जी डैडलस का जादुई खजाना है। उस कारीगर पर सभ्यता के खिलाफ गद्दारी करने का इल्जाम लगा था, इसलिए उसने मरने से पहले इसे एक अनजान स्पेस में फेंक दिया था और कहा था कि अब कोई भी उसकी कला नहीं सीख पाएगा। लेकिन उस स्पेस में दरार आने की वजह से ये खजाना आपको मिल गया।
मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ये कहानी थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? ये खजाना तो मुझे रिवॉर्ड में मिला है और तुम कह रहे हो कि ये मुझे यूं ही मिल गया? मुझे अचानक एक बात समझ में आई। इंटरस्टेलर अलायंस कुछ भी खुद नहीं बनाता, वो सिर्फ सामान इधर से उधर करता है। मुझे जो भी रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो सब पुरानी सभ्यताओं का छोड़ा हुआ सामान है। पायनियर आई ने आगे बताया, ये सिलाई का सामान और एकाल्थिम और एडामेंटाइन से बना है। ये कभी खराब नहीं होगा। इसके अंदर डैडलस की सिलाई की पूरी जानकारी भी है। आर्टिफिशियल मैजिक आइटम, एक्सीलेंट लेवल। मैं एकदम सुन्न रह गया। एक्सीलेंट लेवल? मैंने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ एक पुअर लेवल की ढाल बनाई थी और मुझे रिवॉर्ड में सीधा एक्सीलेंट लेवल का सामान मिल गया। ये तो छप्पर फाड़ के बारिश हो रही है। मैंने वो कैंची उठाई तो मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। डैडलस सिजर्स, एक्सीलेंट लेवल इक्विपमेंट, रेजोनेंस पावर। जब आप इसे पूरे ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी 8.1% और एनर्जी 3.3% बढ़ जाएगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये स्टैट्स भी बढ़ा सकता है। ये तो सच में एक धांसू इक्विपमेंट है। इस कैंची की 2 पावर्स थी। रिपर, ये किसी भी सामान को आसानी से काट सकती है, एकदम क्लीन कट, बिना किसी धागे के। काश ये थोड़ी बड़ी होती तो मैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता। मैंने वो खंजर उठाया। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा था, तांबे के रंग का और बहुत तेज चमक रहा था। डैडलस स्किनिंग नाइफ, खूबी अनस्टॉपेबल। ये ज्यादातर चमड़े को आसानी से काट सकता है। एक्सीलेंट लेवल इक्विपमेंट, रेजोनेंस पावर। जब आप इसे पूरे ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी 9.2%, एनर्जी 3.3% और स्पिरिट 4.5% बढ़ जाएगी। मैंने उसे हवा में 2 बार घुमाया। ये सच में बहुत मस्त है। इसे तो मैं हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने उस स्केल जैसी चीज को उठाया। ये इस पूरे सामान का सबसे मेन हिस्सा था। जब मैंने इसे उस चमड़े पर रखा तो ये उसमें मौजूद जादुई पावर के बहाव को महसूस कर सकता था। मैंने उसे अपनी नई नई बनाई ढाल पर छुआया। सच में मुझे उस ढाल के अंदर किसी धड़कन जैसी हलचल महसूस हुई। लेकिन मैंने जो घटिया तरीके से इसे बनाया था उसकी वजह से कई जगह पावर का बहाव टूट गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। खैर कोई बात नहीं, कम से कम ये इस्तेमाल करने लायक तो है। डेडलिस रूलर, एक्सीलेंट लेवल इक्विपमेंट, रेजोनेंस पावर। जब आप इसे पूरे ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पिरिट 8.9% बढ़ जाएगी। आखिर में वह सुनहरी किताब बची थी। इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे अक्षर और अजीब से डिजाइन बने हुए थे। डेडलिस मैनुअल। इसमें जादुई चीजों के बारे में जानकारी, उनके इस्तेमाल और सिलाई के तरीके लिखे हुए हैं। लेकिन अफसोस, आपको अभी इतना ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि महान पायनियर आई भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी ने आपके सामने गोल्ड बॉक्स कंजेक्चर रख दिया हो। आप उसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। मैं एक पल के लिए खुश हुआ और फिर मुझे थोड़ी निराशा भी हुई। हाँ, ये सच में बहुत गजब की चीज है। एक पूरी सभ्यता के लिए इस इनाम की कीमत बहुत ज्यादा होगी। 7th एरा की क्रीट सभ्यता एक्सीलेंट लेवल के इक्विपमेंट बना सकती थी। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत आगे थी। खास तौर पर ये रेजोनेंस पावर, जिससे ये इक्विपमेंट एकदम जिंदा लगने लगते हैं। अगर पृथ्वी के वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर लें तो उन्हें बहुत सारा नया ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन मेरे लिए अभी ये सब बेकार था। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था और ना ही कोई फैक्ट्री थी। मैं बस इस खंजर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। इतनी बड़ी लॉटरी लगने के बाद भी मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। क्या बर्बादी है, कितनी बड़ी बर्बादी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नॉर्मल लेवल, फाइन लेवल और एक्सीलेंट लेवल के इक्विपमेंट बनाने वाला पहला इंसान बन जाऊं तो मुझे हर बार कोई नया माइलस्टोन मिलेगा। लेकिन वो बहुत आगे की बात है। एक अकेला इंसान सारे इनाम नहीं लूट सकता। खैर छोड़ो, जो मुफ्त का खंजर मिला है वही बहुत है। जब मैं और खंडहर खोज लूंगा तो शायद मैं इन चीजों को बनाना भी सीख जाऊंगा। मैंने खुद को शांत किया। अब मेरा अगला मकसद था अपनी जिंदगी को थोड़ा और मजेदार बनाना। तभी मेरी नजर उस बड़े से लोहे के गोले पर गई। ये लगभग 2 महीने से चालू था और इसकी लाल बत्ती अभी भी जल रही थी। मुझे पता था कि ये खराब है, लेकिन फिर भी मैंने एक बहुत बड़े मास्टर की तरह पोज बनाया और शान से कहा, इंसानों, देखा तुमने, ये माइलस्टोन का रिवॉर्ड है। मैं पूरी दुनिया में जादुई इक्विपमेंट बनाने वाली पहली सभ्यता हूं, इसलिए इंटरस्टेलर अलायंस ने मुझे ये इनाम दिया है। मैंने अपनी ढाल को थपथपाया और वो खंजर उठाया। एक कदम आगे रहने का यही फायदा है। एक ताकतवर सभ्यता को हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहिए। ये सब कहने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सिग्नल उन तक पहुंचा या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। कम से कम मैंने अपनी भड़ास तो निकाल ली। मुझे पेंगू महाद्वीप में आए 5 महीने हो चुके थे और मेरी खाने पीने की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन सेफ जोन में मौजूद इंसानों के लिए अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और इन 2 दिनों में ही यूनहाई शहर की हालत खराब हो गई थी। पैसे की वैल्यू खत्म हो गई थी, बैंक का डेटा गायब हो गया था, लोन डिपॉजिट सब कुछ बेकार हो गया था। इंटरनेट पर लोग चिल्ला रहे थे, बैंक में अकाउंट ही नहीं दिख रहा तो क्या मुझे अपना लोन नहीं चुकाना पड़ेगा? लेकिन मैंने तो कोई घर ही नहीं खरीदा, मेरा क्या होगा? मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कह रहा है कि मेरे पैसे अब सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। शांत हो जाओ, पहले खाने का इंतजाम करो। सुपरमार्केट बंद हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का खाना है। किसी के पास बुखार की दवाई है? हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। इकोनॉमी के गिरते ही सारा सिस्टम टूट गया था। अब सबके लिए बस एक ही चीज सबसे जरूरी थी, जिंदा रहना। यूनहाई शहर के चौक पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। ली चुनहोंग सिर्फ 4 घंटे सोए थे और उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने एक लाउडस्पीकर लिया और चिल्लाकर कहा,
शहरवासियों, कृपया शांत हो जाइए। मैं आपको नई पॉलिसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला नियम, सभी नागरिकों के रहने के अधिकार की पूरी हिफाजत की जाएगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। ली चुन होंग ने आगे कहा, पहला घर उस इंसान का ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और चाहे उस पर कितना भी लोन हो, वो उसी का रहेगा। यूनहाई सिटी गवर्नमेंट लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगी। ये सुनकर बहुत से लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल ली चुन होंग ने अपनी बात घुमाई। लेकिन दूसरा घर या उससे ज्यादा जितने भी घर हैं, वो सब गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाएंगे। भीड़ में फिर से खलबली मच गई। कुछ लोग गुस्से में आ गए, ये क्या बकवास है। ली चुन होंग ने अपनी आवाज और तेज कर ली, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। अब हम पृथ्वी पर नहीं हैं, ये एक नई दुनिया है। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सबको शांत करना होगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। किराएदारों को बाहर नहीं निकाला जा सकता था, यंग लोगों को बेकाबू नहीं होने दिया जा सकता था, और मकान मालिकों के पास भी कम से कम एक घर तो था। यही आखिरी रास्ता था। इसके बाद ली चुन होंग ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। बड़े सुपरमार्केट और अनाज के गोदामों को कब्जे में ले लिया गया है और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क फिर से चालू हो रहा है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मेयर हेल्पलाइन पर कॉल करें। अनाज के लिए सबको अपना आईडी कार्ड लेकर कम्युनिटी सेंटर जाना होगा। एक हफ्ते का खाना शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। बच्चों के दूध और डायपर का स्टॉक भी है। पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर उसे ले सकते हैं। ये सब सुनकर भीड़ काफी शांत हो गई। फिर उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर कहा, हमारे पास 1 साल का अनाज है, इसीलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए हमें फिर से काम शुरू करना होगा। आप लोग अपनी बैल्कनी और खाली जगह पर सब्जियां उगा सकते हैं। अभी बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। अगर समाज में दंगे फसाद हुए तो हम सब मारे जाएंगे। उनके इतना कहते ही एक आर्मी ऑफिसर ने जोर से आवाज लगाई, सावधान, सल्यूट। एक लाइन में खड़े जवानों ने सल्यूट किया और लोगों को खाना बांटना शुरू कर दिया। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। जवान ट्रकों से सामान उतार रहे थे और लोग लाइन में लगकर अपना खाना ले जा रहे थे। चौक का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया और ली चुन होंग ने चैन की सांस ली। उनके पास खड़े एक यंग ऑफिसर ने धीरे से कहा, पता नहीं बाकी शहरों का क्या हाल होगा, मुझे तो लग रहा है वो सब लूटपाट कर रहे होंगे। ली चुन होंग का मन थोड़ा उदास हो गया। ये सच में सभ्यताओं के बीच की लड़ाई है। यूनहाई शहर ने इतनी जल्दी माहौल शांत कर लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी शहर भी ऐसा कर पाए हों। अभी तो बस शांति बनी है, आगे चलकर नौकरियां वापस लानी होंगी, एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाना होगा और इकोनॉमी को फिर से चलाना होगा। तभी उनके पास एक और कॉल आया, मिस्टर ली, क्या हमें हॉस्पिटल की दवाइयों को भी कब्जे में लेना चाहिए? बहुत सी दवाइयां हम खुद नहीं बना सकते। ली चुन होंग काफी देर तक चुप रहे। अभी गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर था, लेकिन वो लोगों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने कहा, जिन्हें दवाई चाहिए उन्हें दो, जिन्हें बचाना है उन्हें बचाओ, खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को, वो हमारा फ्यूचर है। लेकिन हम सबको अनलिमिटेड मेडिकल सुविधा नहीं दे सकते। जल्दी से कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ ताकि हम अपने खर्चे कम कर सकें। फोन पर दूसरी तरफ से ऑफिसर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को चालू करना बहुत मुश्किल है। रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए हैं और उनके ऑप्शंस ढूंढने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। ली चुन होंग ने अपना सिर सहलाया। आखिर में उन्होंने कहा, प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों पर फोकस करो। मैं पॉलिसी पर साइन कर दूंगा। वक्त बदल रहा है, किसी ना किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। इसी बीच जादुई दुनिया का खतरा भी बढ़ने लगा था। म्यूटेंट जानवर और पौधे सामने आ रहे थे। सुपर पावर्स वाले लोग बढ़ रहे थे और अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क क्या है। तभी ली चुन होंग को सुपरनैचुरल लेबोरेटरी से कॉल आया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या चेन फैन, क्या वो अभी भी जिंदा है? दूसरी तरफ से प्रोफेसर जैंग हुई ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, हाँ वो जिंदा है। उसने बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन भेजी है। हम उससे कॉन्टैक्ट करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सुपरनैचुरल लेबोरेटरी में पिछले 2 महीने की वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई थी। उस वीडियो में ज्यादातर मैं उस फायर लिजर्ड की खाल से कपड़े बना रहा था। शुरू में रिसर्चर्स बहुत ही क्यूरियस होकर उसे देखते रहे, लेकिन काफी देर देखने के बाद वो सब बोर हो गए। सिलाई से उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर उनका ध्यान भेड़ियों के झुंड पर गया। इन भेड़ियों को पालतू कैसे बनाया गया, खास तौर पर वो छोटे भेड़िए। उनके बड़े होने की स्पीड को नोट करना बहुत जरूरी था। आखिर में जब मैंने वो मकड़ी का डिजाइन निकाला और ढाल बनानी शुरू की तो सारे रिसर्चर्स एकदम चौंक गए। उस आंख के डिजाइन में कुछ गड़बड़ है। मैं उसे देख रहा हूं, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। ये कोई जादुई चीज है। किसी ने ताना मारते हुए कहा, काश ये हमें रिसर्च के लिए मिल जाता। अगले ही पल स्क्रीन में टेलीपोर्टेशन की वो सफेद रोशनी सीधा जमीन पर आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और सारे लोग डर के मारे कांप उठे। वीडियो में मैं उस सफेद रोशनी की चपेट में आ गया था और जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। धुआं छटने के बाद उस रोशनी में से एक बड़ा सा तांबे का बक्सा निकला। लेबोरेटरी में एकदम सन्नाटा छा गया। ये क्या चीज है? ये बक्सा कहां से आया? जब मुझे होश आया और मैंने वो कैंची, खंजर, स्केल, सुई और किताब निकाली तो वो लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। तभी एक रिसर्चर ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, उस कैंची के किनारे को देखो। उस कैंची के आसपास की रोशनी अजीब सी मुड़ रही थी। लेबोरेटरी में फिर से सन्नाटा छा गया। ये मैक्रो लेवल मैजिक इंटरफेरेंस है। नॉर्मल दिनों में लेबोरेटरी में हम इसे सिर्फ माइक्रो
माइक्रोस्कोप से देख पाते थे, लेकिन अब ये खुले में हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कैंची कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर जादुई हथियार है। वो खंजर भी देखो, वो स्केल भी। रिसर्चर्स के पसीने छूटने लगे। और फिर वीडियो में मैं उस बड़े से लोहे के गोले के सामने खड़ा हो गया और बहुत शान से कहने लगा, इंसानों, देखा तुमने, ये माइलस्टोन का रिवॉर्ड है। मैं पूरी दुनिया में जादुई इक्विपमेंट बनाने वाली पहली सभ्यता हूँ। लेबोरेटरी में जैसे बम फट गया। माइलस्टोन का रिवॉर्ड इंटरस्टेलर अलायंस सच में रिवॉर्ड देता है। ये जानकारी बहुत ही काम की थी। प्रोफेसर ज़ैंग हुई को दूसरे कमरे से जगा कर लाया गया। वो सिर्फ 2 घंटे सोए थे और उनकी आंखें लाल थी। क्या हुआ? प्रोफेसर ज़ैंग, इसे देखिए। उन्होंने बस एक ही फोटो देखी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैक्रो लेवल मैजिक इंटरफेरेंस। अगले ही पल कम्युनिकेशन डिवाइस पागलों की तरह बजने लगा। इंसानी सभ्यता की छठी ब्रांच कांटेक्ट करना चाहती है। 7वीं ब्रांच, 8वीं ब्रांच। प्रोफेसर एडवर्ड सामने आए। उस बूढ़े आदमी की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा लाल हो रहा था। हे भगवान, क्या तुमने देखा? चैनफान को क्या मिला? आसमान से सीधा खजाने का एक पूरा बक्सा गिर गया। फिर एडवर्ड ने अपने एक यंग असिस्टेंट को आगे किया। ये मेरा असिस्टेंट जेकब है, इसके पास टेलीपैथी की पावर है। ज़ैंग हुई ने तुरंत पूछा, क्या ये चैनफान से कांटेक्ट कर सकता है? जेकब ने सिर हिलाया। नहीं, हम कभी नहीं मिले हैं। अगर मैं उसके किसी कपड़े को छू पाऊं तो शायद थोड़ा बहुत चांस है। ज़ैंग हुई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके लिए तो दोनों शहरों को अपना सेफ जोन हटाना पड़ेगा, जो अभी मुमकिन नहीं है। इसके बाद बाकी शहरों के टॉप साइंटिस्ट्स भी वीडियो कॉल पर आ गए। सब लोग बस एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे, वो बक्सा इंटरस्टेलर अलायंस का इनाम था। ये डिस्कवरी बहुत बड़ी थी। हर सभ्यता अब माइलस्टोन ढूंढकर अपनी तरक्की की स्पीड बढ़ा सकती थी। सबने तुरंत उस लोहे के गोले की माइलस्टोन वाली स्क्रीन देखी। 9th केरा में दिखाई देने वाले सिविलाइजेशन माइलस्टोन्स। पहला, तबाही को खत्म करके एक स्टेबल सभ्यता बनना। दूसरा, एरर। तीसरा, सेफ जोन हटाकर पंगु महाद्वीप में कदम रखना। अननोन एरर, डेटा करप्टेड, कैन नॉट सर्च। ज़ैंग हुई ने जब पहला माइलस्टोन देखा तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्टेबल सिविलाइजेशन? क्या यूनाई शहर ये पूरा करने वाला है? उन्होंने बाकी शहरों से पूछा, क्या आप लोगों के शहरों में शांति हो गई है? एक सांवले रंग के प्रोफेसर ने दुखी होकर कहा, अभी तक बिजली नहीं आई है, सुपरमार्केट्स लूट लिए गए हैं, सड़कों पर जाम लगा हुआ है। मैं तो आर्मी के पहरे में अपनी लेबोरेटरी में छुपा हुआ हूँ। एडवर्ड ने आह भरते हुए कहा, हमारा तो पूरा सिस्टम ही टूट चुका है। मैं अब कुछ बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ, आम लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर ज़ैंग हुई को पसीना आ गया। ये दुनिया सच में कितनी अजीब है। किसी ने पूछा, क्या यूनानी शहर में सब ठीक है? ज़ैंग हुई ने बातों को घुमाते हुए कहा, इंसानों की फितरत एक जैसी ही होती है। डर के मारे थोड़ा बहुत हंगामा तो होना ही था। सभी ने सिर हिलाया। ये बात उन्हें सुनकर अच्छी लगी। ली चुनहोंग ये सब सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत ज़ैंग हुई से पूछा, हमारे यहाँ तो लगभग शांति है ना, तो हमें रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? स्टेबल सिविलाइजेशन के लिए क्या कमी रह गई है? ज़ैंग हुई सोचने लगे। पानी और बिजली शायद मेन पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि कुछ सभ्यताओं के पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। सब लोग अंदाजा लगाने लगे, खाना, बर्थ रेट या फिर एवरेज लाइफ। तभी एक यंग एक्सपर्ट ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये विरासत है। जो सभ्यता अपनी विरासत आगे बढ़ा सकती है वही स्टेबल सभ्यता कहलाती है। ली चुनहोंग की आंखें चमक उठीं। विरासत? एजुकेशन? बिना एजुकेशन के फ्यूचर कैसे होगा? बिना फ्यूचर के सभ्यता खत्म हो जाएगी। उन्होंने तुरंत फोन लगाया, जल्दी से स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी करो। सेक्रेटरी ऑफिस में हड़कंप मच गया। अभी स्कूलों को खोलना, क्या ये इतना जरूरी है? ली चुनहोंग ने कड़क आवाज में कहा, बिल्कुल जरूरी है। क्या सारे टीचर्स अभी भी यहीं हैं? उन्हें काम पर बुलाओ। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो पेरेंट्स भी शांत रहेंगे। हम इंटरनेट पर जादुई दुनिया के बारे में सेफ्टी क्लासेस भी दे सकते हैं। अभी सबको मैसेज भेजो। वो असल में माइलस्टोन की शर्त पूरी करना चाहते थे ताकि वो इनाम जीत सकें। जल्द ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया, नए युग का स्वागत, नए भविष्य की उम्मीद। सभी स्कूलों और कॉलेजेस के लिए पहला लेसन, बच्चों को सेफ्टी के बारे में जागरूक करना और नई दुनिया को समझना। ये नोटिस देखकर पेरेंट्स सच में शांत हो गए। अगर स्कूल खुल रहे हैं तो इसका मतलब शहर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे बुरी तरह टूट गए। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी, मेरी छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। एक घर में एक छोटी बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा, आप कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने दवाई उठाई और कहा, पड़ोसी को बुखार की दवाई देने जा रहा हूँ। एक दूसरे घर में एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, आप क्या कर रही हो? माँ सामान पैक करते हुए बोली, सुना है वो लोग कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं वो चीजें निकाल रही हूँ जो हम डोनेट कर सकते हैं। एक सभ्यता सिर्फ हीरोज से नहीं चलती, ज्यादातर ये उन आम लोगों से चलती है जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बुरे काम नहीं करते, परेशानी नहीं बढ़ाते और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अचानक से शहर के ऊपर से वो ठंडी आवाज गूंजी और सबने उसे सुना, बधाई हो, आपकी सभ्यता ने स्टेबल सिविलाइजेशन का माइलस्टोन पूरा कर लिया है। वो पहली 1 लाख सभ्यताएं
जिन्होंने अपने अंदर के दंगों को शांत किया और एक स्टेबल सभ्यता बनाई। इंसानी सभ्यता की फर्स्ट ब्रांच। आपकी रैंक है 789। अगर इतिहास एक लंबी नदी है तो सभ्यता उसकी सबसे बड़ी धार है। एक स्टेबल सभ्यता ही इतिहास को बहुत आगे तक ले जा सकती है। लेबोरेटरी में सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल वो यंग एक्सपर्ट्स खुशी से उछल पड़े। हमने कर लिया, हमने माइलस्टोन पूरा कर लिया, 789th रैंक। ज़ैंग हुई कांप रहे थे और उनकी आंखें लाल थीं। ली चुनहोंग ने भी अपनी मुट्ठी कस ली। इस पल उन्हें बहुत सुकून मिला। यूनहाई शहर ने ये किस्मत से नहीं जीता, ये उनके डिसिप्लिन और काम करने का तरीका था। किसी ने चिल्लाकर पूछा, रिवॉर्ड कहाँ है? 789th रैंक को भी रिवॉर्ड मिलेगा ना? वो आवाज फिर से गूंजी। आपकी सभ्यता को 789th रैंक का माइलस्टोन रिवॉर्ड मिला है। एक मीडियम लेवल जादुई पौधा और 12 लो लेवल जादुई पौधे। आपकी सभ्यता के कुछ रैंडम पौधों में बदलाव होगा। रिवॉर्ड भेजा जा रहा है। अगले ही पल आसमान से कई सफेद रोशनियां गिरी और यूनहाई शहर के अलग अलग हिस्सों में चली गईं। लेबोरेटरी में किसी ने हैरानी से पूछा, ये सफेद रोशनी कहां से आई? पता नहीं, टूटते तारे जैसी लग रही है। प्रोफेसर ज़ैंग हुई की आंखें चमक उठीं। कुल 13 जादुई पौधे और उनमें से एक मीडियम लेवल का। इसका क्या मतलब है? अगर इनमें से एक भी पौधा खाने का हुआ तो खाने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। एक स्टेबल शहर का मतलब था असली रिसोर्सेज। ये सिर्फ बातें या खुशी नहीं थीं, ये जान बचाने वाली चीजें थीं। ज़ैंग हुई तुरंत मुड़े और बोले, मिस्टर ली, हमें इन्हें तुरंत ढूंढना होगा, वरना ये रिवॉर्ड बेकार हो जाएगा। अगर किसी जानवर ने इन काम के पौधों को खराब कर दिया तो बहुत बुरा होगा। ली चोंग होश में आए और वो हंस पड़े। घबराओ मत, मैं अभी आर्मी को लगाता हूँ। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। हम बाकी लोगों से आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर वो सीरियस हो गए। हमें सिर्फ 789th रैंक मिली है। अभी सेफ जोन में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और हमने चिन फान की जानकारी से ये माइलस्टोन जीता है। 788 सभ्यताएं हमसे भी तेज थीं। ज़ांग हुई ने सोचते हुए कहा, एलियन सभ्यताओं के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे हो और उनके यहाँ कोई दंगा ही ना हुआ हो। हमारा यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। ली चोंग ने सिर हिलाया। हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं कि वो जादुई पौधे कौन से हैं। सफेद रोशनी बहुत दूर से दिख रही थी और आर्मी ने भी तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जल्द ही वो 13 जादुई पौधे मिल गए और उन्हें सेव कर लिया गया। ये सिर्फ घास नहीं थी, ये पूरे यूनहाई शहर का खजाना था। रैंडम पौधे सच में रैंडम थे। इन 13 पौधों में ज्यादातर घास ही थी, जैसे फॉक्सटेल ग्रास, मॉर्निंग ग्लोरी और कुछ सिकमोर और पाइन के पेड़। लेकिन अभी किसी को नहीं पता था कि इनका क्या काम है। बस इतना था कि फ्यूचर में ये काम आ सकते हैं। लेकिन इनमें से 2 पौधों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पहला पौधा था धान। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसके दाने सोयाबीन जितने बड़े थे। किसी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये धान है? क्या हम इसे उगा सकते हैं? जल्दी इसे चेक करो। एक यंग लड़की आगे आई। वो चीजों को पहचानने वाली थी। पूरे यूनहाई शहर में सिर्फ 3 ही लोग थे जिनके पास ये पावर थी। उसने उस धान को ध्यान से देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। काफी देर बाद वो पीछे हटी और बैठ गई। हाँ, इसे उगाया जा सकता है। इसकी पैदावार और बढ़ने की स्पीड नॉर्मल धान से बहुत ज्यादा है। इसमें थोड़ा प्रोटीन भी है। ये बहुत हेल्दी है। वहां एकदम सन्नाटा छा गया और फिर सब खुशी से चिल्ला पड़े, खाना, सच में खाना मिल गया। यूनहाई शहर बच गया। ज़ांग हुई ने तुरंत उस लड़की को सहारा दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आराम करो। तुम्हारी इस आइडेंटिफिकेशन से हमें बहुत फायदा हुआ है। अगर हम इसे पूरे शहर में उगा लें तो हमारे खाने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद सब लोग दूसरे मेन पौधे की तरफ भागे। वो एक बड़ा सा आड़ू का पेड़ था। इसके छोटे छोटे आड़ू बहुत ही ताजे और खुशबूदार लग रहे थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल आड़ू का पेड़ नहीं था, क्योंकि जब एक बिल्ली ने वहां से गुजरते हुए आड़ू खाने की कोशिश की तो पेड़ की डालियों ने सीधा उस पर हमला कर दिया। लोग ये देखकर डर गए। यही है वो मीडियम लेवल का जादुई पौधा। भले ही ये खतरनाक है, लेकिन इसके फल पक्का बहुत गजब के होंगे। एक दूसरे आइडेंटिफायर ने उसे चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो फेल हो गया। ज़ांग हुई ने तुरंत कहा, शायद इस पेड़ का लेवल तुम्हारे लेवल से ज्यादा है। आराम करो, जबरदस्ती मत करो। सुबह होते होते सभी 13 पौधों की पहचान हो चुकी थी। ली चोंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, इन्हें ग्रीन हाउस में शिफ्ट करने की तैयारी करो। पहले यहाँ गार्ड लगाओ, खासतौर पर इस आड़ू के पेड़ के पास। कोई बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहिए। सोल्जर्स ने सिर हिलाया। जी सर। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे। किसी ने उस आड़ू के पेड़ को देखकर कहा, क्या ये वो जादुई आड़ू का पेड़ तो नहीं बन जाएगा जो उम्र बढ़ा देता है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे दवाई बनाना ज्यादा सही रहेगा। इसी बीच पैंगू महाद्वीप में सर्दियां आ चुकी थीं। पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई थी। बर्फ पर चलते हुए मेरे पैर घुटनों तक धंस रहे थे। मेरे मुंह से निकलने वाली सांस तुरंत बर्फ बन रही थी। मैंने फायर लिजर्ड की लेदर जैकेट पहनी हुई थी और एक ऊंची पहाड़ी से उस भयंकर और विशाल पौधे को देख रहा था। हाई लेवल मैजिक प्लांट, जायंट मैन ईटिंग फ्लावर। ये कम से कम 1000 साल पुराना है। ऐसा लगता है कि इसे मेडा सभ्यता ने उगाया था। इसके फल जादुई एवोल्यूशन के लिए बहुत काम के हैं। अभी बहुत ठंड होने की वजह से ये आधी नींद में है और इसके फलों की पावर भी कम हो गई है। लेकिन अगर तुम बेवकूफों की तरह इसके पास गए तो ये तुम्हें खा जाएगा। स्टैट्स अननोन,
अननोन। मैंने अपनी आंखें छोटी की। आधी नींद में है। ये तो बहुत अच्छा मौका है। सवाल ये है कि मैं इसके फल कैसे चुराऊं। मैंने ठंड से कांपते हुए अपनी जैकेट को और कस लिया। यार बहुत ठंड है, -30-40 डिग्री। वो बूढ़ा भेड़िया मेरे पास आया। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। आऊं, उसका मतलब साफ था, इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रहे हो? पेंगू महाद्वीप के भेड़ियों ने इस भयंकर ठंड से बचने के लिए हाइबरनेशन की पावर हासिल कर ली थी। सर्दियों से पहले वो पागलों की तरह खाते थे, खुद को मोटा करते थे और फिर एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाते थे। सिर्फ ये बूढ़ा भेड़िया ही नहीं सोया था, क्योंकि ये मेरा कुत्ता बन चुका था। इसे खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इसे सोने की जरूरत नहीं पड़ी। आज हम एक बहुत बड़ा शिकार करने आए थे। कोई जहरीले कीड़े नहीं, कोई जहरीले सांप नहीं। ये कबाड़ बीनने और खजाना चुराने का सबसे बेस्ट समय था। ये सोचते ही मेरी आंखें चमक उठीं। बाएं हाथ में ढाल, दाएं हाथ में खंजर, और मैं बर्फ पर चलते हुए सीधा अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। जल्द ही मुझे एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ पर 100 मीटर लंबा एक बहुत बड़ा पौधा खड़ा था, जिस पर मकई के भुट्टे जैसे फल लगे हुए थे। एक्सप्लोरर आई ने जानकारी दी, मीडियम लेवल मैजिक प्लांट। ये मकई का पौधा कम से कम 1000 साल पुराना है। ये एक नॉर्मल पौधे से बढ़कर एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। इसके फल और बीज बहुत ही हेल्दी हैं। मैं उस मकई को देखकर ललचा गया। मैं बहुत दिनों से इस पर नजर रखे हुए था, लेकिन जहां खजाना होता है वहां रखवाले भी होते हैं। उस मकई के पेड़ के खोखले तने में एक बहुत बड़ा भालू सो रहा था। एक्सप्लोरर आई ने बताया, ताकतवर पैंगू ग्रिजली बेयर, हाइट 2.8 मीटर्स, वेट लगभग 1 टन। लंबे समय तक मकई खाने की वजह से इसे सुपर स्ट्रेंथ की जादुई पावर मिल गई है। मैजिक लेवल 1। मेरा चेहरा लटक गया। अगर इसने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं इससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास बहुत सारा फायर लिजर्ड का गोश्त था। अगर मैं रोज 1 किलो भी खाऊं तो वो 1800 दिनों तक चलेगा। और उस फीमेल भालू के पास 2 छोटे बच्चे भी थे। मैंने धीरे से कहा, इन बच्चों को अपनी माँ की जरूरत है। मैं बस मकई चुराकर निकल जाऊंगा। मैंने मुड़कर उस बूढ़े भेड़िए से कहा, जाओ, जाकर उसका ध्यान भटकाओ। उस बूढ़े भेड़िए के पिछले पैर कांपने लगे और उसका चेहरा ही बदल गया। भाई, मैं लेवल 0 हूं। मैंने उसे घूर कर देखा। डरपोक कहीं का, ये सिर्फ लेवल 1 का जानवर है। आखिरकार मैंने उसे मरने के लिए भेजने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं खुद ही जाऊंगा जब वो सो रही होगी। ये कहकर मैंने उस बूढ़े भेड़िए को पहरे पर लगाया और खुद मकई के पेड़ की तरफ बढ़ा। दूर से उस भालू के खरलाटों की आवाज आ रही थी। मैं बिना आवाज किए मकई के पेड़ पर चढ़ा और एक मकई को तोड़ा। हे भगवान, एक मकई आधा मीटर लंबा था और उसका वजन कई किलो था। मैंने उसे तुरंत अपने स्टोरेज स्पेस में डाल लिया। 1, 2, 10, 20, बस इतना काफी है। लेकिन अगले ही पल वो फीमेल भालू जाग गई। उसने मुझे मकई चुराते हुए देख लिया और वो गुस्से से पागल हो गई। वो सीधा पेड़ पर चढ़कर मुझे मारना चाहती थी। दूर से उस बूढ़े भेड़िए ने डरते हुए भौंका। उससे उस भालू का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटका। मैंने उसे गाली दी, मुझे पता था तू किसी काम का नहीं है। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और बर्फ पर आ गिरा। मैंने तुरंत बाएं हाथ की ढाल उठाई और मकड़ी की आंख वाला डिजाइन उस भालू की तरफ कर दिया। बहन जी, आराम से बात करते हैं। देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। ढाल पर वो आंख वाला डिजाइन देखकर भालू थोड़ा चौंकी। उसने मकड़ी के पेड़ को देखा और फिर मुझे देखा। क्या मकई कम हो गए हैं? लेकिन मेरे हाथों में कोई मकई नहीं था। भालू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना भारी पंजा बर्फ पर मारा। रॉर! मेरे दिमाग में मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क हल्का सा चमका। मेरी पावर बाहर आई और वो एक्सीलेंट लेवल का खंजर बर्फ की रोशनी में चमकने लगा। मैंने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी तो मुझे तुम्हारा गोश्त खाना पड़ेगा। भालू रुक गई। जंगली जानवरों का इंट्यूशन बहुत तेज होता है। उसे पता था कि वो खंजर उसकी खाल को चीर सकता है। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। ऐसे जानवरों के सामने अपना खौफ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तभी बर्फ में से 2 छोटे भालू बाहर निकले। वो अपनी काली काली आंखों से मुझे देखने लगे। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने अपना दायां हाथ स्टोरेज स्पेस में डाला और एक मछली निकाल ली। वो भालू हैरान रह गई, ये मछली कहां से आई? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बहन जी, आज की दावत मेरी तरफ से। अगली बार आऊंगा तो फिर से खिलाऊंगा। मैंने अपना हाथ घुमाया और वो बड़ी सी मछली उड़ती हुई सीधा उस भालू के मुंह में जा गिरी। वो भालू डर गई और उसने मछली को उगल दिया। लेकिन जब उसने उस ताजी मछली को सूंघा तो वो पिघल गई। उसने कितने दिनों से मछली नहीं खाई थी। तुम इंसान कितने अच्छे हो। फिर मैंने 2 और पीस फेंके। असल में वो फायर लिजर्ड का गोश्त था, जिसमें चिड़िया के अंडे मिले हुए थे। जंगली जानवरों को ये बहुत पसंद आता है। वो दोनों छोटे भालू उसे लूटने के लिए भागे, लेकिन उनकी मां ने जोर से दहाड़ मारी और एक ही थप्पड़ में दोनों बच्चों को दूर फेंक दिया।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? अजनबियों का दिया हुआ खाना पहले माँ को खाना चाहिए। जब उसने सिर उठाकर देखा तो मैं वहां से गायब हो चुका था। मकई मेरे पास थी और मैं वापस घर जा रहा था। मैंने रास्ते में उस बूढ़े भेड़िए को समझाया, देखा तुमने, इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं चलता, यहाँ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। आज हमने उससे दोस्ती कर ली, कल हमें मकई चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमें देगी। वो बूढ़ा भेड़िया मुझे बहुत इज्जत से देखने लगा। पहले उसका झुंड उस भालू के पास फटकने से भी डरता था और अब वो मेरे साथ जाकर उसके घर से मकई चुरा लाया था। लेकिन मैं सीधा घर नहीं गया क्योंकि कबाड़ बीनने का मेरा सफर अभी तो शुरू हुआ था। मैं पॉइजनस क्वीन बी के इलाके में गया। मकई तो मिल गया, अब थोड़ा म्यूटेंट शहद भी मिल जाए तो मकई और शहद की रोटी मजे से खाऊंगा। मैं इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ये मधुमक्खियां आदमखोर फूल के साथ रहती थी। वो फूल इन्हें नहीं खाता था और ये लंबे समय तक उसका रस पीकर बहुत ताकतवर हो गई थी। हर मधुमक्खी एक मुट्ठी जितनी बड़ी थी और इनकी रानी तो एक मिनी बॉस थी। लेकिन सर्दियां इनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब वो सब अपने छत्ते में छुपकर सो रही थी। इनका छत्ता बहुत बड़ा था, लगभग 20-30 मीटर चौड़ा। मैं जैसे ही पास गया कुछ मधुमक्खियां बाहर आ गई। बज़, मैं तुरंत पीछे हट गया और वो वापस अंदर जाकर सो गई। इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं सामने से अंदर नहीं जा सकता तो मैं नीचे से जाऊंगा। मैंने फावड़ा निकाला और बर्फ के नीचे एक सुरंग बनानी शुरू कर दी। मैं सुरंग बनाते हुए सीधा छत्ते के नीचे पहुंच गया और फिर मैंने डेडलिस का स्किनिंग नाइफ निकाला। मैंने उसे छत्ते के अंदर घुसा दिया। ये एक्सीलेंट लेवल का हथियार सच में बहुत गजब था। जब मैंने खंजर बाहर निकाला तो उस पर पीले रंग का रस लगा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा चाटा। ये शहद नहीं है, ये थोड़ा पतला है। लगता है मैंने गलत जगह छेद कर दिया है। मैंने अंदर से कुछ मधुमक्खियों के अंडे निकाले और उन्हें उस बूढ़े भेड़िए के मुंह में ठूस दिया। वो खुशी के मारे पागल हो गया और जोर जोर से भौंकने वाला था। मैंने कुछ और अंडे निकाले, उन्हें एक छोटी सी बोतल में भरा और फिर दूसरी जगह छेद किया। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी। पीले रंग का शहद खंजर से नीचे टपकने लगा। मैंने उसे जीभ से चाटा, बहुत मीठा। इस सर्दियों में तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कांच का जार निकाला और चुपचाप शहद भरने लगा। वो अंबर कलर का शहद जार में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा जेम हो। मैंने कुछ जार भरे और फिर रुक गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी तो बचाना है। आज बहुत सारा सामान मिल गया था, लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं था क्योंकि मुझे तो उस विशाल आदमखोर फूल के फल खाने थे। ड्रैगन फ्रूट जैसे दिखने वाले वो फल मुझे कई महीनों से ललचा रहे थे। अगर सर्दियां खत्म हो गई तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। भले ही मैं लेवल 2 या लेवल 3 पर पहुंच जाऊं, तब भी मैं उस फूल को सामने से नहीं हरा सकता। मैंने दूर उस फूल को घूरते हुए मन ही मन कहा, मुझे कुछ फल चाहिए, मुझे हर हाल में कुछ फल चाहिए। इसका तरीका बहुत सिंपल था, सुरंग खोदना। अगर मैं मधुमक्खियों को बेवकूफ बना सकता हूं तो शायद मैं उस आदमखोर फूल को भी बेवकूफ बना दूं। मैंने उस बूढ़े भेड़िए की तरफ हाथ हिलाया, तुम घर जाओ और मछली खाओ, मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। वो बूढ़ा भेड़िया बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। वो इस कड़कड़ाती ठंड से बहुत परेशान हो चुका था। रॉयल जेली खाकर अपने बिस्तर में सोना ही सबसे अच्छी बात है। इसके बाद मैंने फावड़ा उठाया और बर्फ में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। आदमखोर फूल का इलाका पूरा 1 किलोमीटर लंबा था। जब मुझे बहुत ठंड जगती तो मैं थोड़ा शहद खा लेता। मेरा फावड़ा एक के बाद एक बर्फ हटाता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं सच में बहुत ताकतवर हो गया हूं। सिर्फ फिजिकल ताकत ही नहीं बल्कि मेरी विल पावर भी बढ़ गई थी। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में कई दिन लगेंगे और अगर उस फूल ने मुझे देख लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने रात में काम करना शुरू किया और दिन में खुद को बर्फ में छुपाकर सो जाता था। पहले मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब मैं ये कर रहा था। मुझे एक ना एक दिन यहाँ से वापस जाना ही था। माइलस्टोन्स हो या ताकत, ये सब इंसानों की दुनिया में वापस जाने के लिए ही तो है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं वापस जा पाऊंगा? मीडा सभ्यता के डॉक्यूमेंट्स इतने थे कि उन्हें पढ़ने में पूरी जिंदगी निकल जाए। मैजिक लेवल आखिर होते कितने हैं? 10, 100 या 1000? आखिर में मेरे दिमाग और शरीर ने मुझे एक ही जवाब दिया, मुझे घर वापस जाना ही होगा। मुझे पृथ्वी की याद आ रही थी, उस शांत और खूबसूरत लड़की की याद आ रही थी। एक बहुत ही प्यारी सुबह उसने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ था और वो किसी छोटी सी हिरनी की तरह दौड़ती हुई सीधा मेरी बाहों में आ गिरी थी। मुझे वो पल बहुत अच्छे से याद था, लेकिन अचानक मेरा चेहरा अजीब सा हो गया। उसका नाम क्या था? आखिर उसका नाम क्या था? मैं एक अजीब सी उदासी में घिरने लगा और मेरे हाथ से फावड़ा छूटने वाला था। तभी मेरे दिमाग में मौजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क जोर से धड़का। मैं तुरंत होश में आ गया। कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। पायोनियर आई ने तुरंत जानकारी दी। करंट स्टेटस माइल्ड हाइपोथर्मिया, पोलन पॉइजनिंग। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। फूल का जहर, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत अपना स्पेस एक्टिवेट किया और खुद को उसके अंदर छुपा लिया। अगले ही पल मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क मेरे दिल, फेफड़ों और दिमाग में फैले हुए जहर को बाहर निकाल रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि इस फूल की सबसे खतरनाक चीज इसकी बेलें हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि हवा में मौजूद इसका जहर ही मेरी जान ले लेगा, और वो भी तब जब सर्दियां चल रही हैं। अगर ये स्प्रिंग सीजन होता और मैं ये जहर सूंघ लेता तो शायद मैं वहीं मर जाता।
था। मैंने अपने ठंडे पसीने को पोंछा। मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैं 1 घंटा सुरंग खोदता और फिर अपने स्पेस में छुपकर आराम करता। मेरी स्पीड बहुत ही स्लो हो गई थी, लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि मुझे ये काम पूरा करना था। कुछ दिनों बाद मैं बर्फ के अंदर छुपा हुआ था, तभी मुझे दूर से भेड़िए के भौंकने की आवाज आई। ओ! ये वो बूढ़ा भेड़िया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आदमखोर फूल का इलाका बहुत खतरनाक था। मैं आवाज नहीं कर सकता था और वो बूढ़ा भेड़िया अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो एक पहाड़ी पर खड़ा होकर काफी देर तक भौंकता रहा और आखिर में चला गया। मुझे पता था कि वो मुझे ढूंढ रहा है। अगले दिन वो फिर आया। इस बार वो पूरा दिन भौंकता रहा। तीसरे दिन वो फिर आया। जानवरों का प्यार बहुत ही सिंपल होता है। वो मुझे अपना सबसे खास इंसान मानता था। मैं गायब हो गया था तो वो परेशान था। मैं कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर मैंने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। 7वें दिन आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उस आदमखोर फूल के पत्ते आसमान को ढके हुए थे और जमीन पर बर्फ बहुत कम थी। ये मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक था। मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। वो मोटा सा तना बहुत ऊंचा था और कभी कभी उसमें से कोई पत्ता टूटकर बर्फ पर गिरता था तो वो किसी लोहे के टुकड़े जितना सख्त लगता था। थोड़ी ही देर में मुझे एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर महसूस हुआ। मेरी सांसें भारी हो गईं। मान गए भाई, ये सच में एक बहुत बड़ा बॉस है। इसका खौफ फायर लिजर्ड से कहीं ज्यादा है। मैंने फावड़े से धीरे धीरे बर्फ हटाई और आखिरकार मुझे वो फल दिख गए। चांद की रोशनी में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहे थे और डालियों पर लटक रहे थे। सबसे पास वाला गुच्छा लगभग 50 मीटर्स की ऊंचाई पर था। पायनियर आई ने जानकारी दी, मिरेकल लिजर्ड ये एक बहुत ही हेल्दी फल है। इसे बड़ा होने में 300 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। सबसे बड़ा फल शायद मेडा सभ्यता के साथ ही पैदा हुआ था और उनके साथ ही खत्म हो गया। वो लगभग 1000 साल पुराना था। अनगिनत जीवों ने इसे खाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और वो इस फूल की खाद बन गए। रेयर लेवल नेचुरल मैजिक आइटम। मेरी आंखें चमक उठें। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मैंने अपनी जमी हुई उंगलियों को रगड़ा और फिर अपना डैडलिस की स्किनिंग नाइफ निकाला। मैं इस एक्सीलेंट लेवल के खंजर को खो नहीं सकता। मैंने उसे एक पतली रस्सी से बांधा और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क की पावर को अपनी आंखों और दाएं हाथ में इकट्ठा किया। मेरा टारगेट वो फल नहीं थे। मेरा टारगेट वो डाली थी जिस पर वो फल लटके हुए थे। अगर मैं उस डाली को ही काट दूं तो वो सारे फल मेरे हो जाएंगे। मैंने अपना टारगेट लॉक किया और धीमी आवाज में कहा, हिट। मेरी उंगलियों में अचानक बिजली जैसी तेजी आई और वो खंजर हवा को चीरता हुआ सीधा डाली पर जा लगा। उसने वहां एक कट लगा दिया था। बहुत बढ़िया। एक और बार, स्वाइश। दूसरी बार भी निशाना सही लगा। तीसरी बार, चौथी बार। वो आदमखोर फूल तुरंत गुस्से में नहीं आया। आखिरकार पौधे जानवरों जैसे तो नहीं होते। अगर वो कोई जानवर होता तो अब तक कूदकर मुझे ढूंढने लगता, लेकिन उसके लिए ये डाली शायद किसी बाल जितनी पतली थी। आधा दिन बीत गया और मैंने उस डाली पर बहुत सारे कट लगा दिए थे जिससे वो कमजोर होने लगी थी। आखिरकार एक और परफेक्ट निशाने के बाद वो डाली अपनी लिमिट पार कर गई। क्रैक। वो पूरी डाली टूट गई। डाली, बर्फ और वो सारे फल सीधा जमीन पर आ गिरे। उनमें से एक क्रिस्टल क्लियर फल लुढ़कता हुआ सीधा मेरे पास आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कर दिखाया, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि वो आदमखोर फूल अब जाग चुका था। जमीन में एक बहुत बड़ा भूकंप आया और कांटेदार दांतों वाले बड़े बड़े मुंह खुलने लगे। वो अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे अपना स्पेस एक्टिवेट किया और गायब हो गया। ये बहुत बड़ा धमाका था और वो फूल पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढ रहा था। मैं 6 घंटे तक अपने स्पेस में छुपा रहा और जब बाहर सब शांत हो गया तभी मैं बाहर निकला। फिर मैं वापस सुरंग में गया और पूरा दिन वहीं लेटा रहा। रात होने पर मैंने फिर से खुदाई शुरू की और फलों के पास पहुंचा। मैंने फल इकट्ठे करने शुरू किए। 1, 2, 10 पूरे 42 फल थे। कुछ पाइनातर जितने बड़े थे तो कुछ वाटरमेलन जितने। उनकी खुशबू सीधा मेरी नाक में जा रही थी और मेरे मुंह में पानी भर आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी एक फल खा लूं, लेकिन यहाँ सेफ नहीं था। मैंने सब कुछ स्टोरेज स्पेस में डाल लिया। फिर मेरी नजर एक कली पर गई। मैंने सोचा कि मैं इससे जहर निकाल सकता हूँ जो फ्यूचर में काम आ सकता है। मैंने अपनी सांस रोकी और हिम्मत करके उस कली को भी अपनी स्टोरेज स्पेस में डाल लिया। मिशन सक्सेसफुल। फल भी मिल गए और कली भी। इस बार तो मजा ही आ गया। इसके बाद मैंने बहुत ही संभल कर वापस जाना शुरू किया। आधा दिन बाद मैं आखिरकार उस आदमखोर फूल के इलाके से बाहर आ गया। मैंने सेफ जोन से मुड़कर उस विशाल पौधे को देखा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया का राजा हूँ। मैंने उसे सामने से नहीं हराया, मैंने अपने दिमाग से उसे हराया। यही है असली समझदारी, यही है इंसानों की ताकत। मैं मुड़ा और फल खाने के लिए घर की तरफ दौड़ा। 1 किलोमीटर दूर से ही उस बूढ़े भेड़िए ने मेरे कदमों की आवाज सुन ली थी। वो बर्फ में से निकला और खुशी के मारे पागलों की तरह दौड़ने लगा। वो बर्फ पर फिसल रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था और आखिर में उसने एक लंबी छलांग लगाई और मुझे टक्कर मार दी। उसे लगा था कि मैं मर चुका हूं और शायद वो मेरी जायदाद हड़पने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं जिंदा वापस आ गया था। उसकी खुशी बिल्कुल भी झूठी नहीं थी। मैंने उसके बड़े से सिर को सहलाया और कहा, बस बस, आज हम दोनों बहुत शानदार दावत करेंगे। बर्फीली हवा अभी भी चल रही थी और मैं उस भेड़िए के साथ बर्फ पर चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था।
हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।